अध्याय 1 घर छोड़ना। ताइजू गांव की एक छोटी सी सड़क के किनारे बैठी अचंभित होकर नीले आकाश को देख रही थी। ताइजू उनका असली नाम नहीं बल्कि एक उपनाम था। बचपन में उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उनके पिता को डर था कि वह जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए परंपरा के तौर पर उन्हें यह उपनाम दिया गया। उनका असली नाम वांगलिन था। वांग परिवार को इलाके में एक बड़ा पारिवारिक नाम माना जाता था। ये बड़ाई का परिवार था। वांग परिवार क्षेत्र में प्रसिद्ध था और उनके पास लकड़ी के उत्पाद बेचने वाली कई दुकानें थीं। ताइजू के पिता परिवार के दूसरे बेटे थे। उसका जन्म एक उपपत्नी से हुआ था, इसलिए वो पारिवारिक व्यवसाय नहीं संभाल सकते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद घर छोड़ दिया और इस गांव में बस गए। हालांकि उनके पिता एक कुशल बढ़ई थे, इसलिए ताइजू का परिवार काफी संपन्न था और उन्हें भोजन या कपड़ों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। गांव में उनका बहुत सम्मान था। ताइजू जब छोटा था तब से ही वो बहुत बुद्धिमान था। उन्हें किताबें पढ़ना और मामलों पर गहराई से सोचना पसंद था। गांव के लगभग सभी लोग इस बात से सहमत थे कि वो एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। जब भी उसके पिता किसी को ताइजू की प्रशंसा करते सुनते तो उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाती और वह एक प्रसन्न मुस्कान प्रकट करता। उनकी मां उनकी बहुत देखभाल करती थी। कोई कह सकता है कि वह अपने माता पिता के प्यार में बड़ा हुआ था। वह जानता था कि उसके माता पिता को उससे बहुत उम्मीदें हैं। उसकी उम्र के अन्य बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि वह घर पर बैठकर पढ़ रहा था। जितना अधिक वह पढ़ता था उतना अधिक वह सोचता था। वह गांव के बाहर की दुनिया के लिए उत्सुक था। ताइजू ने अपना सिर उठाया और सड़क के अंत की ओर देखा। एक आह भरने के बाद उसने अपनी किताब बंद की, उठ गया और घर चला गया। उसके पिता आंगन में बैठे थे। पाइप पकड़कर उसने गहरी सांस ली और पूछा, ताइजू तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जैसे ही ताइजू दरवाजे से गुजरी, ताइजू पास से गुजरते हुए कुछ शब्द बुदबुदाया। उसके पिता ने पाइप से राख खिलाई, उठे और कहा, ताइजू तुम्हें ठीक से पढ़ाई करनी है। अगले साल जिला परीक्षा है। तुम्हारा भविष्य होगा या नहीं ये सब इस परीक्षा पर निर्भर करेगा। मेरी तरह मत बनो जो अपना पूरा जीवन एक गांव में बिताऊंगा। बस आप हर दिन इस बारे में शिकायत करते हैं। यदि आप मुझसे पूछें तो हमारी ताइजू निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लेगी। ताइजू की मां ने कुछ खाना उठाया और मेज पर रख दिया। उसने दोनों को आकर खाने का इशारा किया। ताइजू ने आवाज के साथ जवाब दिया, फिर वह बैठ गया और लापरवाही से कुछ और खा लिया। उसकी मां ने स्नेहपूर्वक उसकी ओर देखा और मांस के कुछ टुकड़े उसकी ओर बढ़ा दिए। पिताजी क्या चौथा अंकल लगभग यहाँ है? ताइजू ने अपना सिर उठाते हुए पूछा। समय की गणना करते हुए यह अगले कुछ दिनों के भीतर होना चाहिए। आपके चौथे चाचा आपके पिता से अधिक सफल हैं। अरे ताइजू की मां, क्या चौथे चाचा के लिए तैयार किए गए सभी विशेष व्यंजन पैक कर दिए गए हैं? जैसे ही ताइजू के पिता ने चौथे अंकल का जिक्र किया, उनके चेहरे पर उदासी का भाव आ गया। उसकी मां ने सिर हिलाया और भावुक होकर कहा, ताइजू तुम्हारे चौथे चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं। इन पिछले कुछ वर्षों में ये सब उन्हीं का धन्यवाद था कि तुम्हारे पिता की लकड़ी की नक्काशी अच्छी कीमत पर टिकी हुई है। यदि आप सफलता प्राप्त करने में सक्षम हैं तो अपने चौथे चाचा को चुकाना मत भूलना। जब ताइजू की मां बात कर रही थी, दरवाजे के बाहर घोड़े की आवाज सुनाई दी। घोड़ागाड़ी की आवाज के बाद एक हार्दिक हंसी सुनाई दे रही थी। दूसरे भाई दरवाजा खोलो। ताइजू आश्चर्यचकित था। वह तुरंत मुख्य द्वार खोलने के लिए दौड़ा। उसने देखा कि बाहर चमकीली आंखों वाला एक मजबूत अधेर उम्र का आदमी खड़ा है। जब उसने ताइजू को देखा तो वह हंसा और ताइजू के सिर पर हाथ फेरा। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, ताइजू मैंने तुम्हें आधे साल से नहीं देखा है और तुम फिर से लंबी हो गई हो। ताइजू के माता पिता तुरंत खड़े हो गए। उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, चौथे भाई मुझे लगा कि अब आपके आने का समय हो गया है। जल्दी से अंदर जाओ। ताइजू तुमने अभी तक अपने चौथे चाचा के लिए कुर्सी क्यों नहीं ली? ताइजू खुशी से सहमत हो गई। वह जल्दी से घर में वापस आया, एक कुर्सी निकाली और खाने की मेज के बगल में रख दी। उसने आशापूर्वक अधेर उम्र के व्यक्ति की ओर देखते हुए उसे सावधानीपूर्वक अपनी आस्तीन से पूछा। अधेर उम्र के व्यक्ति ने उसकी तरफ आंख मारी और मजाक में कहा, ताइजू तुम कब से इतने मेहनती थे? मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहाँ था तो तुम ऐसे नहीं थे। ताइजू के पिता ने ताइजू की ओर देखा और कहा, ये छोटा बदमाश बस पूछ रहा था कि तुम कब आओगे। अधेर उम्र के व्यक्ति ने ताइजू को शर्माते हुए देखा और हंसते हुए कहा, ताइजू तुम्हारे चौथे चाचा तुमसे अपना वादा नहीं भूले हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने 2 किताबें निकाली और उन्हें टेबल पर रख दिया। ताइजू ने उत्साहपूर्वक जयकार की, फिर किताबें पलटी। वह बमुश्किल अपना उत्साह रोक सका। ताइजू की मां ने अपने बेटे की ओर दयालुता से देखा और अधेर उम्र के व्यक्ति से कहा, चौथे भाई तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता है। तुम्हें इस बार कुछ और दिन रुकना चाहिए। अधेर उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, दूसरी भाभी इन दिनों परिवार में बहुत सारे काम निपटाने हैं। मुझे कल सुबह जल्दी घर जाना होगा। इस व्यस्त समय के बाद मैं वापस आऊंगा और आप लोगों से मिलूंगा। उसने अपने दूसरे भाई पर खेद भरी दृष्टि डाली। ताइजू के पिता ने आंख भरते हुए कहा, मेरी पत्नी की बात मत सुनो। कल सामान ठीक से पैक कर लेना। परिवार के मामले अधिक महत्वपूर्ण हैं। हम अगली बार मिल सकते हैं। अधेर उम्र के व्यक्ति ने ताइजू के पिता की ओर देखा और पूछा, दूसरे भाई ताइजू 15 साल की है? हाँ। ताइजू के पिता ने सिर हिलाया और कहा, इस साल के बाद ये छोटा बदमाश 16 साल का होने जा रहा है। एक झटके में 10 साल से अधिक समय जल्दी ही बीत गया। वह अपने बेटे को स्नेह भरी दृष्टि से देखता है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ देर विचार किया और गंभीर स्वर में कहा, दूसरे भाई दूसरी भाभी मुझे आपको कुछ बताना है। हिंदू संप्रदाय शिष्यों को स्वीकार कर रहा है। इस वर्ष परिवार के पास 3 अनुशंसा स्लॉट हैं और मुझे उनमें से एक मिला। ताइजू के पिता दंग रह गए और पीले चेहरे के साथ कहा, हिंदू संप्रदाय जो अमरों से भरा है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा, दूसरे भाई ये बहुत ही अमर संप्रदाय है। हमारा परिवार अभी भी क्षेत्र में एक प्रमुख है और संभावित शिष्यों की सिफारिश करने की योग्यता रखता है। आप मेरे लड़के को जानते हैं, वो वास्तव में पढ़ नहीं सकता है, लेकिन वह तलवारों और चाकुओं के साथ अच्छा है। मुझे संदेह है कि अमर संप्रदाय मेरे बेटे को ले जाएगा। ये स्थान वास्तव में अनमोल है। मुझे पता है कि ताइजू तब से बहुत होशियार रहा है जब वो छोटा था और हमेशा पढ़ाई करना पसंद करता था। उसे एक मौका मिल सकता है। ताइजू की मां को खुशी हुई और उसने कहा, चौथे भाई यह अधेर उम्र के व्यक्ति ने ताइजू के सिर पर हाथ फेरा और कहा, दूसरे भाई दूसरी भाभी इस मामले को सुलझने दो। ताइजू को कोशिश करने दो। अगर वह वास्तव में स्वीकार कर लिया जाता है तो यह उसका सौभाग्य है। ताइजू ने असमंजस से अपने माता पिता और अपने चौथे चाचा की ओर देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। अमर क्या है? ताइजू ने धीरे से और झिझकते हुए पूछा। अधेर उम्र के आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। ताइजू की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, ताइजू अमर वे हैं जो आकाश में उड़ सकते हैं। वे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम नश्वर लोग समझ सके। ताइजू भ्रमित थी लेकिन अमरों के प्रति उत्सुक हो गई। ताइजू के पिता उत्साह से उठे, ताइजू की मां को खींच लिया और अधेर उम्र के व्यक्ति को प्रणाम करने वाले थे। अधेर उम्र के व्यक्ति ने तुरंत उन्हें खींच लिया और ईमानदारी से कहा, दूसरे भाई तुम क्या कर रहे हो? मेरी मां की मृत्यु जल्दी हो गई। अगर दूसरे भाई की मां मेरी देखभाल नहीं करती तो मैं आज यहाँ नहीं होता। ताइजू मेरा भतीजा है और कम से कम मैं तो यही कर सकता हूँ। ताइजू के पिता रोने लगे। उसने अधेर उम्र के आदमी की पीठ जोर से थपथपाई, अपना सिर हिलाया और ताइजू से सख्ती से कहा, याद रखे वांगलिन, ये कभी न भूली कि आपके चौथे चाचा ने हमारे लिए क्या किया है, अन्यथा मैं आपको अपना बेटा नहीं मानूंगा।
ताइजू का दिल कांप उठा। हालांकि वह अमरों के प्रति अनभिज्ञ था, फिर भी वह अपने माता पिता के भावों से बता सकता था कि वे इस मामले को बहुत महत्व से देखते थे। उसने अपने चौथे चाचा के सामने घुटने टेके और कई बार दंडवत प्रणाम किया। अधेर उम्र के व्यक्ति ने ताइजू की खिंचाई की और उसकी प्रशंसा की। अच्छा बच्चा, तुम तैयार हो जाओ और मैं तुम्हें महीने के अंत में ले जाऊंगा। उस रात ताइजू जल्दी सो गई। वह अभी भी अपने पिता और चौथे चाचा की आवाजें सुन सकता था। पिता बहुत खुश हुए। हालांकि वह बहुत कम शराब पीता था, फिर भी उसे आज चौथे अंकल के साथ कुछ कप शराब पीनी पड़ी। अमर, वे क्या थे? ताइजू का दिल बहुत उत्साहित था। वह अपने दिल में जानता था कि यह एक अवसर था, बाहरी दुनिया को देखने का अवसर। चौथे अंकल अगली सुबह जल्दी चले गए। ताइजू और उसके माता पिता ने उसे गांव के प्रवेश द्वार पर विदा किया। वापस लौटते समय उसने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके पिता बहुत छोटे दिखते थे। उसकी आंखें आशा से भर गईं। उसकी आंखों में उम्मीदें उस समय से कहीं अधिक थीं जब वो ताइजू को जिला परीक्षा पास करना चाहता था। गांव में कोई रहस्य नहीं था, चाहे एक कुत्ते ने कितने बच्चों को जन्म दिया हो। गांव में हर कोई यह खबर सुनेगा। जल्द ही गांव में सभी ने ताइजू की मां से खबर सुनी और सभी पड़ोसी मिलने आए। ताइजू की और सभी की निगाहें पहले से अलग थीं। कुछ ईर्ष्या से भरे हुए थे और कुछ ईर्ष्या से। वान परिवार ने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया। उसे हिंदू संप्रदाय के शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। मैंने इस बच्चे ताइजू को बड़ा होते हुए देखा है। जब वह छोटा था तब से वो बहुत होशियार था। अब वो हिंदू संप्रदाय का शिष्य है। उसका भविष्य बहुत आशाजनक है। ताइजू, आप में महान प्रतिभा है। जब आप भविष्य में सफल हों तो वापस आना और मिलना मत भूलना। इन बातों से ताइजू के कान भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे ताइजू पहले से ही हिंदू संप्रदाय का शिष्य था। जब भी उसके माता पिता ने ये सुना, वे मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। उनके चेहरे पर झुर्रियां बहुत कम हो गई थीं। जब भी ताइजू गांव में अकेले घूमता था तो सभी गांव वाले बड़े उत्साह से उससे इस बारे में और उसके बारे में पूछते थे। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने बच्चों को एक उदाहरण के रूप में ताइजू का अनुसरण करने के लिए कहा। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। ताइजू के हिंदू संप्रदाय का शिष्य बनने की खबर तेजी से फैल गई थी। आसपास के सभी ग्रामीण ताइजू को देखने आए थे। जो भी आया वह उपहार लेकर आया। ताइजू के माता पिता उन्हें अस्वीकार नहीं कर सके, लेकिन जैसे ही वे चले गए ताइजू के माता पिता ने वापसी उपहार की योजना बनाई। ताइजू के पिता के अनुसार हमारा बेटा भविष्य में अमर होगा, इसलिए उस पर कोई एहसान नहीं किया जा सकता। हम सभी आगंतुकों के लिए रिटर्न गिफ्ट तैयार करेंगे। जल्द ही वान परिवार को पता चला कि ताइजू के चौथे चाचा ने अपने बेटे की जगह ताइजू को दे दी है। एक के बाद एक वे उन्हें बधाई देने आए। ताइजू के पिता आने वाले रिश्तेदारों को बहुत महत्व देते थे, क्योंकि अतीत में उनमें से कई लोग उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे और इतने वर्षों पहले उन्हें परिवार से बाहर निकाल दिया था। अब जब वे सभी उससे मिलने आ रहे थे तो उसे लगा जैसे उसका वर्षों का दुख तुरंत दूर हो गया हो। उन्होंने और ताइजू की मां ने थोड़ी चर्चा की और सभी का उचित मनोरंजन करने का फैसला किया। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र लिखने के लिए गांव के शिक्षक को नियुक्त करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। गांव के शिक्षक को पैसा नहीं चाहिए था, वह चाहता था कि ताइजू ये स्वीकार करे कि वह उसकी देखरेख में पढ़कर बड़ा हुआ है। ताइजू को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि यह सच था। वान परिवार के अधिकांश सदस्यों को निमंत्रण भेजे जाने के बाद वहां इतने सारे लोग थे कि ताइजू के पिता को पार्टी का स्थान गांव के चौराहे पर ले जाना पड़ा और एक दावत की व्यवस्था करनी पड़ी। ग्रामीणों ने मेहमानों के मनोरंजन में मदद की। जब वे एक दूसरे से बात करते थे तो वे ताइजू की अंतहीन प्रशंसा करते थे। ताइजू के पिता अपनी पत्नी और बेटे को मेहमानों का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने और प्रत्येक रिश्तेदार को ताइजू से परिचित कराने के लिए गांव के प्रवेश द्वार पर लाए थे। यह आपके तीसरे दादा हैं। जब पिता ने परिवार छोड़ा तो आपके तीसरे दादा ने गुप्त रूप से बहुत मदद की। ताइजू, आपको उनकी दयालुता का बदला चुकाना याद रखना होगा। ताइजू के पिता ने एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की मदद करते हुए कहा। ताइजू ने तुरंत सिर हिलाया। बूढ़े व्यक्ति ने ताइजू की ओर देखा और कहा, दूसरे भाई, समय बहुत तेजी से बीत जाता है। आपका बेटा पहले से ही इतना बड़ा है, उसका भविष्य पहले से ही आपसे अधिक उज्जवल है। ताइजू के पिता का चेहरा चमक से भरा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरे दादाजी, ताइजू बचपन से ही होशियार रहे हैं। उन्हें मुझसे बेहतर होना ही था। अपना समय लें। पत्नी, तीसरे दादाजी की मदद करें। ताइजू की मां ने जल्दी से बूढ़े व्यक्ति को दावत की और चलने में मदद की। बूढ़े आदमी को जाते हुए देखकर ताइजू के पिता ने जोर से हंसी और ताइजू से कहा, उस बूढ़े आदमी ने तुम्हारे पिता को तुच्छ समझा और मुझे मजबूर कर दिया। अब जब तुम्हारा भविष्य अच्छा है तो वो मुझे बधाई देने आता है। वह बिल्कुल उसी तरह का रिश्तेदार है। ताइजू ने अनजाने में सिर हिलाया और पूछा, क्या चौथा अंकल आ रहे हैं? ताइजू के पिता ने सिर हिलाया। तुम्हारे चौथे चाचा ने एक पत्र भेजा है, वह महीने के अंत तक वापस नहीं आ पाएंगे। उसी समय एक और गाड़ी गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंची। एक 50 वर्ष से अधिक का व्यक्ति बाहर आया। उन्होंने ताइजू के पिता की ओर देखा और कहा, दूसरे भाई, बधाई हो। ताइजू के पिता का चेहरा जटिल हो गया और उन्होंने कहा, बड़े भाई। बूढ़े व्यक्ति की नजरें घूम गईं और उसने ताइजू की ओर देखा। वे मुस्कुरा उठे। दूसरे भाई, तो यह आपका बेटा है, बुरा नहीं है, शायद वो सचमुच चयनित हो जाएगा। ताइजू के पिता ने भौहें सिकोड़कर खिंचे हुए कहा, ताइजू में ज्यादा योग्यता नहीं हो सकती है, लेकिन वह होशियार है और किताबें पढ़ना पसंद करता है। उसका चयन होना तय है। यह जरूरी नहीं कि सच हो। जब अमर संप्रदाय शिष्यों की तलाश करते हैं तो बहुत सख्त आवश्यकताएं होती हैं। मैं देख रहा हूँ कि यह बच्चा बहुत मूर्ख है, जाना उसके लिए समय की बर्बादी होगी। गाड़ी से एक घमंडी आवाज ने कहा। तभी एक 16 या 17 साल का लड़का बाहर निकला। वह जवान लड़का बहुत सुंदर लग रहा था। उसकी भौहें कैंची जैसी थी, चेहरा गुवानियों जैसा था और आंखें तिरस्कार से भरी थी। ताइजू के पिता ने उसकी ओर देखा और वांगलिन ने उसे गहरी नजर से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे का रंग बदल गया और वह चिल्लाया, वांगजुओ, तुम इतने असभ्य कैसे हो सकते हो? ये तुम्हारे दूसरे चाचा और तुम्हारा छोटा भाई वांगलिन है। तुमने उन्हें नमस्कार क्यों नहीं किया? वह ताइजू के पिता की ओर मुड़ी और कहा, मेरे बेटे के शब्द बदसूरत हैं। दूसरे भाई, उस पर बुरा मत मानना, लेकिन जब वह बात कर रहा था वह अचानक मुड़ा और कहा, लेकिन दूसरे भाई, इन अमर लोगों के लिए एक शिष्य को स्वीकार करना कोई साधारण बात नहीं है, ये भाग्य की बात है। इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू संप्रदाय मेरे बेटे में बहुत रुचि रखता था कि हमारे वान परिवार को उसके सहित 3 स्थान दिए गए। ताइजू के पिता ने चिढ़कर कहा, यदि आपका बेटा ऐसा कर सकता है तो मेरा बेटा निश्चित रूप से चुना जाएगा। बूढ़े व्यक्ति की बातों की परवाह न करते हुए युवक हंसा। तिरस्कार के साथ उन्होंने कहा, तो आप दूसरे चाचा हैं। मेरा सुझाव है कि आप इतने आशावादी न बने। साधना का तरीका बहुत जटिल है और 10,000 लोगों में से केवल एक ही इसे सीख सकता है। वह मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जो अभी तक एक आधिकारिक शिष्य नहीं होने के बावजूद एक अमर शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया था। बूढ़े के चेहरे पर गर्व का रंग चमक उठा। फिर वो युवक को डांट कर दावत की ओर ले आया। ताइजू, चिंता मत करो, भले ही आपका चयन नहीं हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले साल हमेशा जिला परीक्षा होती है। ताइजू के पिता ने अपना गुस्सा दबाने के बाद गंभीरता से कहा। वांगलिन ने आत्मविश्वास से फुसफुसाया, पिताजी, चिंता मत करो, मेरा चयन हो जाएगा। ताइजू के पिता ने धीरे से अपने बेटे के कंधे को थपथपाया।
उसकी आंखें आशा की किरणों से भर गईं। एक के बाद एक उन्होंने ढेर सारे रिश्तेदारों का अभिनंदन किया। ताइजू के पिता उसे दावत में वापस ले गए। उनके सामने जश्न मनाते लोगों का हलचल भरा दृश्य था। ताइजू के पिता ने रोते हुए कहा, मेरे प्यारे रिश्तेदारों, मेरे साथी ग्रामीणों, मैं वांग तियानचुई बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं हूँ और मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बेटे को हिंदू संप्रदाय का शिष्य बनने का मौका मिला है। यह मेरे जीवन का सबसे खुशी का क्षण है। मैं और अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उसने अपना प्याला उठाया और उसके भीतर की शराब को सूखा दिया। दूसरे भाई, आपका बेटा बचपन से ही बहुत होशियार रहा है। वह निश्चित रूप से वांग जू के बेटे की तरह चुना जाएगा और अमर हो जाएगा। दूसरे भाई, ताइजू जैसा बेटा होने का मतलब है कि आपने अपना जीवन व्यर्थ नहीं जिया है। भविष्य में आपको बस अच्छे भाग्य का आनंद लेने के लिए इंतजार करना होगा। ताइजू, तुम्हें अपने पिता को गौरवान्वित करना होगा। तुम्हें हिंदू संप्रदाय में प्रवेश करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। सर्वत्र असंख्य उज्ज्वल दृश्य थे। हर तरफ से जश्न की आवाजें आने लगी। हालांकि वांग जू के पिता जैसे कई लोग थे जो सती तौर पर तो बधाई दे रहे थे, लेकिन अपने दिलों में हमेशा ताइजू के पिता और ताइजू को तुच्छ समझते थे। वांग जू के पिता ने अपने बेटे की ओर देखा और फिर ताइजू की ओर देखा। वह बहुत असंतुष्ट महसूस कर रहा था। चौथे भाई की हरकतें उसकी उम्मीदों से बाहर थी, लेकिन चूंकि अमर लोग अंधे नहीं थे, इसलिए ताइजू को चुने जाने का कोई रास्ता नहीं था। एक एक करके लोग गुजरे। ताइजू के पिता ने ताइजू को टोस्ट देने और विभिन्न अज्ञात रिश्तेदारों का परिचय कराने के लिए उसे एक टेबल से दूसरी टेबल पर खींचा। आज ताइजू के पिता ने बहुत अधिक शराब पी ली थी। उन्हें पहले कभी इतना अच्छा सम्मान नहीं मिला था। दावत तब तक चली जब तक बहुत देर नहीं हो गई और सभी लोग घर जाने लगे। जाने से पहले और अभी भी अवमानना की दृष्टि से वांग जू ने, जबकि किसी ने ध्यान नहीं दिया, ताइजू से फुसफुसाया, छोटे मूर्ख, तुम्हें नहीं चुना जाएगा। तुम बहुत अच्छे नहीं हो। वह तिरस्कार भरी मुस्कान दिखाते हुए अपने पिता के साथ चला गया। घर लौटने के बाद ताइजू अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, उसे चयनित होना ही है। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। आज ताइजू के चौथे चाचा एक गाड़ी में आए। ताइजू के माता पिता ने तुरंत उसका अंदर स्वागत किया। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना चेहरा धोया और जल्दी से कहा, दूसरे भाई, दूसरी भाभी, मैं इस बार ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मैं ताइजू को ले जा रहा हूँ और जा रहा हूँ। हिंदू संप्रदाय कल सुबह संभावित शिष्यों को लेने के लिए आएगा। ताइजू के पिता दंग रह गए। उसके चेहरे पर उदासी की झलक दिखाई दी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, ठीक है ताइजू, अपने चौथे चाचा का अनुसरण करो। यदि आपका चयन हो जाता है तो हिंदू संप्रदाय में कर्तव्यनिष्ठा से अध्ययन करो। हालांकि यदि आपका चयन नहीं होता है तो चिंता मत करो और घर वापस आ जाओ। ताइजू अपने माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने जोर से सिर हिलाया। उसकी माँ ने कमरे से एक पार्सल निकाला और प्यार से कहा, ताइजू, अपने चौथे चाचा की बात सुनो और कोई परेशानी मत करो। बाहर घर जैसा नहीं है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। माँ ने तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े तैयार किए हैं, साथ ही तुम्हारे कुछ पसंदीदा पके हुए शकरकंद भी हैं। माँ तुम्हें याद करेगी। यदि तुम नहीं चुने गए तो वापस आ जाओ। जैसे ही ताइजू की माँ बात कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू आने लगे। ताइजू ने अपने पूरे जीवन में कभी गाँव नहीं छोड़ा था। यह उसका पहली बार जाना था। चौथे चाचा ने भावनात्मक रूप से कहा, ताइजू, तुम्हें चयनित होना ही चाहिए ताकि तुम अपने माता पिता को गौरवान्वित कर सको। दूसरा भाई, दूसरी भाभी, परिवार में कुछ दिनों में एक बड़ा उत्सव होगा, इसलिए मैं आज बहुत व्यस्त हूँ। कल मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा। तीनों उम्मीदवारों के परिणाम तब तक सामने आ जाने चाहिए। उसने जल्दी से ताइजू को गाड़ी पर खींच लिया, घोड़ी को चाबुक मारा और चल दिया। अपनी आंखों में आंसू के साथ ताइजू के माता पिता गाड़ी को देखते रहे क्योंकि वह तेजी से दूरी में गायब हो गई। ताइजू ने पहले कभी घर नहीं छोड़ा, क्या उसे धमकाया जाएगा? ताइजू की मां ने अपने होंठ खाते हुए कहा। उसकी आंखें उदासी से भर गईं। वह बड़ा हो गया है और उसे अपने भाग्य से निपटना होगा। ताइजू के पिता ने अपना पाइप उठाया और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर झुर्रियां ज्यादा दिखने लगी। अध्याय 2 अमर। जैसे ही गाड़ी तेजी से सड़क पर लुढ़की, वांग लिन का शरीर उबड़ खाबड़ जमीन से उछल गया। उसकी बाहों में वह पैकेज था जिसमें उसके माता पिता की सारी उम्मीदें थीं। वह उस गांव को छोड़ रहा था जहां वह 15 वर्षों से रह रहा था। यात्रा छोटी नहीं होगी। वांग लिन लेट गए और गाड़ी में सो गए। न जाने कितना समय बीत गया, उसे धीरे से कुनी दी गई। उसने अपनी आंखें खोली और चौथे अंकल को देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा, ताइजू, तुम्हें पहली बार घर छोड़ने के बारे में कैसा महसूस हो रहा है? वांग लिन ने देखा कि गाड़ी रुक गई है और मुस्कुराया। कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा चिंतित हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे अमर लोगों द्वारा चुना जाएगा या नहीं। चौथे चाचा ने हंसते हुए ताइजू के कंधे को थपथपाते हुए कहा, ठीक है, ज्यादा मत सोचो, ये चाचा का घर है। तुम पहले आराम करो, फिर मैं तुम्हें कल सुबह परिवार के पास ले जाऊंगा। जब वह गाड़ी से उतरा तो वांग लिन एक खपड़ल की छत वाले घर के सामने था। फिर वह चौथे अंकल के पीछे एक कमरे में चला गया। वांग लिन बिस्तर पर बैठे थे, सो नहीं पा रहे थे। उसके दिमाग में उसके माता पिता, गांव और रिश्तेदारों की बातें कौंध गईं। उसने अपने दिल में हस्ताक्षर किए। उनके मन में किसी अमर का शिष्य बनने का विचार भारी हो गया। धीरे धीरे समय बीता गया। एक क्षण बाद सूरज धीरे धीरे उगाया। वांग लिन को पूरी रात ज्यादा आराम नहीं मिला, लेकिन वह अभी भी ऊर्जा से भरपूर थे। कुछ डर के साथ वह चौथे अंकल के पीछे पीछे वांग परिवार के मुख्य घर तक गया। ये पहली बार था जब वांग लिन ने इतना बड़ा घर देखा था, जिससे वह अचंभित रह गया। चौथे चाचा ने चलते समय कहा, ताइजू, तुम्हें अपने पिता को गौरवान्वित करना है। रिश्तेदारों को तुम्हारा उपहास मत करने दो। वांग लिन का मन और अधिक तनावग्रस्त हो गया। उसने अपने होंठ चबाए और सिर हिलाया। जल्द ही चौथे चाचा उसे आंगन के बीच में ले आए। ताइजू के पिता का सबसे बड़ा भाई वहां खड़ा था। जब उसने ताइजू को देखा तो उसने सिर हिलाया और कहा, ताइजू, जब अमर आएगा तो घबराओ मत, बस अपने बड़े भाई वांग जू का अनुसरण करो। वो सब कुछ करो जो वह करता है। उन अंतिम कुछ शब्दों पर बूढ़े व्यक्ति का स्वर बहुत कठोर था। वांग लिन चुप रहे। उसने चारों ओर देखा और देखा कि वांग जू के बगल में एक और युवक था। उस युवक की त्वचा थोड़ी काली थी, उसका दिल डोल बहुत बड़ा था और उसकी आंखों में बुद्धिमत्ता की झलक दिख रही थी। उसकी कमीज में एक उभार था, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। उसने ताइजू की ओर देखा और मुंह बनाया, फिर दौड़कर बोला, तो तुम दूसरे अंकल के बेटे हो? मेरा नाम वांग हाओ है। वांग लिन ने हंसकर सिर हिलाया। जब बूढ़े व्यक्ति ने वांग लिन को उसकी उपेक्षा करते देखा तो वो बहुत नाराज हो गया और उसे डांटने ही वाला था। ठीक इसी समय आकाश में छाए बादल अचानक छट गए। तभी प्रकाश की एक तलवार अचानक बिजली की तरह नीचे गिरी। रोशनी गायब होने के बाद वहां सफेद कपड़े पहने एक युवक खड़ा था, जिसकी आंखें चमकीली और चुभने वाली थीं, जिनमें एक सुंदर भावना झलक रही थी। उसकी ठंडी निगाहें 3 युवकों पर पड़ी, खासकर उसकी शर्ट के उभार वाले युवक पर। उन्होंने ठंडे स्वर में पूछा, क्या ये तीनों वही हैं जिनकी सिफारिश वांग परिवार ने की थी? यह अमर है। उसकी निगाहों के नीचे वांग लिन को ठंड लगने लगी। अमर को भूलते हुए उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अमर को देखकर सांवले रंग के युवक ने सम्मानजनक आचरण दिखाते हुए अपने हाथ अपनी पैंट की जेब के पास रख लिए। उसकी आंखों में कट्टर भाव थे। केवल वांग जू ने लापरवाही से दूसरों को देखा और खर्राटे लिए। वांग जू के पिता तेजी से आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक कहा, अमर, ये 3 वांग परिवार की सिफारिशें हैं। युवक ने सिर हिलाया और फिर अधीरता से कहा, वांग जू कौन है?
बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर खुशी की झलक दिखी, फिर उसने जल्दी से वांग झुओ को खींच लिया। अमर, यह मेरा बेटा वांग झुओ है। अमर युवक ने वांग झुओ को गहरी नजर से देखा, फिर उसका चेहरा चमक उठा और उसने सिर हिलाया। वांग झुओ वास्तव में प्रतिभाशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि मार्शल अंकल ने उसे पसंद किया। वांग झुओ ने गर्व से वांगलिन और स्मार्ट दिखने वाले युवा को देखा और गर्व से कहा, ये स्वाभाविक है। अमर बनने के लिए किसी के पास एक मजबूत भावना होनी चाहिए। युवक ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। वह वांग झुओ के निर्देश पर मंद मंद मुस्कुराया, अपनी आस्तीनें लहराई और तीनों युवाओं को इंद्रधनुष पर ले गया और गायब हो गया। चौथे अंकल ने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया, टाइजू, तुम्हें अवश्य चुना जाना चाहिए। वांगलिन को अपना शरीर हल्का महसूस हुआ और उसके चेहरे पर हवा लगने से उसे दर्द हुआ। करीब से निरीक्षण करने पर उसने देखा कि वह युवाओं की बांह के नीचे था और वे तेजी से आकाश में उड़ रहे थे। जैसे ही वे तेजी से आगे बढ़े, गांव छोटे काले बिंदुओं में बदल गया। थोड़ी देर बाद हवा के कारण उसकी आंखें फट गईं और लाल हो गईं। जब तक तुम तीनों अंधे नहीं होना चाहते, अपनी आंखें बंद कर लो, युवक ने ठंडे स्वर में कहा। वांगलिन का दिल तनावग्रस्त हो गया और उसने देखते रहने से डरते हुए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़े समय के बाद वांगलिन को महसूस हुआ कि युवक की सांस फूलने लगी है और उसकी गति कम होने लगी है। तभी एक झटके में युवक तेजी से नीचे उतर आया। उतरने से ठीक पहले युवक ने अपना हाथ ढीला कर दिया और तीनों युवक जमीन पर गिर पड़े। शुक्र है, गिरना ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसलिए तीनों जल्दी से उठ गए। वांगलिन के सामने स्वर्ग जैसा दृश्य था, जिसमें पहाड़, फूल और एक नदी थी। ये सचमुच एक रमणीय दृश्य था। ठीक सामने एक ऊंचा पहाड़ खड़ा था, उसकी चोटी बादलों से ढकी हुई थी जो उसके वास्तविक स्वरूप को छिपा रही थी। जानवरों के रोने की गूंज सुनी जा सकती थी। वहाँ टेढ़े मेढ़े कदमों का एक रास्ता था जो किसी पेंटिंग की तरह पहाड़ से नीचे उतर रहा था, जिससे एक अलग दुनिया का एहसास हो रहा था। बहुत दूर पहाड़ की चोटी पर एक हॉल था। भले ही यह बादलों से ढका हुआ था, लेकिन चमकती तेज रोशनी ने लोगों को इसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया। हॉल के बगल में उस शिखर को दूसरे पर्वत शिखर से जोड़ने वाला अर्धचंद्राकार आकार का एक चांदी के रंग का पुल था। इन प्राकृतिक सुंदरताओं के साथ ये वास्तव में हिंदू संप्रदाय का स्थान होने के योग्य था। हिंदू संप्रदाय झाड़ देश के कुछ खेती संप्रदायों में से एक था। 500 साल पहले ये झाड़ देश में खेती संप्रदायों की अग्रणी शक्ति थी और इसमें कई नवजातात्मा पुराने राक्षस थे। हालांकि समय बीतने के साथ यह अपने वर्तमान आकार तक सिकुड़ गया था और खेती की दुनिया में मुश्किल से ही पैर जमा सका था। हालांकि हिंदू संप्रदाय के निकट के लोगों के लिए यह अभी भी एक मायावी आकृति थी। छोटे भाई झांग, क्या ये वान परिवार द्वारा अनुशंसित 3 उम्मीदवार हैं? अमर भाव भंगिमा के साथ काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी पहाड़ की चोटी से नीचे तैर रहा था। युवक ने सम्मान से भरा चेहरा दिखाया और कहा, तीसरे भाई, ये वान परिवार के 3 अनुशंसित युवा हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की नजर उन पर पड़ी, कुछ बार वांग झुओ पर ध्यान केंद्रित किया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें सफलता मिलने वाली है। मैं परीक्षा संभाल लूंगा, तुम अभ्यास करो। युवक सहमत हो गया, फिर उसका शरीर पहाड़ की ओर चला गया और पलक झपकते ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। वांगलिन उत्साह से भरे हुए दृश्य को घूरते रहे। अचानक उसने देखा कि कोई उसके कपड़े खींच रहा है और वह मुड़ गया। ये वांग हाओ था। आंखें उत्साह से भर गईं। उन्होंने कहा, ये वह जगह है जहां हम रहते हैं, लानत है। चाहे कुछ भी हो, मुझे वांग हाओ को चुना जाना चाहिए। इतना कहने के बाद उसने अपनी शर्ट में छुपी उभरी हुई चीज को छू लिया। अध्याय 3 परीक्षण। वांग झुओ अपने सामने का दृश्य देखकर चकित रह गया। उसे होश में आने में बहुत समय लगा और उसके हृदय में जो अहंकार था वह कम हो गया। इसी समय कई इंद्रधनुषी रंग की तलवारें उनकी ओर उड़ी। नष्ट होने वाली प्रत्येक तलवार के लिए हिंदू संप्रदाय का एक शिष्य था। प्रत्येक के पीछे कई 15 वर्षीय बच्चे थे। इनमें पुरुष और महिला दोनों युवक थे। जैसे ही वे उतरे, सामने के दृश्य को देखते हुए उनके चेहरे पर भी वांगलिन के समूह के समान भाव थे। युवाओं को लाने वाले हिंदू संप्रदाय के सभी शिष्य एक तरफ इकट्ठे हो गए और युवाओं के बारे में बात करने लगे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अन्य सभी युवा जिनकी सिफारिश की गई थी, संप्रदाय में पहुंचे। एक काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने इलाके का निरीक्षण किया। फिर उन्होंने भावहीन होकर कहा, आप में से केवल कुछ ही लोगों को हिंदू संप्रदाय के शिष्य बनने के लिए चुना जाएगा। सभी युवक सदमे में चिल्ला उठे। वांगलिन का दिल कांप उठा। उन्होंने परीक्षा देने वाले कुल 48 लोगों की गिनती की। साधना, अमर बनने का मार्ग आपकी प्राकृतिक प्रतिभा पर निर्भर करता है। पहली परीक्षा ये देखना है कि आपकी आत्मा काफी मजबूत है या नहीं। अब मैं जिसे भी इंगित करूंगा वह आएगा और परीक्षा देगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भावहीन होकर एक युवक की ओर इशारा किया। युवक सावधानी से आगे बढ़ा, उसके पैर कांप रहे थे। अधेड़ उम्र के आदमी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, योग्य नहीं, बाईं ओर खड़े हो जाओ। युवक ने अचानक सारी शक्ति खो दी। चेहरा उदास और आंखें सुनी, वह चुपचाप बाईं ओर चला गया। फिर दूसरे युवक का चयन किया गया। वह भयभीत भाव से आगे बढ़ा। योग्य नहीं, योग्य नहीं, योग्य नहीं। एक पंक्ति में 10 लोग परीक्षण में असफल रहे। अभी तक अधेड़ उम्र के आदमी के दाहिनी ओर कोई नहीं था। ये वांग झुओ की बारी थी। उसका पिछला सारा अभिमान उसके चेहरे से गायब हो गया। वह पीला पड़ गया और आगे बढ़ गया। जब अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग झुओ के सिर पर अपना हाथ रखा तो उसका चेहरा अचानक चमक उठा और उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वांग झुओ ने तुरंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, अमर, मेरा नाम वांग झुओ है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप वही मार्शल टीचर हैं जिसका उल्लेख किया गया है। अच्छा, वांग झुओ, दाईं ओर खड़े हो जाओ। वांग झुओ ने उत्साह महसूस किया और सभी की प्रशंसा के तहत दाईं ओर चल दिया। जब उसने भीड़ को देखा तो उसकी आंखें अहंकार और अवमानना से भर गईं। वह अछूता महसूस करता था। मदरचोद, वो एक भाग्यशाली कुत्ता है। वांग हाओ ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए वांगलिन से बुदबुदाया। वांगलिन का दिल और अधिक तनावग्रस्त हो गया। उसकी आंखों के सामने उसके माता पिता की उम्मीदों से भरी आंखें उठ गईं। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं। बुरा नहीं, तुम भी दाहिनी ओर खड़ी हो। अधेड़ उम्र के आदमी ने आश्चर्यचकित होकर अपने सामने युवा लड़की से कहा। थोड़े समय के बाद लगभग सभी युवाओं का परीक्षण किया गया और केवल 2 ही मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के दाईं ओर खड़े थे। वांग हाओ अगले स्थान पर थे। वांग हाओ जल्दी से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के पास भागा। इससे पहले कि वह परीक्षण शुरू कर पाता, वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कई बार झुक गया। उन्होंने कहा, अमर, आप लंबे जीवन का आनंद लें। मेरा नाम वांग हाओ है। आपने पहले ही इतने सारे लोगों का परीक्षण किया है, इसलिए आप थक गए होंगे। आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंसा। उसने ऐसे कई लोगों का परीक्षण किया था जिनके चेहरे डर से भरे हुए थे, फिर भी यहाँ का ये चतुर युवक जरा भी डर के बिना उसका पक्ष लेने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने वांग हाओ के सिर पर अपना हाथ दबाया और कहा, प्रतिभा की कमी है। नहीं, जिस क्षण वांग हाओ ने सुना कि उसकी आत्मा में कमी है, उसका दिल उदास हो गया। अधेड़ उम्र के आदमी की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना उसने जल्दी से एक जेड बॉक्स निकाला और उसके सामने रख दिया। वांग हाओ ने बुद्धिमानी से कहा, अमर, मेरे पिता को ये पहाड़ पर दुर्घटनावश मिला, लेकिन वह इसे खोलने में असमर्थ थे। मैं इसे विशेष रूप से अमर को देने के लिए लाया था। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। वह वांग हाओ को मना करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स को स्कैन किया, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा अचानक चमक उठा। बुरा नहीं, ये कम से कम 300 साल पुराना मशरूम है। जेड बॉक्स को देखने से पता चलता है कि इसे एक कल्टीवेटर द्वारा सील कर दिया गया था।
कोई आश्चर्य नहीं कि आपके पिता इसे नहीं खोल सके। वह रुका, फिर थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में बोला, मुझे अपनी कीमिया के लिए एक सहायक की जरूरत है। क्या तुम मेरे सहायक बनने को तैयार हो? वांग हाओ आश्चर्यचकित होकर जल्दी से उठ गया। इलाज में जमीन आसमान का अंतर था, जिससे वह बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा, हाँ अमर, मैं तैयार हूँ। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, चूंकि तुम मेरे सहायक बनोगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। तुम अन्य शिष्यों की तरह ही साधना कर सकते हो। दाहिनी ओर खड़े हो जाओ। वांग हाओ अंदर से बहुत उत्साहित थे। वह दाहिनी ओर दौड़ा और वांग जुओ को विजयी दृष्टि से देखा। फेल हुए सभी युवाओं के चेहरे पीले पड़ गए। वे सभी बहुत उदास महसूस करने लगे, कुछ तो रोने भी लगे। अधेड़ उम्र का आदमी भौचक्का रह गया। वह चिल्लाया, उन सभी को दूर भेजो जो रोने लगे। हिंदू संप्रदाय के कुछ शिष्य बाहर निकल आए। उन्होंने तुरंत उन लोगों को ले लिया जो रोने लगे और लापरवाही से प्रकाश की तलवारों में गायब हो गए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग लिन की ओर इशारा किया। वांग लिन ने गहरी सांस ली। वह घबराकर अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ चला गया। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना करते हुए वह अपने माता पिता की आंखों में उम्मीद को याद करने से खुद को नहीं रोक सका। मैं निश्चित रूप से चयनित हो जाऊंगा, वांग लिन ने दृढ़ निश्चय के साथ सोचा। अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ उसके सिर पर दब गया। उदास चेहरे के साथ उसने वे 2 शब्द कहे जिनसे वांग लिन को सबसे ज्यादा डर लगता था, योग्य नहीं। वांग लिन को याद नहीं आया कि वह बाईं ओर कैसे पहुंचा। उसने केवल अपने कानों में वसंत की गड़गड़ाहट और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति द्वारा कहे गए 2 शब्दों की गूंज सुनी। एक क्षण के बाद सभी का परीक्षण किया गया और केवल 3 लोग दाहिनी ओर खड़े थे। बाकी सभी की नजरों में तीनों दुर्जय और बेहद लंबे थे। वांग जू ने वांग लिन को अवमानना से भरे चेहरे से देखा, पूरी तरह से उसके प्रति अपना तिरस्कार व्यक्त किया। हालांकि साधक बनने के लिए एक मजबूत भावना की आवश्यकता होती है, दृढ़ता और भी अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास पर्याप्त दृढ़ता है तो आप जैसे सामान्य छात्र भी संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं। दूसरी परीक्षा दृढ़ता है। अधेड़ उम्र का आदमी रुका, फिर उदास चेहरे के साथ बोला, सीढ़ियों का पालन करें। यदि आप शीर्ष पर पहुंच जाते हैं तो आप योग्य हैं। यदि आप 3 दिनों के भीतर समाप्त नहीं होते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। जो असफल होते हैं उन्हें उनके परिवारों में वापस कर दिया जाएगा। यदि आप अब नहीं सह सकते या खतरे का सामना नहीं कर सकते तो बस जोर से चिल्लाएं और कोई आएगा और आपको बचाएगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी दाहिनी ओर के तीनों को देखकर मुस्कुराया और कहा, आप दोनों पितृसत्ता से मिलने के लिए मेरे पीछे आओ। हम आपको गुरु भी ढूंढ लेंगे। वांग हाओ, आपको जाने की जरूरत नहीं है। इस जगह की आदत डालने के लिए मेरे साथ कीमिया हाउस में आइए। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने निर्देश देना समाप्त करने के बाद 3 चयनित युवाओं को लिया और पहाड़ों में गायब हो गया। वांग लिन ने गहरी सांस ली, आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं। वह बिना किसी हिचकिचाहट के पत्थर की सीढ़ियां चढ़ गया और दृढ़ता की परीक्षा शुरू कर दी। चुने गए 3 युवकों और ले जाए गए 6 रोते हुए युवकों को छोड़कर 39 बचे थे। इन 39 युवाओं में से जो बहुत उदास थे, जो बहुत दृढ़ थे और जो डरे हुए थे, वे सभी अपने अपने भविष्य की ओर चल पड़े। अध्याय 4 हृदयहीन। दोनों तरफ उबड़ खाबड़ पत्थर की सीढ़ियां बहुत खतरनाक थीं। जरा सी चूक से कोई भी फिसलकर गिर सकता है। आधे दिन से भी कम समय के बाद वांग लिन के पैरों को ऐसा लगा जैसे वे शीशे से बने हों। वह पसीने से लथपथ था और उसकी सांस फूल रही थी। हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा था। पहाड़ के नीचे से ऊपर देखने पर रास्ता लंबा नहीं लग रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत नहीं है। वांग लिन का दिल डूब गया। वह निराशा के विचार उत्पन्न किए बिना नहीं रह सका। उसके सामने 1 दर्जन शारीरिक रूप से मजबूत लड़के थे जो धीरे धीरे चढ़ रहे थे। उन सबकी भी सांसें थम चुकी थीं। अब तक किसी ने हार नहीं मानी थी। वांग लिन ने दांत पीस लिए। वह जानता था कि यह उसका आखिरी मौका है। अपने माता पिता की अपेक्षाओं से उसका मन भर गया। उसी वक्त उसके पीछे एक लड़के का पैर फिसल गया। लड़का चीखते हुए पहाड़ के किनारे से गिर गया। मैं हार मान लेता हूँ, मदद करो। सभी लोग एक ही समय में नीचे देखने के लिए रुके और उन्हें एक अंधेरी रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। हिंदू संप्रदाय का एक शिष्य कहीं से प्रकट हुआ और उसने लड़के को पकड़ लिया। उनके शरीरों को धीरे धीरे पहाड़ की तलहटी में गिरते देखा जा सकता था। वांग लिन पीला और चुप था। वह सावधानी से ऊपर की ओर चढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि समय बहुत धीमी गति से बीत रहा है। 2 दिन बाद उसे अपने सामने दर्जनों युवकों की परछाइयां दिखाई दी। वांग लिन को नहीं पता था कि इनमें से कितने साथी हार मानेंगे। वह केवल इतना जानता था कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसके पैरों से खून बह रहा था और सूजन थी। हर कदम उठाने पर उसे भयानक झुंझुनी महसूस होती थी। वह फिर भी डटा रहा और चढ़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया। बीमार चेहरे वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी पहाड़ की चोटी से सीढ़ियों से नीचे तैर रहा था। छोटे बच्चों, अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि यह रास्ता निर्मम है। ये व्यर्थ नहीं होगा, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। चढ़ते युवाओं के बीच से नीचे तैरते हुए उसने एक लंबी आह भरी। अधेड़ उम्र का आदमी वांग लिन से आगे निकल गया। यह उसका छठा युवा जीवन था और वह उस समूह में सबसे दयनीय था। खून से लथपथ कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे हर जगह से खून बह रहा हो। उसके घुटने और पैर की उंगलियां क्षत विक्षत थीं। वांग लिन इस समय अपने हाथों का उपयोग करके चल रहे थे। अधेड़ उम्र के आदमी ने जोर से आह भरी और पूछा, मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? वांग लिन की दृष्टि धुंधली थी। उसके दिमाग में एक ही विचार था कि शीर्ष पर पहुंचना या मरना। उसने अधेड़ उम्र के आदमी का सवाल भी नहीं सुना। उनकी नजर में ये छोटा सा निशान ही एकमात्र ऐसी चीज थी जो मायने रखती थी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने वांग लिन की आंखों में देखा। गहराई से वह काफी प्रभावित हुआ था। उसने वांग लिन के सिर पर हाथ रखा। इस लड़के में अद्भुत दृढ़ता है। ये बहुत बुरा है कि उसमें प्रतिभा की कमी है। क्या बर्बादी है, क्या बर्बादी है। उसने वांग लिन को गहराई से देखा, फिर सीढ़ियां उतरना जारी रखा। अगली रात वांग लिन के हाथ खून से लथपथ थे। सीढ़ियां चढ़ते समय उसने खून का निशान छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि वह कैसे चलता रहा, लेकिन कुछ न कुछ उसके शरीर को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय मर सकता है। तीसरे दिन का सूर्योदय हुआ। दूरी में वांग लिन मुश्किल से ही पत्थर की सीढ़ियों के अंत का पता लगा सका। दुर्भाग्य से अंत निकट आते ही उसने एक गड़गड़ाती आवाज सुनी जिसने उसके दिल को झकझोर कर रख दिया। समय समाप्त हो गया है। केवल 3 ही उत्तीर्ण हुए हैं, बाकी असफल। वांग लिन ने हल्की सी कड़वी हंसी छोड़ी। उसने नीचे देखा जबकि उसका शरीर सीढ़ियों पर झुका हुआ था। उसकी चेतना पूरी तरह लुप्त हो गई। 3 दिन पहले का काले कपड़े वाला अधेड़ उम्र का आदमी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। वह 50 मीटर से भी कम दूरी से वांग लिन को क्रूर दृष्टि से देख रहा था। हिंदू संप्रदाय के कुछ शिष्य पहाड़ की चोटी से नीचे उतरे। वे नीचे उतरते समय एक युवक के पास रुके और उन्हें दवा खिलाई। हिंदू संप्रदाय की एक महिला अनुयायी ने ठंडे स्वर में कहा, वरिष्ठों, 39 परीक्षकों में से 25 ने परीक्षा छोड़ दी। केवल 3 ने परीक्षा उत्तीर्ण की और 11 बचे हैं। उसने भी इस क्रूर परीक्षा का अनुभव किया था। उसने उत्तीर्ण होने के लिए उस मार्शल आर्ट पर भरोसा किया जिसका वह बचपन से ही अभ्यास करती आ रही थी। उसमें मुश्किल से ही पर्याप्त दृढ़ता थी। अब भी 10 साल के प्रयास के बाद भी वो एक सच्ची शिष्या नहीं बन पाई थी। काले लिबास पहने उस अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में बर्फ जैसा भाव था। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया जबकि उनकी नजर 11 बेहोश किशोरों पर पड़ी। उन तीनों को ले जाओ जो योग्य हैं और भविष्य में उनके लिए काम ढूंढो। जिन 25 लोगों ने हार मान ली उन्हें उनके परिवारों के पास वापस भेज दो। जहाँ तक अंतिम 11 लोगों की बात है, उनके जागने का इंतजार करो। उन्हें तलवार की आत्मा के घर में ये देखने के लिए भेजे कि उनमें से किसी का तलवार की आत्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध है या नहीं।
यदि वे नहीं करते हैं तो उन्हें घर भेज दें। अधेड़ उम्र के व्यक्ति का काम यहाँ समाप्त होने के बाद वह बिना किसी और नजर देखे और नीचे के युवाओं से दूर चला गया। 3 दिन बाद तलवार आत्मा के घर पर पीले चेहरे वाले 11 किशोर खड़े थे। वांग लिन के पूरे शरीर की चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थी, लेकिन उनके दिल का घाव अभी भी खुला हुआ था। अपनी असफलता का दर्द उसके मन और शरीर को सालता रहा। तलवार की भावना का ये परीक्षण काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति द्वारा किया गया था, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। उसकी आंखों में वही ठंडा निर्मम भाव था। उसने युवकों को ऐसे देखा मानो वे चींटियां हों। उस आदमी ने अधीर दृष्टि से कहा, यह आखिरी परीक्षा है। यदि आप इस कमरे में चल सकते हैं तो आप योग्य हैं। वांग लिन ने जो कुछ देखा वह एक अत्यंत सामान्य इमारत थी। इमारत का सामने का दरवाजा खुला था। जब उसने अंदर देखा तो उसे अलग अलग लंबाई की तलवारें दिखाई दी। एक एक कर सभी युवक घर की ओर चल दिए। जो सबसे पहले पास आया वह घर के 5 मीटर के दायरे में आ गया। जैसे जैसे वो करीब आने की कोशिश कर रहा था उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर निकाल दिया। अयोग्य, अगला, सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा। वांग लिन पंक्ति में 7वें स्थान पर थे। उससे पहले के 6 लोगों का भी यही हश्र हुआ था। जब वे घर के 5 मीटर के भीतर आ गए तो एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें बाहर निकाल दिया। वह फूट फूट कर मुस्कुराया और दिल में आखिरी उम्मीद लेकर आगे बढ़ गया। जैसे ही वह 5 मीटर के निशान के पास पहुंचा, वांग लिन आसानी से आगे बढ़ने में सक्षम हो गया। उसका दिल प्रत्याशा से तेजी से धड़क रहा था। वह 1 मीटर और करीब आ गया। उसे अभी तक कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही थी। सफेद कपड़े पहने आदमी ने आश्चर्य से कहा, अरे। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ी दिलचस्पी दिख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, जारी रखने में संकोच न करें। तलवार की आत्मा के घर की ओर चलते रहें। यदि आप तलवार की भावना से पहचाने जाते हैं तो आपको एक सच्चे शिष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा, भले ही आप पिछले 2 परीक्षणों में असफल रहे हों। वहाँ खड़े अन्य 10 किशोरों के चेहरे पर ईर्ष्या का रंग था। वे वांग लिन से बहुत ईर्ष्या करते थे। वांग लिन अंदर से बहुत तनाव में थे। जैसे ही वह दरवाजे के करीब 1 मीटर आगे बढ़ा, उसके माता पिता द्वारा उसे दी गई झलक उसके दिमाग में फिर से कौंध गई। दरवाजे तक पहुंचने में केवल 3 मीटर की दूरी शेष थी। वांग लिन ने एक और कदम उठाया। उसे अचानक अपनी ओर एक बड़ी ताकत दौड़ती हुई महसूस हुई। वांग लिन ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और वह 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। बाकी सभी युवाओं ने वांग लिन की ओर मजाकिया भावों से देखा। उन्होंने सोचा कि वांग लिन बिल्कुल उनके जैसा ही है, जिसकी कोई संभावना नहीं है। कड़वी हंसी के साथ वांग लिन को महसूस हुआ कि उसके दिल में गहरे घाव बड़े हो गए हैं। उसके माता पिता की आशा भरी निगाहें धीरे धीरे उसके मन से उतर गईं। श्वेत व्यक्ति की आंखें फिर ठंडी हो गईं और उसने कहा, असफल। अगला, अध्याय 5 वापसी। अंत में 11 युवाओं में से कोई भी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। एक युवा लड़की थी जो वांग लिन तक पहुंची। उस दिन परीक्षा में असफल होने वाले सभी युवाओं को वापस पहाड़ के नीचे भेज दिया गया। हिंग्यू संप्रदाय के शिष्यों ने एक एक करके घर ले गए। जो वांग लिन को घर ले जाने आया था वह वही युवक था जिसने उसे उठाया था। उसके पीछे वांग झुओ और वांग हाओ थे। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भाई वांग झुओ, अंकल मास्टर का शिष्य बनने पर बधाई। आपके सामने एक उज्जवल भविष्य है। वांग झुओ के चेहरे पर अहंकारपूर्ण भाव दिखा। उन्होंने गर्व से कहा, ये स्वाभाविक है। मास्टर ने कहा था कि जब मैं घर पर सांसारिक मामलों की देखभाल कर लूंगा तो मेरे लौटने के बाद वह मुझे कल्टीवेटर तकनीक सिखाएंगे। वांग हाओ ने अपना सिर उठाया और बगल में जोड़ा, मैंने हमेशा तुम्हारे अहंकारी आचरण को तुच्छ समझा है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास कोई गुरु है? मैं सीख सकूंगा कि अमर गोलियां कैसे बनाई जाती हैं। वांग झुओ ने वांग हाओ को कड़ी नजर से देखा, फिर उसने अपनी नजर वांग लिन पर डाली जो चुपचाप वहीं खड़ा था। वह मुस्कुराया और कहा, टाइजू, ये कैसा था? मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे पिता दोनों इस पर विश्वास नहीं करेंगे। अब हम परिणाम जानते हैं। टाइजू ने अपना सिर उठाया, वांग झुओ पर हल्की सी नजर डाली और कहा, सर, मेरे माता पिता घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कृपया मुझे जितनी जल्दी हो सके वापस ले जाएं। वांग झुओ ने देखा कि वांग लिन ने उसे अनदेखा करने का साहस किया और उपहास किया। छोटे बदमाश, बेहतर होगा कि तुम अपने शेष जीवन के लिए अपने पिता की तरह एक छोटे से गांव में बड़ाई बन जाओ। अमर युवक ने अपने सामने 3 युवकों को देखकर एक फीकी मुस्कान बिखेरी, लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा। जब वे हिंग्यू संप्रदाय पर्वत से गायब हो गए तो उसने अपनी आस्तीनें लहराई और तीनों को अपने साथ ले आया। इस उड़ान की पिछली उड़ान से तुलना करने पर वांग लिन का मूड स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। पहले वह आशा से भरा हुआ था, परंतु अब वह निराशा से भरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वांग कबीले का घर नजर आया। वांग लिन ने अपनी आंखें खोली। वह दूर से कबीले के घर को देख सकता था जो एक जीवंत माहौल के साथ उत्सव में जगमगा रहा था। जब उसके पिता ने गांव में दावत का आयोजन किया था तब की तुलना में वहाँ कहीं अधिक भोज की मेजें थीं। उन्होंने लगभग पूरे यार्ड को कवर कर लिया। वांग परिवार के सभी सदस्य वहाँ मौजूद थे। यहाँ तक कि जो लोग लकड़ी खरीदने गए थे वे भी वापस आ गए थे। जश्न पूरे जोरों पर था। शराब पीने और गपशप का माहौल था। भोज का नेतृत्व वांग तियानचुई के बड़े भाई वांग तियानचुई और वांग तियानचुई के तीसरे भाई थे। सभी रिश्तेदारों ने उन तीनों को बधाई देने के लिए घेर लिया। दृश्य अत्यंत उत्सवपूर्ण था। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थी, लेकिन उनके मुंह चापलूसी से भरे हुए थे, विशेष रूप से वांग लिन के पिता के प्रति, जो अपने अतीत के दुख को याद करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वांग लिन के छठे चाचा ने कहा, दूसरे भाई, इस बार आपका बेटा निश्चित रूप से चुना जाएगा। इसके बाद आपको बड़ाई नहीं बनना पड़ेगा। जो कोई भी आपको देखेगा उसके पास आपको बुजुर्ग कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। वांग तियानचुई के 5वें चाचा ने कहा, लाओविर, उन दिनों में पहले से ही जानता था कि तुम्हारा जीवन सामान्य नहीं होगा। तुमने अपना जीवन टाइजू को समर्पित कर दिया। अब जब वह अमर होने जा रहा है तो उसके पिता के रूप में तुम्हें असाधारण होना चाहिए। दूसरे भाई, इस बार आपके बच्चे टाइजू और मेरे बेटे दोनों का चयन हो जाएगा। हम दोनों भाई 10 साल से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। इस बार हमें साथ में ड्रिंक करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। वांग हाओ के पिता ने शराब का गिलास लाते हुए कहा। वह वांग तियानचुई के तीसरे भाई भी थे। टाइजू के पिता ने उन सभी रिश्तेदारों को देखा जो उन्हें नीची दृष्टि से देखते थे। उसके अतीत का सारा दुख दूर हो गया। हालांकि वह मदद नहीं कर सका, लेकिन महसूस किया कि उसके दिल पर एक विशाल चट्टान भारी पड़ रही है। टाइजू, तुम्हें अवश्य चुना जाना चाहिए। दूसरी भाभी, इस बार दूसरे भाई से आपकी शादी आपके लिए सौभाग्य लेकर आई है। टाइजू को आपके बच्चे के रूप में पाकर पड़ोस में कौन आपको नहीं जानता होगा। दूसरी भाभी, आपके बच्चे टाइजू में मेरे बच्चे से ज्यादा क्षमता है। जब टाइजू छोटा था तभी से वह बहुत होशियार है। टाइजू की माँ, भले ही हम एक ही परिवार के हैं, लेकिन आजकल कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिन्होंने शादी कर ली है। मेरी बेटी अविवाहित है और टाइजू की उम्र के बराबर है। टाइजू सुंदर है और मुझे वह पसंद है। हम अपने परिवारों के बीच शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध जाते। टाइजू के पिता की तरह उसकी माँ महिला रिश्तेदारों के एक समूह से घिरी हुई थी जो उसके बगल में उत्साह से बातें कर रही थी। वांग झाओ के पिता ने पूरे समय उदासीन नजर रखी। वह गुप्त रूप से चाहता था कि मोटल आए और यह खबर दे कि टाइजू का चयन नहीं हुआ है, ताकि वह इस पर अपने दूसरे भाई की प्रतिक्रिया देख सके। जैसे ही उसने ये सोचा, वह जोर से हंसा और अपने बगल वाले रिश्तेदार को टोस्ट कर दिया जो उसके बच्चे की प्रशंसा कर रहा था। ये दृश्य हलचल भरा और जोश से भरा हुआ था। उसी क्षण प्रकाश की एक तलवार प्रकट हुई और आंगन में उतरी। इसके साथ 4 लोग आए थे। इलाका तुरंत शांत हो गया। वांग परिवार के किसी भी सदस्य ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की।
हेंग्यू संप्रदाय का शिष्य पूरे क्षेत्र में घूम गया और चुपचाप आहें भरी। उन्हें याद आया जब उन्हें हेंग्यू संप्रदाय के शिष्य के रूप में चुना गया था। उनका गृहनगर भी ऐसे ही जश्न मना रहा था। उसने अचानक वांग लिन पर दया की दृष्टि डाली। वह जानता था कि यह युवा जिस चीज का अनुभव करने वाला था उसे कोई युवा संभाल नहीं सकता था। उसके आगे एक क्रूर रास्ता है। शिष्य ने अपना सिर हिलाया और प्रकाश की तलवार में चला गया। अमर साधकों की कोई सांसारिक इच्छा नहीं हो सकती। तुम्हें जो चाहिए उसका ध्यान रखो, मैं तुम्हें 3 दिन में लेने आऊंगा। उसकी आवाज दूर से गूंज उठी। जब वांग जुओ के पिता ने अमर की छुट्टी देखी तो वो तुरंत अपने बेटे के पास पहुंचे और पूछा, क्या अमर हुई बिंग ने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में लिया है? वांग जुओ ने गर्व और अहंकार से भरे चेहरे के साथ कहा, स्वाभाविक रूप से। मास्टर ने कहा है कि 10 वर्षों में मैं हेंग्यू संप्रदाय के शिष्यों का प्रमुख बनने में सक्षम हो जाऊंगा। वांग जुओ के पिता बहुत खुश थे। उसने अपने बेटे के कंधों को जोर से थपथपाया और हंसा। अच्छा वांग जुओ, आप भविष्य में अमर होंगे। हमारे वान परिवार के पास एक अमर होगा। वांग हाओ को घूरते समय वांग हाओ के पिता के चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। जब वो पूछने ही वाला था, वांग हाओ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पिताजी आपको पूछने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा पहले से ही हेंग्यू संप्रदाय का शिष्य है। वांग हाओ के पिता बहुत खुश थे। उसने अपना प्याला उठाया और जमकर पीने लगा। वांग जुओ के चेहरे पर घृणित भाव था। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, तीसरे चाचा, आपने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया। उसने वान परिवार का बहुत अपमान किया है। सबके सामने उसने अमर की चापलूसी की और फिर केवल रिश्वत पर भरोसा करके वह मददगार बन सका। वांग हाओ ने अपनी भौहें उठाई और कहा, मैं खुश हूँ तो क्या हुआ? भविष्य में आइए देखें कि किसके पास मजबूत कल्टीवेटेड तकनीक है, फिर हम देखेंगे कि परिवार का चेहरा किसने खोया है। ताइजू के पिता ने अपने बेटे के उदास भाव को देखा जिससे उनका शरीर कांप उठा। उसे एक अशुभ अनुभूति हुई। ताइजू, क्या तुम्हारे बारे में क्या? ताइजू की मां ने उम्मीद से भरी हुई पूछा। अध्याय 6 अपमान। ताइजू चुप थे और वांग जुओ ने उपहासपूर्ण लहजे में कहा, मैंने पहले भी कहा है कि इस बच्चे में कोई प्रतिभा नहीं है। उसने जो किया वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए जाना था और अपना चेहरा खोना था। मैं पहली परीक्षा में पास हो गया, इसलिए बाद में मैंने उसे नहीं देखा। कुछ दिनों बाद मैंने सुना कि वो तीनों परीक्षाओं में फेल हो गया। वह शायद नहीं गया होता। अगर उसके स्थान पर चौथे चाचा का बेटा जाता तो मुझे अच्छा लगता। ताइजू के चौथे चाचा ने भौहें सिकोड़कर कहा, वांग जुओ, भले ही तुम अमर बनने जा रहे हो, तुम क्या जान सकते हो कि मेरा बेटा क्या कर सकता है या क्या नहीं? दुस्साहस। वांग जुओ की आंखों में ठंडक की झलक थी। वह धीरे से हंसा लेकिन कुछ कहा नहीं। ताइजू के पिता अचानक ऐसे दिखे जैसे उनकी उम्र 10 साल से अधिक हो और वह अपनी सीट पर गिर पड़े। ताइजू की मां भी हैरान थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उसने पूछा, ताइजू, क्या ये सच है? ताइजू ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उससे खून न निकलने लगे। वह जमीन पर गिर गया और कई बार झुका। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मां, पिताजी, ताइजू को अमर लोगों द्वारा नहीं चुना गया था। मुझे क्षमा करें, मैं आप दोनों को अगले जन्म में इसका बदला चुकाऊंगा। ताइजू की मां को एहसास हुआ कि उनका बेटा निराशा में था। वह जल्दी से दौड़ी और ताइजू को उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उसने फुसफुसाते हुए कहा, बच्चे चिंता मत करो। तो क्या हुआ अगर तुम्हें अमर लोगों ने नहीं चुना? अगले साल जिला परीक्षा है। बच्चे अपने आप पर इतना कठोर मत बनो। कुछ भी बेवकूफी मत करो। तुम्हारे पिता और मां भी उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे अंतिम संस्कार में शामिल होगे। ताइजू के पिता सदमे से बाहर आए। उसे एहसास हुआ कि ताइजू किस मानसिक स्थिति में है। उसका दिल कांप उठा और वह जल्दी से अपने बेटे के पास भागा। उसे पकड़ते हुए उसने घबराते हुए कहा, ताइजू, बेहतर होगा कि तुम कुछ भी बेवकूफी न करो। अपने पिता की बात सुनो। चलो घर चलें और अगले साल की जिला परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करें। आसपास के रिश्तेदार जल्दी ही ताइजू के परिवार से दूर चले गए। वे सभी ऐसे एकत्रित हुए जैसे कि वे कोई शो देख रहे हों, गपशप कर रहे थे और उनके सामने घट रही घटना के बारे में टिप्पणियां साझा कर रहे थे। ताइजू के छठे चाचा ने चुटकी लेते हुए कहा, मैं हमेशा से जानता था कि इस ताइजू बच्चे में कोई प्रतिभा नहीं है। उसकी तुलना वांग जुओ से कैसे की जा सकती है? बिल्कुल सही, चूंकि ये होना ही था तो ऐसे व्यवहार क्यों किया जैसे उसे पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? कितना शर्मनाक है। लाओइर, तुम पहले से ही इतने बुरे हो, तुम अभी इतना मूर्खतापूर्ण काम कैसे कर सकते हो? कोई आश्चर्य नहीं कि पिताजी ने तुम्हें तब विरासत का हिस्सा नहीं दिया था। ताइजू के तीसरे चाचा ने व्यंग्यपूर्वक कहा, यदि आप मुझसे पूछें तो ये कहानी मनगढ़ंत है कि यह बच्चा बचपन से ही होशियार रहा है। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि लाओइर को पता था कि वो खुद असफल था। उसने झूठ बोलकर अपने बेटे की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश की और अब वो बेनकाब हो गया है। ताइजू के पांचवें चाचा ने कहा, जिनका चेहरा बदसूरत हो गया था। एक महिला रिश्तेदार ने उपहास करते हुए कहा, परीक्षा देने गए 3 बच्चों में से केवल वही असफल हुआ। ताइजू हमारे वान परिवार में सबसे खराब बच्चा है। दूसरी भाभी, मैंने पहले कहा था कि दूसरे भाई के साथ आपका भाग्य अच्छा था। अब ऐसा लगता है कि आपका भाग्य जीवन भर कमजोर होता रहेगा। ताइजू की पांचवी चाची ने भी उपहास किया, क्या ये सही नहीं है? जब मैं कुछ दिन पहले ताइजू से मिलने गई तो मैं सोच रही थी कि वो वान हाओ और वांग जुओ से कैसे तुलना कर सकता है। एक अन्य महिला रिश्तेदार ने निर्दयता से कहा, मैंने पहले ही देख लिया था कि उस बच्चे ताइजू में कोई प्रतिभा नहीं थी। जरा उसकी माँ और पिता को देखो, वे किसी अच्छे को कैसे जन्म दे सकते हैं? हमारे वान परिवार में केवल सबसे बड़े भाई और तीसरे भाई के बच्चे ही अच्छे हैं। ताइजू, वाह, बस इस नाम से वह एक बेवकूफ की तरह लगता है। मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था, अपनी बेटी को आपके गड्ढे में धकेलने वाला था। अच्छी बात यह है कि हमें पहले ही पता चल गया कि ताइजू को अमर लोगों द्वारा नहीं चुना गया था। अगर मैं उससे शादी करता तो मेरी बेटी मुझसे हमेशा के लिए नफरत करती। ताइजू की माँ, हमें इस पूरी बात को भूल जाना चाहिए। चूंकि आपकी ताइजू अमर नहीं होगी तो कौन चाहेगा कि उनकी बेटी उससे शादी करे? क्या यह उस मेढक की तरह नहीं है जो हंस का मांस चाहता है? कुछ ही क्षणों में सारे रिश्तेदार ठग में बदल गए। उन्होंने ताइजू के परिवार पर लगातार अपमान की बौछार शुरू कर दी। पिछले दृश्य की तुलना में ये स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। यहाँ तक कि ऐसे रिश्तेदार भी थे जो अपने द्वारा दिए गए उपहार वापस मांगने की हद तक चले गए। अपने माता पिता के पीले चेहरे देखकर ताइजू ने अपनी मुट्ठी कस ली। सभी अपमानों को सुनकर उसे लगा कि वह मर जाए। वांग जुओ के पिता मनी मन हंसे और उपहास किया, लाओइर, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि एक अमर का शिष्य बनने के लिए तुम्हें अपने पक्ष में भाग्य की आवश्यकता है? जब तक तुम्हारे पास मेरे बेटे जैसी प्रतिभा नहीं होगी तब तक कोई संभावना कैसे हो सकती है? फिर भी तुम्हें गंभीरता से विश्वास था कि यह संभव होगा। अब तुमने अपने बेटे से इच्छा की कि वह मर जाए। क्या इसकी आवश्यकता थी? ताइजू के पिता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके। वह चिल्लाया, वांग तियानशान, अपना मुंह बंद करो। पुराने दिनों में पिता अपनी मृत्युशैया पर मेरे लिए विरासत का एक हिस्सा छोड़ गए थे। आपने इसे मुझसे छीनने के लिए अन्य रिश्तेदारों के साथ काम किया और अब आप यहाँ मेरा अपमान कर रहे हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं, वांग तियानशुई, चुपचाप इसे सहन करूंगा? और आप सभी लोग भी। पहले आप खुशी से मुझे बधाई दे रहे थे और अब यहाँ हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारा बेटा पहले से ही इस स्थिति में है, फिर भी आप अपमान को जख्म में मिला देते हैं। क्या आप सभी अभी भी इंसान हैं? वांग तियानशान ने एक पल के लिए रुककर कहा, अतीत की चर्चा क्यों करें? मैंने आपको अच्छे इरादों से चेतावनी दी थी कि आपके बेटे में कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन यहाँ आप मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। आप जैसे पिता के साथ बेटा ज्यादा बेहतर नहीं होगा। वांग लिन पर किए गए सभी अपमान उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रहे थे।
उसने सभी की ओर उदासीनता से देखा और उनके चेहरों को अपने हृदय में अंकित कर लिया। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। ताइजू के पिता अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने एक कुर्सी उठा ली। ताइजू के चौथे चाचा ने दौड़कर उसे रोका और फुसफुसाते हुए कहा, भाई आवेगी मत बनो, बड़े भाई के कई नौकर हैं, मेरी बात सुनो, उससे परेशान मत हो। ताइजू के चौथे चाचा ने वांग तियानशान की ओर देखा और कहा, सबसे बड़े भाई क्या बात करने का ये कोई तरीका है, मैं इसे अब और नहीं सुनूंगा। यदि आप मेरे दूसरे भाई का अपमान करने की हिम्मत करते हैं तो पारिवारिक संबंधों की परवाह न करने के लिए मुझे दोष न दें। जबकि वान परिवार बड़ा है, मैंने अपनी यात्रा के दौरान कई दोस्त बनाए हैं, मुझे ये सब जलाने के लिए मजबूर न करें। वान तियानशान ने कुछ शब्द बुदबुदाए, उसे अब भी अच्छी तरह से जुड़ी चौथी परेशानी का डर था। लाओसी, आप जो कह रहे हैं वह अनुचित है। हम ये कहने में गलत नहीं है कि लाओवेल के बेटे में कोई प्रतिभा नहीं है। हमारी पुरानी पीढ़ी में युवाओं को डांटने में क्या दिक्कत है? आप जो कह रहे हैं वह बहुत अनुचित है। परिवार के तीसरे सबसे बड़े चाचा ने असंतोष के साथ कहा। अध्याय 7 घर छोड़ना। ये सही है चौथे भाई, हम आपके लिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने अपना स्थान दूसरे परेशान करने वाले को दे दिया। वांग झू ने जो कहा वह सही था। आपका बेटा ताइजू से अधिक मजबूत है, वह वास्तव में अमरूद द्वारा चुना गया हो सकता है। ताइजू के पांचवें भाई को पक्ष में जोड़ा गया। वांग झू ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, उनके परिवार ने ये सब अपने ऊपर ले लिया। मेरे पिता और मैंने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी। ये बेकार परिवार गधे की तरह जिद्दी है, अब वे एक दीवार से टकरा गए हैं। वांग हाओ ने पीले चेहरे के साथ कहा, ताइजू वाह। इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, वांग हाओ के पिता ने उस पर तीखी नजर डाली। उन्होंने सारा आत्मविश्वास खो दिया और बाद में चुप रहे। ताइजू के चौथे चाचा ने एक गहरी आह भरी और कहा, जो कोई भी इसे फिर से लाता है इसका मतलब है कि उसके मन में मेरे खिलाफ कुछ है, इसे करने दो। ताइजू का चयन न होने को केवल ये कहा जा सकता है कि वह पर्याप्त भाग्यशाली नहीं था और कुछ नहीं। ताइजू इसे दिल पर न ले, आप किसी भी चीज के लिए अपने चौथे चाचा के पास आ सकते हैं। अमर संप्रदायों में मेरा कोई कहना नहीं है, लेकिन जब सामान्य संप्रदायों की बात आती है तो आपके चाचा के पास अभी भी आप में शामिल होने की कुछ क्षमता है। आप मेरे बेटे हु के साथ जा सकते हैं। जी, मैंने हमेशा उसे प्रशिक्षण के लिए एक संप्रदाय में भेजने की योजना बनाई है। ये सुनकर वांग झू हंसे। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक कहा, ताइजू मैं कहता हूँ कि चौथे चाचा के साथ जाओ। जब आप वहाँ पहुंचेंगे तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आप वो कचरा थे जिसे अमर लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। वे वास्तव में तुम्हें ले जा सकते हैं। वांग लिन ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसने चारों ओर देखा, आसपास के सभी रिश्तेदारों की ओर घूरकर देखा। जब आखिरकार उसकी नजर वांग झू पर पड़ी तो उसने कहा, वांग झू मेरे शब्दों पर गौर करें। मैं वांग लिन निश्चित रूप से एक अमर स्कूल में प्रवेश लूंगा। मैं ये भी कभी नहीं भूलूंगा कि आपने और आपके पिता ने मेरे परिवार का अपमान कैसे किया। ताइजू की बातें सुनकर वांग झू हंसे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाते, चौथे अंकल ने वांग झू पर चिल्लाते हुए कहा, तुम एक छोटे बच्चे हो, मैं तुम्हें अभी बर्बाद करने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या अमर अब भी तुम्हें चाहते हैं। वांग झू के पिता अचानक पीले पड़ गए। वह जल्दी से वांग झू के सामने चला गया। चौथे भाई, तुम हिम्मत नहीं करोगे। जब आसपास के रिश्तेदार अपने सामने घट रही घटनाओं को देख रहे थे तो उनके चेहरों पर ठंडी मुस्कान थी। ताइजू के चौथे चाचा हंसे, उसकी आंखों में फौलादीपन था। उसने धीमी गहरी आवाज में कहा, सच भाई, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। ताइजू के पिता अपने चौथे भाई को वापस खींचने के लिए तेजी से आगे बढ़े। चौथे भाई, अपने दूसरे भाई की बात सुनो। आपके घर में पत्नी और बच्चे हैं, इस तरह का व्यवहार करना आपके लिए उचित नहीं है। आपने मेरे लिए जो किया है उसे मैं हमेशा याद रखूंगा, बस मेरे परिवार को घर ले आइए। चौथे अंकल ने वांग झू के पिता की ओर घूरकर देखा, फिर उसने अपने दूसरे भाई की ओर सिर हिलाया और ताइजू और उसके परिवार के साथ घर छोड़ने के लिए आगे बढ़ा। दूर से भी वांग लिन आंगन में रिश्तेदारों को उसका और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हुए सुन सकता था। परिवार चौथे अंकल की गाड़ी में बैठ गया क्योंकि उसने उन्हें घर जाने के लिए सवारी दी। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। ताइजू के पिता ने चुपचाप आह भरी। ये कहना गलत होगा कि वह निराश नहीं था, लेकिन ताइजू अभी भी उसका बेटा था। आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ी। ताइजू, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब पहले मुझे जबरदस्ती घर से निकाला गया था तो मैं तुमसे कहीं ज्यादा निराश थी, फिर भी मैं डटा रहा। अपने पिता की बात सुनो, घर जाओ और पढ़ाई करो। अगले वर्ष की जिला परीक्षा में अच्छे परिणाम के लिए प्रयास करें। यदि तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है तो अपने चौथे चाचा के पास आराम करो। ताइजू की मां ने अपने बेटे को प्यार भरी नजर से देखा और उसे सांत्वना दी। ताइजू, कुछ भी बेवकूफी मत करो, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अब जीना नहीं चाहूंगा, तुम्हें मजबूत बनना होगा। जब वह बात कर रही थी उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। वांग लिन ने अपने माता पिता की ओर देखा। उसने सिर हिलाया और कहा, पिताजी, मां निश्चिंत रहें, मैं कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करूंगा। चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। ताइजू की मां ने उसे गले लगा लिया। उसे अपनी बाहों में पकड़ते हुए उसने कहा, जू को बांधो, ये खत्म हो गया है, हम इस मामले को भूल जाएंगे। अपनी मां के गर्मजोशी भरे आलिंगन में ताइजू का घायल दिल धीरे धीरे ठीक हो रहा था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बाद वह थका हुआ महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर नीचे उछलती गई, ताइजू धीरे धीरे नींद में चली गई। उसने एक सपना देखा। उसने स्वप्न देखा कि वह अमर है, अपने माता पिता के साथ आकाश में उड़ रहा है। जब ताइजू जगे तो देर रात हो चुकी थी। परिचित कमरे की ओर देखते हुए उसने हल्के से आह भरी। उसका हृदय दृढ़ था। घर छोड़ने से पहले उसने अपने सोते हुए माता पिता पर एक लंबी गहरी नजर डाली। उसने एक कलम और कागज उठाया और एक पत्र लिखा। पर्याप्त सूखा भोजन लेने के बाद वह अपने रास्ते पर था। मैं अमर बनने की राह पर हार नहीं मानूंगा। मुझे हिंदू संप्रदाय में एक बार और शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। यदि वे अब भी मुझे स्वीकार नहीं करते हैं तो मुझे कम से कम अन्य अमर संप्रदायों का पता लगाना होगा। वांग लिन की आंखें संकल्प से भर गईं जब वो केवल एक बैग लेकर पहाड़ी गांव से बाहर निकला। चांदनी की रोशनी से सड़क साफ होने और सितारों के उसकी दिशा बताने के साथ वांग लिन ने आगे बढ़ने का रास्ता चुना। केवल उसकी लंबी छाया ही उसके साथ थी। 3 दिन बीत गए। वांग लिन एक सुदूर पहाड़ी सड़क पर चल रहे थे। उसने अपनी आंखें तब खोली जब युवा अमर ने उसे पकड़ रखा था। वह अभी भी सामान्य दिशा को याद कर सकता है। पूर्व की ओर जाते हुए वांग लिन ने उन खरपतवारों को नजरअंदाज कर दिया जो उसके दोनों पैरों को काट रही थी। वह आगे बढ़ता रहा। एक सप्ताह के बाद वह पहले ही पहाड़ों के अंदरूनी हिस्सों में प्रवेश कर चुका था। सौभाग्य से यहाँ कोई आदमखोर जानवर नहीं थे। वांग लिन ने सावधानी से अपना रास्ता अपनाया। आज जब उसने ऊपर देखा तो अंततः वह एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर परिचित धुंध भरी चोटियां देख सका। ताइजू इस समय पूरी तरह से थक चुकी थी। उसने कुछ सूखा भोजन निकाला और हेंग्यू संप्रदाय के प्रवेश द्वार को घूरते हुए कुछ खा लिया। वांग लिन की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए जब उसने अपने पीछे एक जंगली जानवर को सांस लेते हुए सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे से सारा रंग तुरंत उड़ गया। रक्तलाल आंखों वाला एक बड़ा सफेद बाघ हवा को सघन महसूस करा रहा था। उसके मुंह के कोने से लाल की बूंदें टपकने लगी जो जमीन से टकराते ही टपकने की आवाज पैदा करने लगी। सफेद बाघ झपकते ही दहाड़ने लगा। वांग लिन ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की और बिना किसी हिचकिचाहट के एक चट्टान के किनारे से छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उसे अपने चेहरे पर हवाया महसूस हुई। वह अपने माता पिता के साथ साथ उन सभी रिश्तेदारों की नजरों को याद करने से खुद को रोक नहीं सका जिन्होंने उसे ताना मारा था।
पिताजी, माँ, आपके बेटे ने आपकी बात नहीं मानी। ये अलविदा कहना है। चट्टान की दीवार असंख्य शाखाओं से ढकी हुई थी। ताइजू का शरीर शाखाओं से कट रहा था क्योंकि वह अत्यंत तीव्र गति से गिर रहा था। कुछ क्षण बाद बूंद के बीच में ताइजू को महसूस हुआ कि कोई बड़ी ताकत उसे खींच रही है। वांग लिन का अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था क्योंकि बल ने उसे खींच लिया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वह एक गुफा के अंदर था जो चट्टान की दीवार पर खुदी हुई थी। उसे अपने शरीर को लगातार दीवार से सटाते हुए अत्यधिक बल महसूस हो रहा था। काफी देर के बाद अंततः बल गायब हो गया और वह दीवार से नीचे गिर गया। उसे होश में आने में काफी समय लग गया। जैसे ही ताइजू ने वापस उठने के लिए संघर्ष किया, उसने देखा कि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका शरीर शाखाओं से छिल गया था। उसकी सूजी हुई दाहिनी बांह से दर्द उभर रहा था। पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बहकर उसके शरीर के हर हिस्से से चिपक गईं। वांग लिन ने उसकी बांह को छुआ, लेकिन वह नहीं बता सका कि हड्डियां टूटी हैं या नहीं। ये चोट जरूर दीवार से टकराने पर लगी थी। अध्याय 8 पत्थर का मंथा। जैसे ही ताइजू ने उठकर चारों ओर देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसने पाया कि वह एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा में है। सूरज की रोशनी गुफा के प्रवेश द्वार से अंदर झांक रही थी, जिससे पक्षियों और जानवरों की हड्डियों से ढका हुआ फर्श दिखाई दे रहा था। उसके पीछे की दीवार पर मुट्ठी के आकार का एक काला छेद था। वह ये नहीं बता सका कि यह छोटा सा छेद कितना गहरा था, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर एक रहस्य सुलझ गया। पहले उसे गुफा में खींचने वाली शक्ति इसी छेद से आती थी। वे बिखरी हुई हड्डियां जिन जानवरों की थी, उन्हें वैसे ही चूस लिया गया जैसे उसने चूसा था। छेद से चूषण स्वतःस्फूर्त होना चाहिए। गिरते समय जैसे ही वह इस गुफा के सामने आया, रहस्यमय छेद ने उसे अंदर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। ताइजू अपने दाहिने हाथ की पीड़ा को सहन करते हुए गुफा से बाहर निकलने ही वाला था कि जमीन पर मौजूद हड्डियां अचानक छेद की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही उसे अपने पीछे हवा का एहसास हुआ तो वो बिना एक पल की भी देरी किए तेजी से गुफा के कोने पर लुढ़क गया। अकल्पनीय चूसने वाला बल अचानक छोटे से छेद से आया। जैसे ही वे छेद की ओर उड़े, सभी हड्डियां हिल गईं। कुछ बड़ी हड्डियां छोटे छेद को अवरुद्ध करते हुए दीवार पर चिपक गईं। उसी समय गुफा के प्रवेश द्वार से उड़ते हुए एक पक्षी उसमें समा गया। ये हवा में तब तक घूमता रहा जब तक कि यह गुफा की दीवार पर छिटक नहीं गया। लगभग 1 घंटे के बाद बल खींचना बंद हो गया। वांग लिन हाल ही में मृत पक्षी की लाश को देखकर भयभीत हो गया। उसने अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिलाया, केवल समय की गणना करते हुए शांत बैठा रहा। आधे घंटे बाद सक्शन दोबारा शुरू हो गया। ऐसा कई बार दोहराया गया। वांग लिन ने अजीब सक्शन छेद के समय को समझ लिया था। ये 60 मिनट की अवधि के लिए हर 30 मिनट में चूसना शुरू कर देगा। सक्शन के बीच समय के अंतराल का फायदा उठाते हुए वांग लिन दर्द के साथ गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने नीचे देखा, वह एक कड़वी मुस्कान प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। उसके नीचे एक जंगल था और बमुश्किल दिखाई देने वाली जमीन चट्टानों से ढकी हुई थी। चट्टान बहुत खड़ी थी, उसके टूटे हाथ के साथ नीचे चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। जमीन से दूरी कुछ दर्जन मीटर से अधिक मापी गई। यदि उसने नीचे कूदने की कोशिश की तो निश्चित ही उसका अंत होगा। भोजन से भरा बैग पहाड़ की चोटी पर छोड़ दिया गया था और उसके पास इसे वापस लेने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय भोजन सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी जिसे उसे हल करना था। जब वह सोच रहा था, उसे अचानक सक्शन का समय याद आया और वह गुफा के कोने पर वापस चला गया। बाहरी दुनिया में समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत होता था। वांग लिन को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर लगातार कमजोर होता जा रहा है। उसकी बांह में कोई एहसास नहीं था, वह पूरी तरह सुन्न हो गया था। वह फूट फूट कर मुस्कुराया और उसने खुद से कहा, यहाँ फंसने का मतलब धीमी मौत है, लेकिन नीचे कूदने का मतलब तत्काल मौत होगी। उसने उस पक्षी की रक्तरंजित लाश को देखा जिसे पहले चूसा गया था। थोड़ी झिझक के साथ वह आगे बढ़ा, उसे उठाया और अनिच्छा से काट लिया। स्वाद भयावह था। जैसे ही उसके मुंह में कच्चा मांस उसकी इंद्रियों में भर गया, उसने सांस छोड़ दी, लेकिन फिर उसे खाना जारी रखा। उसने मांस को बमुश्किल चबाया, उसे लगभग पूरा ही निगलने का विकल्प चुना। मंथन के दौरान ताइजू को अपने पेट में गर्मी महसूस हुई। उसने पक्षी को बड़े बड़े टुकड़ों में जल्दी जल्दी खा लिया। फिर वो खड़ा हो गया और खुद को उल्टी से बचाने के लिए गहरी सांस ली। उसने पक्षी के अवशेषों को एक तरफ फेंक दिया और गुफा की दीवार के सामने बैठ गया। उसका दिमाग घूम गया। एक पल में अपने माता पिता के बारे में सोचा, एक पल में अपने चौथे चाचा के बारे में सोचा, एक पल में अपने रिश्तेदारों के मजाकिया चेहरों के बारे में सोचा और एक पल में उसने हिंदू संप्रदाय के काले कपड़े पहने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ठंडी आंखों के बारे में भी सोचा। एक अचेत अवस्था में वांग लिन ने आधे खाए हुए पक्षी के शव को देखा। बिना पलक झपकाए उसने करीब से निरीक्षण करने के लिए लाश को उठाया। उसने देखा कि पक्षी की लाश के भीतर एक बच्चे के पहले मोती के आकार का एक लाल मोती था। जब उसने उसे शव से बाहर निकाला तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। इस पक्षी के शरीर में मन का क्यों था? वांग लिन का दिल जोरों से धड़क रहा था जब उसने उस किताब के बारे में सोचा जो उसके गांव के शिक्षक ने उसे एक बार दिखाई थी। कुछ जानवर बहुत अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं और उनके शरीर के भीतर डेंटियन नामक कोई चीज बन जाती है। यदि कोई डेंटियन खा ले तो उसका जीवन लंबा हो जाएगा और उसकी ताकत बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि कटे हुए अंग भी पुनः उगाते थे। जब उसने वह विवरण देखा तो उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ और उसने चुपचाप इसका उपहास उड़ाया। लेकिन अब वो अमर लोगों से मिलने के बाद मृतकों और किंवदंतियों पर थोड़ा और विश्वास करने से खुद को नहीं रोक सका। वांग लिन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी छाती से बाहर उड़ रहा था। यदि यह मंथा वास्तव में पुस्तक में वर्णित डेंटियन था तो इसे खाने से न केवल उसकी चोटें जल्दी ठीक हो जाएंगी, बल्कि इस जगह को छोड़ना भी आसान हो जाएगा। यहाँ तक कि हिंदू संप्रदाय में शामिल होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना भी संभव होना चाहिए। कम से कम वह दृढ़ता परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम होगा। लेकिन मंथा बहुत सख्त था, ये खाने लायक नहीं लग रहा था। उसने अपने शरीर पर लगे कुछ फटे हुए कपड़े का उपयोग करके उसे साफ किया, जिससे उसका मूल रंग वापस आ गया। एक धूसर मंथा जिस पर 5 बादल खुदे हुए थे प्रकट हुआ। ये बहुत पुराना लग रहा था। वांग लिन बहुत निराश था, हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मंके को काट लिया, फिर चुपचाप खुद पर हंसा। ताइजू, तुम बहुत भ्रमित हो। अचानक उड़ने वाले किसी पक्षी के पास डेंटियन कैसे हो सकता है? वांग लिन ने आंख भरी। बाहर पहले से ही अंधेरा था। वह थका हुआ महसूस कर रहा था और मंके को अपने पास रखकर और जानवरों की हड्डियों को फर्श पर रखकर सो गया। चूंकि इस समय पतझड़ का मौसम है, तापमान बहुत तेजी से गिर गया, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में। ठंडी हवा वांग लिन के शरीर में प्रवेश कर गई। वह सिकुड़ गया और रात तेजी से बीत गई। अगली सुबह सूरज उगते ही सूरज की रोशनी गुफा के बाहर से झांकने लगी। वांग लिन की ओर से मनके से चमकते उसकी कुछ बूंदें निकली। जैसे ही उसे इकट्ठी हुई, वह आसपास की हड्डियों पर टपकने लगी। थोड़ी देर बाद वांग लिन जाग गए। न केवल उसका हाथ अब भी सूजा हुआ था, बल्कि उसकी हालत और भी खराब होती दिख रही थी। वांग लिन बहुत उदास महसूस करते हुए फर्श पर बैठ गए। वांग लिन ने खुद से बुदबुदाया, क्या मैं पूरी जिंदगी यहीं फंसा रहूंगा? उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और हड्डियों पर जमा हुई उसको देखा। चूंकि वह प्यासा था, उसने सावधानी से कुछ हड्डियां उठाई और उन पर से उस चाटी। उसकी मिठास काफी अच्छी थी। वह नहीं बता सका कि क्या वह इसकी कल्पना कर रहा था, लेकिन कुछ पीने के बाद उसका पूरा शरीर गर्म और आरामदायक महसूस हुआ। खासकर उनकी बांह पर लगी चोट। सूजन कम होने पर आराम और खुजली का एहसास हुआ। वांग लिन ने अपनी आंखें मिली और उसकी बांह को करीब से देखा। सूजन वास्तव में कम हो गई थी। उसने जल्दी से अपने आसपास की हड्डियों को देखा, लेकिन उन पर उसके अलावा और कुछ नहीं मिला। उसी समय अचानक उसकी नजर मनके पर पड़ी और उसे उस पर उसकी बूंदें दिखाई दी।
उसे याद आया कि वे सभी हड्डियां जिन पर उस लगी थी मनके के बगल में थी। उसने धीरे से अपने दिल की धड़कन के साथ मनके को उठाया और उसको समान रूप से फैलाने के लिए मनके को अपनी बांह पर घुमाया। बांह से ठंडी और ताजगी भरी भावनाओं की लहरें आ रही थीं। वांग लिन ने बिना पलक झपकाए उसकी बांह की ओर देखा। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमक उठी। बांह की सूजन कम हो गई थी। उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, हालांकि अभी भी कुछ दर्द था, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पत्थर का मन का अवश्य ही एक खजाना होगा। वांग लिन को सुखद आश्चर्य हुआ। अध्याय 9 चट्टान के नीचे। अगले कुछ दिनों तक वांग लिन उन पक्षियों पर निर्भर रहे जिन्हें भोजन के लिए गुफा में खींच लिया गया और दीवार पर बिखेर दिया गया। उन्होंने अपना अधिकांश समय पत्थर के मनके को ध्यान से देखने में बिताया। जब भी उसे दिखाई देती वह उसे अपनी बांह पर मल लेता। उसने ऐसा तब तक किया जब तक उसका हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया। वह जानता था कि यह अत्यंत मूल्यवान है, इसलिए उसने कुछ एक पक्षी की खोपड़ी में एकत्र कर ली। इस दिन उसने पिछले कुछ दिनों से एकत्रित हो रही उसको कपड़े के एक टुकड़े पर छिड़का और ध्यान से उसमें मनका लपेट दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह गिरेगा नहीं, वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा जब चूषण बल बंद हो गया। उसने अपने दांतों का उपयोग करके अपने कपड़े फाड़ दिए और उन्हें एक साथ बांध दिया। फिर एक छोर को चट्टान से बांधा और दूसरे को अपनी कमर के चारों ओर बांधा और धीरे धीरे नीचे चढ़ गया। वांग लिन लगभग 5 या 6 मीटर नीचे चढ़ रही थी कि उनका हाथ फिसल गया। उसका शरीर तेजी से गिरा, लेकिन सौभाग्य से उसके कपड़े सख्त थे और कपड़े फटने से पहले उसे चट्टान की ओर झूलने और एक शाखा को पकड़ने का समय मिल गया। वांग लिन के माथे पर ठंडा पसीना चमक रहा था। जब उसने नीचे देखा तो अनुमान लगाया कि वह अभी भी 20 मीटर ऊपर था। एक हाथ से उसने एक शाखा पकड़ ली और दूसरे हाथ से उसने कपड़ा पकड़ लिया और कपड़ा शाखा पर बांध दिया। तब जाकर उसे राहत महसूस हुई। वह सावधानी से चट्टान के किनारे की ओर वापस चला गया और फिर से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जब वह जमीन से 10 मीटर ऊपर था, कपड़ा अपनी सीमा तक खींच आया था। वांग लिन बिना कुछ सोचे समझे नीचे कूद गया। उसके कपड़े वजन सहन नहीं कर सके और फटने लगे, लेकिन फिर भी गिरावट को कम करने में मदद मिली। वांग लिन ने महसूस किया कि नीचे जाते समय हवा उसके चेहरे को छू रही थी, साथ ही उसके नीचे शाखाएं टूट रही थी, जिससे उसका गिरना धीमा हो गया। उतरते समय उसने अपने शरीर को बिल्कुल ठीक स्थिति में रखा। पैर की उंगलियां नीचे की ओर थीं और जमीन को छूते ही वह एक गेंद की तरह लुढ़क गया। जमीन एक पत्थर के चाकू की तरह महसूस हुई जिसने उसके शरीर को छेद दिया, जिससे कई गहरे घाव हो गए, विशेषकर इस पैर पर। यह इतना गहरा था कि आप हड्डियां देख सकते थे। वांग लिन धुंधली दृष्टि के साथ फौंकने लगे। उसने अपने गले में पड़े उस कपड़े को जिसमें मोती था अपने मुंह में डालने के लिए संघर्ष किया और कपड़े में मौजूद कुछ उसको चूस लिया। थोड़ी देर के बाद वह उठने के लिए संघर्ष करने लगा और कांपते हाथों से उसने कपड़ा उठाया और उसे अपने पैर के घाव के ऊपर निचोड़ा। जैसे ही उसकी कुछ बूंदें बाहर आईं, जिस स्थान पर घाव था वहां से एक ठंडी अनुभूति निकल रही थी। ये सब करने के बाद वांग लिन जमीन पर गिर गया और उसने प्रार्थना की कि उसके ठीक होने से पहले कोई जानवर उस पर हमला न कर दे। उसी क्षण उसे दूर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, ताइजू तुम कहाँ हो? वांग लिन स्तब्ध रह गए। उसने ध्यान से सुना और महसूस किया कि यह उसके पिता की आवाज थी। बिना सोचने का समय लिए उसने अपने शरीर में बची हुई सारी ताकत चिल्लाकर लगाई, पिताजी मैं यहाँ हूँ। एक इंद्रधनुष दूर से आ रहा था। वो कुछ देर तक वांग लिन के पास चट्टान के चारों ओर चक्कर लगाता रहा और फिर नीचे उतर आया। प्रकाश की एक तलवार नीचे आई और नष्ट हो गई, जिससे हिंदू संप्रदाय का एक शिष्य वांग लिन के पिता को अपनी बाह में लिए हुए वांग लिन पर भौहें चढ़ाते हुए दिखाई दिया। जब ताइजू के पिता ने अपने बेटे को देखा तो वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगे। वह वांग लिन के पास दौड़ा और उसे गले लगा लिया। रोते हुए उसने कहा, ताइजू तुम क्या सोच रही थी? तुम्हें इतना जिद्दी क्यों होना पड़ा? क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम मर गई तो तुम्हारे माता पिता कैसे रहेंगे? वांग लिन स्तब्ध रह गए। इसके बारे में सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे गलत समझा है और उसने सोचा कि वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। खुद को देखने और ये देखने के बाद कि उसका शरीर कितना जर्जर हो गया है, वह एक कड़वी हंसी छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। हिंदू संप्रदाय के शिष्य उपनाम झांग ने वांग लिन को देखा। उसने ऊपर चट्टान की ओर देखा और कपड़े देखे जो पहले फटे हुए थे। कुछ छलांग लगाकर वह ऊपर चढ़ गया और गुफा तक पहुंच गया। उसने महसूस किया कि कोई ताकत उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही है और उसने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। हालांकि वह जल्दी से ठीक हो गया और नीचे कूद गया जैसे कि बल कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, आपका बच्चा आत्महत्या करना चाहता था लेकिन गुफा से इस प्राकृतिक सक्शन बल द्वारा उसे बचा लिया गया। अब जब वांग लिन मिल गया है तो आइए संप्रदाय में वापस जाएं और बड़े से निर्णय लें। हिंदू संप्रदाय के शिष्य ने अपनी आस्तीन घुमाई, पिता पुत्र की जोड़ी को पकड़ लिया और जल्दी से वहां से चला गया। थोड़ी देर के बाद वे हिंदू संप्रदाय के पहाड़ की तलहटी में पहुंचे, फिर सीढ़ियां चढ़कर शिखर पर पहुंचे। इस तरह यहाँ वापस आने से वांग लिन के मन में मिश्रित भावनाएं उत्पन्न हुई। चरम पर बदसूरत अभिव्यक्ति वाले कई लोग थे। शिष्य झांग जल्दी से उनमें से एक के पास गया और कुछ फुसफुसाया। बूढ़ी की भौं सिकुड़ गई और ठंडी आवाज में कहा, चूंकि वह व्यक्ति मिल गया है इसलिए उसे उसकी मां से मिलाने के लिए अतिथि कक्ष में भेज दे। कमरे में जब वांग लिन की मां ने अपने बेटे को देखा तो वो तुरंत फूट फूट कर रोने लगी और उसे गले लगाने के लिए दौड़ी। अपने माता पिता से सुनने के बाद अंततः उसे पता चला कि क्या हो रहा था। जब वह घर से भाग गया तो उसके माता पिता उसके चौथे चाचा को खोजने के लिए वांग परिवार में लौट आए। उन तीनों को उसकी सुरक्षा का डर था, इसलिए वे वांग जुओ के पिता को खोजने गए। अपने चौथे चाचा के दबाव से वांग जुओ के पिता ने अनिच्छा से परिवार के सदस्यों को हिंदू संप्रदाय से मदद करने के लिए कहा। ये पहली बार है कि हिंदू संप्रदाय को इस तरह की किसी चीज का सामना करना पड़ा है। उसने पहले तो इसे नजरअंदाज करने का विकल्प चुना। हालांकि वांग लिन के घर से भागने का कारण हिंदू संप्रदाय में स्वीकार नहीं किया जाना था। हालांकि हिंदू संप्रदाय को किसी नश्वर व्यक्ति के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। अगर वो वास्तव में मर जाता और इसकी खबर आसपास के गांवों में फैल जाती तो माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चे संप्रदाय में प्रवेश करने का प्रयास करें। भविष्य के बारे में चिंतित होकर उन्होंने कुछ शिष्यों को क्षेत्र की खोज के लिए भेजा। वांग लिन के पिता अभी भी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने उनका अनुसरण किया और यही उसके सामने का दृश्य था। थोड़ी देर बाद किसी ने कुछ दवाएं भेजी। ताइजू की मां ने तुरंत उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया जिसने इसे पहुंचाया और ध्यान से इसे अपने बेटे को खिलाया। ये वास्तव में एक अमर संप्रदाय द्वारा निर्मित औषधि थी। प्रभाव बेहद अच्छा था। इसे पीने के बाद वांग लिन को लगा कि वो काफी हद तक ठीक हो गए हैं और उनके घाव में काफी कम दर्द होने लगा है। वांग लिन के माता पिता लगातार उसे सांत्वना के शब्द दे रहे थे। वह उन्हें सब कुछ समझाना चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वे उस पर विश्वास करेंगे या नहीं। उस समय हिंदू संप्रदाय हॉल में कई बुजुर्ग शिष्य झांग को ये सुनाते हुए बैठे थे कि उसने वांग लिन को कैसे पाया। लंबी मेज के अंत में एक लाल चेहरे वाले व्यक्ति ने असंतुष्ट होकर कहा, किसी नश्वर के जीवन और मृत्यु का मेरे जैसे अमर से क्या लेना देना है? अन्य अमर स्कूलों को देखो, उनमें से कौन हमारे जैसे हैं जो एक ऐसे बच्चे को खोजने के लिए लोगों को भेजते हैं जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी क्योंकि उसका चयन नहीं हुआ था। ये शर्मनाक है। उनके बगल में ठंडे चेहरे वाले एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, बड़े मां ने जो कहा वह सही है। झाओ राज्य के सभी संप्रदायों में केवल हमारा हिंदू संप्रदाय ही ऐसा है। लेकिन अगर वह बच्चा वास्तव में हमारी पर्वत श्रृंखला में मर गया तो माता पिता डरेंगे कि अगर उनके बच्चों को अस्वीकार कर दिया गया तो वे आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे।
फिर कौन अपने बच्चों को हमें भेजने की हिम्मत करेगा? बागे में एक बूढ़े आदमी ने चाय की चुस्की ली और धीरे से कहा, वास्तव में क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे हिंदू संप्रदाय ने मना कर दिया है कि हमें ऐसे शिष्यों का चयन करना चाहिए जो नश्वर लोगों में से साधना के लिए उपयुक्त हों। यदि ये 500 साल पहले होता तो कौन परवाह करता कि नश्वर लोग क्या सोचते हैं। अंत में झुर्रियों से भरे एक बूढ़े व्यक्ति ने आंख भरते हुए कहा, अगर इस युवक ने एक बार आत्महत्या करने की कोशिश की तो वो फिर से आत्महत्या करने की कोशिश कर सकता है। वाह, इस मुद्दे को आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें बस एक अपवाद बनाना चाहिए और उसे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर नजर डाली। अध्याय 10 संप्रदाय में प्रवेश करना। लाल चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने असंतोष से भौहें चढ़ा ली और कहा, बुजुर्गी, क्या हमारा हिंदू संप्रदाय वास्तव में इतना नीचे गिरने वाला है? एक नश्वर व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के लिए अपवाद बनाना। उद्धरण चिन्ह। बुजुर्गी ने अपनी आंखें खोली और ठंडे स्वर में कहा, बड़ी माँ, कुलपति ने मुझे इस मामले को संभालने के लिए कहा था। यदि इसे ठीक से नहीं संभाला गया और यह कूड़े का टुकड़ा दूसरी बार आत्महत्या का प्रयास करता है और उसके माता पिता ये फैला देते हैं कि हमने उनके बच्चे को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, तो क्या यह अधिक शर्मनाक नहीं है? यदि आप इस मामले पर जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, तो मैं आपको इसे संभालने दूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने तुरंत शांति स्थापित करने की कोशिश की और कहा, बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पहले उसे शिष्य क्यों नहीं बनने देते? फिर 8 या 10 साल के बाद जब वो साधना जारी रखने में असफल हो जाता है तो हम उसे वापस भेज सकते हैं और कोई समस्या नहीं होगी। बागे में बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, अगर अन्य युवा भी ऐसा ही करेंगे तो हम क्या करेंगे? अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा, ये तो बहुत आसान काम है। इसके बाद हमने सबक सीख लिया है। जब हम भविष्य में लोगों को विफल करते हैं तो हमें आत्महत्या न करने का विचार पैदा करना चाहिए और इससे ये समस्या हल हो जाएगी। जहाँ तक इस वांगलिन का सवाल है, चूंकि मामला पहले से ही इतना बड़ा है, आइए हम उसे एक शिष्य के रूप में लें। एक अतिरिक्त शिष्य कोई मायने नहीं रखता। बरेली के अलावा 2 अन्य बुजुर्गों ने बिना कुछ कहे अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर विचारपूर्वक देखा। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और सोचा, ओ वांगलिन, मैंने हर संभव मदद की है। तुम्हारे चौथे चाचा ने मुझे जो धातु का टुकड़ा दिया था उसका बदला मैंने तुम्हें चुका दिया है। मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि कैसे एक नश्वर व्यक्ति अपने प्रकार की सामग्री प्राप्त करने में कामयाब रहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति को यह नहीं पता था कि वांगलिन के चौथे चाचा ने इसे एक लोहार से खरीदा था। उसने बहुत सी चीजें देखी थी और जैसे ही उसने इसे देखा उसे पता चल गया कि यह सामान्य नहीं था। इस बार ताइजू को हिंदू संप्रदाय में शामिल होने देने के लिए वह इसे बाहर लाया। धातु का उपयोग किस लिए किया जाता था वह नहीं जानता था। धातु के एक टुकड़े ने वांगलिन की किस्मत बदल दी। जब ये खबर वांगलिन तक पहुंची तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें किसी तरह शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 2 दिन बाद उसने अपने माता पिता को हिंदू संप्रदाय से विदा किया। अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी देखने के बाद उन्होंने गंभीरता से यही खेती करने का फैसला किया। हालांकि उनके माता पिता के चले जाने के बाद उनके सोचने का तरीका बदल गया। उन्हें गुप्त रूप से उस स्थान पर बुलाया गया जहां शिष्यों को अपना काम सौंपा जाता था और उन्होंने एक चिड़चिड़े दिखने वाले युवक को देखा। युवक का चेहरा तिरस्कार से भरा था। उसने उसकी ओर देखा और हंसा। तो आप वांगलिन हैं, वह बच्चा जिसे आत्महत्या करके शिष्य बनना पड़ा। वांगलिन ने चुपचाप उसे चुनौती दे रहे युवक की ओर देखा। युवक ने व्यंग्यपूर्वक कहा, लड़के, कल सुबह से तुम काम के लिए मेरे पास आना। आपका काम पानी लाना है, एक दिन में कम से कम 10 वॉट। यदि तुम काम पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारे लिए भोजन नहीं, और यदि तुम 7 दिन तक काम करते रहे तो मैं बड़ों से कहूंगा कि वे तुम्हें संप्रदाय से बाहर निकाल दें। ये आपके कपड़े हैं, याद रखें, मानद शिष्य केवल ग्रे रंग ही पहन सकते हैं। एक बार जब आप सच्चे शिष्य बन जाते हैं तो आपको अन्य रंग दिए जाएंगे। बात खत्म करने के बाद उन्होंने वांगलिन की ओर कपड़े फेंके और अपनी आंखें बंद कर ली। वांगलिन ने अपने कपड़े उठाए और पूछा, मैं कहाँ रहता हूँ? युवक ने अपनी आंखें भी नहीं खोली और लापरवाही से कहा, उत्तर की ओर जाओ जब तक कि तुम्हें घरों की एक कतार दिखाई न दे। अपना बैज वहाँ शिष्य को दे दो और वे तुम्हें एक कमरा दे देंगे। वांगलिन चले गए और उत्तर की ओर घरों की ओर चले गए। युवक ने अपनी आंखें खोली और तिरस्कार के साथ कहा, आत्महत्या पर भरोसा करके शामिल होना वो वास्तव में बेकार है। हिंदू संप्रदाय में घूमते समय वांगलिन ने कई शिष्यों को पीले और ठंडे चेहरों के साथ भूरे रंग की वर्दी पहने हुए देखा। कुछ के हाथों में औजार थे और वे सभी इधर उधर भाग रहे थे। कुछ देर सीधे जाने के बाद उसे मकानों की एक कतार दिखाई दी। यहाँ भूरे रंग के बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन वे शायद ही एक दूसरे से बात करते थे। जब उसने प्रभारी पीले कपड़े पहने शिष्य को अपना बैज दिया तो युवक ने अधीरता से एक कमरे की ओर इशारा किया। वांगलिन को पहले से ही यहाँ सभी लोगों के ठंडे भावों की आदत हो गई थी। वह अपने कमरे में गया और दरवाजा खोला। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें 2 लकड़ी के बिस्तर, एक मेज और 2 कुर्सियां थीं। वे सभी बहुत साफ सुथरे थे और उसके घर के फर्नीचर जितने नए थे। उसने वह बिस्तर उठाया जो खाली लग रहा था। उसने अपना सामान नीचे रखा और अपने बिस्तर पर लेट गया। हालांकि वह हिंदू संप्रदाय में शामिल हो गया था, लेकिन यह वह नहीं था जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। उसने सोचा कि वह अमर तकनीक सीखने जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसका काम पानी लाना था। ये सोचते हुए उसने आंख भरी और अपने सीने के सामने पत्थर के मोती को छू लिया। यही वो खजाना था जो उसने हासिल किया था। वांगलिन ने कई किताबें पढ़ी थी और वो इसे उजागर करने के खतरे को जानता था, क्योंकि कई लोग इस खजाने को निशाना बना सकते थे। थोड़ी देर बाद रात हो गई और भूरे कपड़े पहने एक बेहद थका हुआ युवक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। जब उसने वांगलिन को देखा तो वह दंग रह गया, फिर बिना कुछ कहे अपने बिस्तर पर सो गया। वांगलिन को कोई परवाह नहीं थी। वह जानता था कि उसे जल्दी उठना है। उसने अपने पेट को छुआ, फिर कुछ शकरकंद निकाले। जब उसके माता पिता उसे खोजने निकले तो वे उसे खाने के लिए ले आए, और चूंकि उसे स्वीकार कर लिया गया, उसके माता पिता ने बचा हुआ सारा खाना उसे दे दिया। शकरकंद बहुत मीठा था। जैसे ही वांगलिन खाना खा रहा था, युवक उठा और उसकी नजर शकरकंद पर पड़ी। जब उसके मुंह में पानी आ गया तो उसने धीमी आवाज में कहा, क्या मैं एक टुकड़ा ले सकता हूँ? वांगलिन ने कुछ टुकड़े निकाले और कहा, मेरे पास यहाँ बहुत कुछ है, अगर तुम चाहो तो कुछ और ले लो। युवक ने जल्दी से खाना उठाया और दुपट्टा उड़ लिया, फिर मेज पर गया और अपने लिए एक गिलास पानी डाला। उसने चिल्लाकर कहा, धिक्कार है, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो आपका नाम क्या है? वांगलिन ने अपना नाम बताया। युवक अचानक हंसा और बोला, तो आप वांगलिन हैं, वो कचरा जो आत्महत्या का प्रयास करके हिंदू संप्रदाय में प्रवेश कर गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या किया है और कहा, भाई, मेरा नाम झांगू है। सच कहूँ तो संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं है जो आपके बारे में नहीं जानता हो, इसलिए मैंने जो पहले कहा उसके लिए कृपया मुझे दोष न दें। वास्तव में मैं इस तरह से संप्रदाय में प्रवेश करने में सक्षम होने के लिए आपकी प्रशंसा करता हूँ। वांगलिन फूट फूट कर हंसे। उसने समझाने की कोशिश नहीं की और शकरकंद के कुछ टुकड़े आगे बढ़ा दिए। झांगू ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया और कुछ काट लिया, फिर कहा, वांगलिन, बेहतर होगा कि आप इसमें से कुछ अपने लिए छोड़ दें। आप यहाँ नए हैं, कौन जानता है कि वह पीला निवला क्या क्या बुरे काम करने की कोशिश करेगा। लानत है, वह हमारे साथ इंसानों जैसा व्यवहार भी नहीं करता है। अध्याय 11 झांगू निवला। वांगलिन स्तब्ध रह गए। पहला व्यक्ति जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह इस वर्णन में फिर बैठ सकता है, वह पीले कपड़े वाला शिष्य था जो उस पर हंसा था। हालांकि वह निश्चित नहीं था। क्या तुमने उसे नहीं देखा? वह शिष्य के काम को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है।
वह एक मानद शिष्य भी है, लेकिन उसे अपनी खेती शुरू करने का अधिकार दिया गया है। पीले कपड़े पहने हुए वह बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं लगता है। हम सभी उसे नेवला कहते हैं। झांगू ने पानी पीते हुए समझाया। वांग लिन ने शकरकंद का एक टुकड़ा खाया, फिर कहा, मुझे पता है कि यह कौन है, मैंने उसे आज देखा। उसने मुझसे कहा कि कल से प्रतिदिन 10 बाल्टी पानी लेकर आऊं, नहीं तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। झांगू स्तब्ध रह गया। वांग लिन को कुछ देर तक घूरने के बाद उसने पूछा, भाई क्या तुमने पहले उसे नाराज किया था? वांग लिन ने अपना सिर हिलाया और पूछा, क्यों? झांगू ने वांग लिन को दयनीय अभिव्यक्ति दिखाई। वांग लिन, क्या आप सोच रहे हैं कि वह वैसे ही है जैसे आप घर पर इस्तेमाल करते हैं? क्या ये बड़ा है? उसने हाथ से इशारा किया। वांग लिन को बुरा लगा और उसने सिर हिलाया। झांगू की मुस्कान कड़वी थी। उन्होंने कहा, आपने पीले नेवले को नाराज कर दिया होगा। वह जिस बर्तन के बारे में बात कर रहा है वह इस कमरे के आकार का है, जिसमें 10 बर्तन भरे हुए हैं। वांग लिन, मैं इन शकरकंदों को नहीं खाऊंगा, आप इन्हें रख लें। आप भाग्यशाली होंगे कि आपको हर 4 से 5 दिन में भोजन मिलेगा। आप यहाँ नए हैं और पहाड़ के सभी चारागाहों पर कब्जा कर लिया गया है। केवल बड़े शिष्य ही उन्हें चुन सकते हैं। कल मैं सिर्फ अपने जंगली फल खाऊंगा। उसने बचे हुए शकरकंद मेज पर रखे, आंख भरी, अपने बिस्तर पर लेट गया और सो गया। वांग लिन को महसूस हुआ कि उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, लेकिन फिर उसने अपने माता पिता की उम्मीदों से भरी आंखों के बारे में सोचा और अपना गुस्सा कम कर दिया। वह गुस्से से भरा हुआ बिस्तर पर लेट गया। दूसरे दिन भी अंधेरा था जब वांग लिन बिस्तर से उठे। झांगू अभी भी खराटे ले रहा था। वांग लिन ने अपनी ग्रे पोशाक पहनी और तेजी से उस स्थान की ओर चल दिया जहां उसकी मुलाकात नेवले से हुई थी। उसके आते ही सूरज पूर्व दिशा से निकला। पीले कपड़े पहने युवकों ने दरवाजा खोला और वांग लिन को अजीब नजरों से देखा। कम से कम आप समय पर हैं। एक बाल्टी ले आओ और पूर्व की ओर निकल जाओ। पहाड़ में एक झरना है, वहां से पानी ले आओ। उन्होंने वांग लिन पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और सूर्योदय की ओर मुंह करके धीरे धीरे सांस ली। उसकी नाक से बमुश्किल दिखाई देने वाली सफेद धुंध 2 ड्रैगन की तरह घूम रही थी। वांग लिन ने उसे ईर्ष्या से देखा। फिर वो कमरे में चला गया और चारों ओर देखा। अंत में एक दरवाजे के पीछे उसने 10 वत्स देखे और पूर्वी द्वार की ओर चलते हुए एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। वांग लिन लंबी सैर के बाद उस स्थान पर पहुंचे। दृश्यावली काफी सुंदर थी और बहते पानी की आवाज सुखद थी। यह एक ऐसी जगह थी जो दिल को सुकून दे सकती थी। उसके पास सुंदरता की सराहना करने का समय नहीं था। जब बाल्टी भर गई तो उसने उसे उठाया और तेजी से वापस पहाड़ पर चला गया। वांग लिन शाम होने तक ऐसा करते रहे। उसने अभी तक एक बर्तन भी नहीं भरा था। यदि शकरकंद से उसका पेट नहीं भरता तो उसके पास जारी रखने की ताकत नहीं होती। उसके हाथ और पैर दुखते और सुंदर थे। जब भी वो हिलता था तो उन्हें चोट लगती थी। वांग लिन ने कुछ देर सोचा, फिर आधी बाल्टी पानी एक सुनसान इलाके में ले गया। उसने ये सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि आसपास कोई नहीं है। उसने पत्थर के मनके को बाल्टी में डाला और उसे थोड़ा इधर उधर झुका दिया। फिर उसने मनका निकाला और पानी पी लिया। उसे तुरंत अपने पेट में गर्मी महसूस हुई और मांसपेशियों का दर्द गायब हो गया। हालांकि प्रभाव उससे कमतर था, फिर भी वांग लिन उत्साहित थे। उसने अपनी छाती को छुआ और मनके की स्थिति को समायोजित किया। उसने तय किया कि इस खजाने के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। आधी बाल्टी पानी पीने के बाद उसकी मांसपेशियों में दर्द नहीं रहा और वह ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगा। उसने जल्दी से पानी लाने का अपना काम जारी रखा। उस रात उसने पत्थर के मनके को आधी बाल्टी पानी में डुबोया और पी लिया। संदेह से बचने के लिए वह चेहरे पर थका हुआ भाव लेकर वापस आया। थोड़ी देर बाद झांगू वापस आया। उसके चेहरे पर अभी भी वही अत्यधिक काम करने का भाव मौजूद था। दोनों ने थोड़ी देर बात की और झांगू ने झिझकते हुए शकरकंद के 2 टुकड़े मांगे। उसने उन्हें खाया और अपने बिस्तर पर सो गया। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही वांग लिन को हिंग्यू संप्रदाय का शिष्य बने 1 महीना बीत गया। वांग लिन को पता चला कि झांगू का काम जलाव लकड़ी इकट्ठा करना था। खाने से पहले उसे पर्याप्त जलाव लकड़ी इकट्ठा करनी होगी। हिंग्यू संप्रदाय का मानद शिष्य बनने के बाद से वह पूरे 3 वर्षों से जलाव लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। 3 साल पहले वह हर 3 या 4 दिन में केवल 1 बार खाता था, लेकिन अब उसने इसे छोटा कर दिया है, जहां वह हर 2 दिन में 1 बार खा सकता है। उनके अनुसार मानद शिष्यों को 10 साल तक काम करना होगा और सबसे बुनियादी खेती सीखने से पहले 1 दिन में 3 बार भोजन करने में सक्षम होना होगा। भीतर के शिष्य उनके जैसे नहीं है। उनका अपना मालिक है, वे कोई कामकाज नहीं करते और उनके अपने कमरे हैं। उनका एकमात्र काम खेती करना है। इसके अलावा आंतरिक शिष्यों और मानद शिष्यों के बीच एक व्यक्ति है, जैसे वान हाउ जो मददगार बन गया, लेकिन वह मूल रूप से एक नौकर है। इन लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है और कुछ निम्न स्तरीय तकनीकों का अभ्यास भी करना पड़ता है। उन्हें केवल वह काम पूरा करना होगा जो उनके मालिक ने उन्हें सौंपा है। हालांकि इन लोगों के पास बहुत कम प्रतिभा थी और वे अपना पूरा जीवन केवल मददगार बनने में बिता देंगे। जहां तक तथाकथित प्रतिभा की बात है, वांग लिन ने झांगू से सीखा कि यह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा थी। यह हर किसी के पास है, लेकिन अलग अलग मात्रा में। यदि किसी के पास पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा है तो वे 1 वर्ष में एक अमर तकनीक सीख सकते हैं, लेकिन यदि कमी है तो इसमें दर्जनों या सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे। मनुष्य का जीवन सीमित है। औसत दर्जे की प्रतिभा वाला कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाएगा। यही कारण है कि संप्रदाय ने आध्यात्मिक ऊर्जा पर इतना बड़ा महत्व डाला। इस महीने जब वांग लिन पानी ला रहा था तो उसने बहुत सारा पानी पी लिया, जिसमें पत्थर का मनका भिगोया गया था, जिससे उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया। पहले उसे 10 बर्तन भरने में 6 दिन लगते थे, अब केवल 3 दिन लगते हैं। हालांकि दूसरों को संदेह होने से बचाने के लिए वांग लिन हमेशा सूर्योदय से पहले उठते थे और इत्मीनान से बाल्टी लेकर पहाड़ की ओर चल देते थे। जबकि अन्य आश्चर्यचकित थे कि वह 3 दिनों के भीतर काम पूरा करने में सक्षम था। उन्होंने सोचा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अतिरिक्त जल्दी उठता था और देर से सोता था। अध्याय 12 अमर तावीज। इस महीने लगभग सभी मानद शिष्य वांग लिन को जानने लगे। उन सभी के चेहरों पर अहंकार के भाव थे और वे उससे बुरी तरह बातें करने लगे। वांग लिन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि इन सभी मानद शिष्यों का मन विकृत था। उनके आने से पहले सभी मानद शिष्य नीचे थे। उनके पास अपना गुस्सा और हताशा व्यक्त करने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि अब जब वो, जिसने आत्महत्या का प्रयास करके संप्रदाय में प्रवेश किया था, यह था, उन्होंने उसे अपने से भी कमतर व्यक्ति के रूप में देखा और उसे धमकाकर अपना गुस्सा निकाला। वह मनी मन ठंडे स्वर में हंसा। वह जानता था कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में वह कुछ कर सकता है। संप्रदाय में ताकतवर हमेशा सही थे। कुछ मानद शिष्य लंबे समय से यहाँ थे और उन सभी के शरीर बहुत मजबूत थे। कुछ ने कुछ अमर तकनीक भी सीख ली थी। अगर वह जवाबी हमला करता तो उसकी हार गई थी। हालांकि वांग लिन पूरी तरह से पुशोगा नहीं थे। उसे उन सभी शिष्यों के चेहरे याद आ गए जो उसे यह दृष्टि से देखते थे और जब वो काफी मजबूत हो जाएगा तो बदला लेने की योजना बना रहे थे। इस मानसिकता के साथ उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह अंधा और बहरा हो और हर दिन पानी लाता रहा, जबकि गुप्त रूप से पत्थर के मनके का अध्ययन करता रहा। उन्होंने मोतियों को विभिन्न तरल पदार्थों में भिगोकर प्रयोग किया। उसने उस मिलाने और मनके को झरने के पानी, पसीने और यहाँ तक कि खून में डुबाने की कोशिश की। अंत में उन्होंने पाया कि उस अब तक की सबसे अच्छी थी, लेकिन उस विभिन्न प्रकार की थी। सुबह मनके पर दिखाई देने वाली उस सबसे अच्छी थी, उसके बाद रात को मनका पर दिखाई देने वाली उस सर्वोत्तम थी। यदि वो सही और एकत्र की जाती तो वो उतनी प्रभावी नहीं होती। अगला सबसे अच्छा तब था जब इसे झरने के पानी के साथ मिलाया गया। खून और पसीना सबसे खराब थे, उनका लगभग कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा।
किसी का ध्यान आकर्षित न करने के लिए उसे जंगल में कुछ छोटे लोकी मिले और उसकी कुछ मात्रा रोकने के लिए उन्हें खोखला कर दिया। वह इन लोकी को अपने साथ नहीं ले गया, इसके बजाय वह उन्हें दूर दराज के स्थानों में अलग अलग छिपा देता था। वह उन्हें केवल तभी बाहर निकालता था जब वो पानी ला रहा होता था और कभी भी उन्हें संप्रदाय में वापस नहीं ले जाता था। जब वो काम करता था तो अपने साथ एक लोकी रखता था। जब भी वह थक जाते थे तो एक ड्रिंक ले लेते थे और तुरंत तरोताजा महसूस करते थे। इसके अलावा वांग लिन को एक अजीब घटना के बारे में पता चला। जब भी रात या सुबह की उस पत्थर के मनके पर दिखाई देती थी तो ऐसा लगता था जैसे मनके पर उसकी कई बूंदे हैं, लेकिन उन्हें इकट्ठा करते समय वह उस राशि का केवल 10वां हिस्सा ही प्राप्त कर पाता था। बाकी गायब हो गए। इस अजीब घटना के लिए वांग लिन केवल ये कह सकते थे कि उसको मोती द्वारा अवशोषित किया गया था। हालांकि उसका स्पष्टीकरण थोड़ा बेतुका था, वह वास्तव में कुछ और नहीं सोच सका। आज शाम को वांग लिन ने शेष 3 बर्तन भर दिए और ध्यान करते समय पीले कपड़े पहने शिष्य से कहा, भाई लियू, मैं घर की यात्रा पर जा रहा हूँ, इसलिए मैं कल नहीं आऊंगा। युवा लियू ने अपनी आंखें खोली और वांग लिन की ओर देखा, फिर खर्राटे लेने लगा। वांग लिन को कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने झांगू से सीखा कि एक मानद शिष्य साल में 3 बार रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर लौट सकता है। उसे बस बड़े सन से अनुमति मांगनी थी। वांग लिन को याद आया कि उसके पिता का जन्मदिन आ रहा था। चाहे कुछ भी हो, उसे वापस जाना ही होगा। अपना कामकाज खत्म करने के बाद वह मानद शिष्यों के प्रभारी वरिष्ठ की ओर चला। हिंदू संप्रदाय को 6 अकादमियों में विभाजित किया गया था, जिन्हें 5 उपविभागों में विभाजित किया गया था। वे धातु, लकड़ी, जल, अग्नि और पृथ्वी थे। प्रत्येक के अपने मानद शिष्य थे। अंतरिक्ष शिष्य और बुजुर्ग सभी मुख्य प्रांगण में रहते थे। वह अक्सर पानी लाते समय उनके पास से गुजरता था। वह हमेशा उन्हें ईर्ष्या भरी नजरों से देखता था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने चारों ओर अच्छी तरह से देखा, फिर चिल्लाया। सम्मानित शिष्य वांग लिन ने बड़े सूर्य के लिए अनुरोध किया। सफेद कपड़े पहने एक युवक लापरवाही से आगे चला गया। उन्होंने एक बार वांग लिन की ओर देखा और गर्व से कहा, आप वांग लिन हैं। सफेद कपड़े पहने युवक को देखकर वांग लिन का दिल पसीज गया और उसने सिर हिलाया। वह पहले से ही जानता था कि हिंदू संप्रदाय के सभी शिष्यों को उनके पहनावे के रंग के आधार पर स्थान दिया गया है। मानद शिष्यों को ग्रे और पीले रंग में विभाजित किया गया था। पीले लोगों को अमर तकनीक की खेती शुरू करने का अधिकार दिया गया। अंतरिक्ष शिष्यों को उनकी ताकत के आधार पर स्थान दिया गया। उच्च से निम्न तक बैंगनी, काले, सफेद और लाल रंग है। सफेद कपड़े पहने युवक का मुंह हिल गया और उसने पीछे मुड़कर वापस आंगन में चलने से पहले वांग लिन को ठंडी नजर से देखा। वांग लिन उदास चेहरे के साथ उसके पीछे चला गया। कुछ देर आंगन में घूमने के बाद वह फूलों से घिरे एक घर में पहुंचा। सफेद कपड़े पहने युवक ने आलस्य से कहा, शिक्षक सुन, एक मानद शिष्य आपसे मिलने के लिए यहाँ आया है। अपनी बात खत्म करने के बाद वह एक तरफ खड़ा हो गया। बगीचे से एक कर्कश आवाज आई, आप जा सकते हैं। मानद शिष्य अंदर आए। सफेद कपड़ों वाला युवक हंसा और चला गया। वांग लिन अंदर से बहुत घबराई हुई थी। उसने धक्का देकर बगीचे का गेट खोल दिया। जैसे ही उसने बगीचे में प्रवेश किया, उसे विभिन्न औषधियों की सुगंध महसूस हुई। वह पीछे मुड़ा और गेट की ओर देखा और सोच रहा था कि उसे बाहर इसकी गंध क्यों नहीं मिल रही है। बगीचे के एक कोने के कमरे से असंतोष भरी आवाज आई, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी करो और अपना नाम बताओ। वांग लिन ने तुरंत कहा, शिष्य वांग लिन यहाँ बड़े सन से मिलने आए हैं। मेरे पिताजी का जन्मदिन कल है। ये शिष्य यात्रा के लिए घर लौटना चाहता है। आवाज ने डांटते हुए कहा, आप वांग लिन हैं? तो ये आप ही थे। हम एक व्यक्ति जो सांसारिक मामलों की परवाह करने वाला अमर बनने का प्रशिक्षण ले रहा है। अपने जीवन काल में आप कभी भी अमर नहीं बन पाएंगे। वांग लिन ने भौहें चढ़ा ली और कहने से खुद को नहीं रोक सके, शिष्य ने कोई अमर तकनीक भी विकसित नहीं की है। शिष्य अमर की राह पर कैसे हो सकता है? बुजुर्ग थोड़ा रुका और अधीरता से बोला, तुम्हारे पास 3 दिन है, इसलिए जल्दी लौटाओ। यह 1000 मील का अमर ताबीज है जिसे 2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे तुम्हारी गति बहुत बढ़ जाएगी। तभी हल्के पीले कागज का एक साधारण दिखने वाला टुकड़ा खिड़की से बाहर निकला और वांग लिन के बगल में गिरा। वांग लिन ने अमर ताबीज उठाया। वह झांगू से जानता था कि घर आने वाले सभी शिष्यों को ये प्राप्त होता है। संप्रदाय का लक्ष्य बहुत सरल था, अधिक युवाओं को आवेदन के लिए आकर्षित करने के लिए संप्रदाय की अमर तकनीक और खजाने का प्रदर्शन करना। यह अमर ताबीज वास्तव में बहुत खराब गुणवत्ता का था। हालांकि इसका फायदा यह था कि इसका उपयोग करना बहुत आसान था। आपको बस इसे अपने पैर पर चिपकाना था। सामान्य लोगों के लिए इसने उनकी गति बढ़ा दी। हालांकि ऐसे कई मानद शिष्य थे जिन्होंने उन्हें एकत्र किया क्योंकि उन्होंने सुना था कि बाहरी दुनिया में अन्य चीजों के बदले उनका व्यापार किया जा सकता है। कई शिष्यों ने ताबीज इकट्ठा करने के लिए घर वापस जाने का बहाना बनाया। आंगन से बाहर निकलने के बाद वांग लिन अपने कमरे में वापस चला गया। झांगू को अलविदा कहने के बाद वह पहाड़ से नीचे उतरने लगा। इस समय आकाश में तारे चमक रहे थे। वांग लिन कल घर जाना चाहता था, लेकिन वह ताबीज का उपयोग नहीं करना चाहता था और उसे डर था कि वह अपने पिता का जन्मदिन मिस कर देगा, इसलिए वह रात को बाहर चला गया। वांग लिन के जाने के तुरंत बाद बुजुर्ग सन कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए अपने कमरे से बाहर आए, लेकिन अचानक स्तब्ध रह गए। उसने गेट के प्रवेश द्वार की ओर घूरकर देखा। वहां होगी सारी नीली घास सूख गई थी। अध्याय 13 बुजुर्ग। वह करीब चला गया। सावधानीपूर्वक निरीक्षण करने पर उसने देखा कि नीली घास के पार बैंगनी फूल भी मुरझा गए थे, लेकिन नीली घास जितनी बुरी तरह नहीं। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि दोपहर के समय जड़ी बूटियां अभी भी स्वस्थ और मजबूत थीं। वे एक ही दोपहर में ऐसे कैसे बन गए? उसने नीली घास उठाई और उसका निरीक्षण किया। नीली घास देखने से ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी नमी खत्म हो गई है, जिससे वह मुरझा गई है। उसने जमीन को छुआ, लेकिन जमीन में जड़ी बूटियां उगाने के लिए सही नमी थी। वह बहुत भ्रमित था। थोड़ी देर बाद उन्होंने अचानक सोचा, आज दोपहर को केवल एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था। हालांकि वो केवल एक मानद शिष्य है, वह जड़ी बूटियों को कैसे सूख सकता है? ये सोचकर उन्होंने इस मामले पर गौर करने का फैसला किया। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी आस्तीनें झटकी और उसका शरीर उड़ने लगा। कुछ ही समय बाद वह उस स्थान पर पहुंचे जहां मानद शिष्यों को अपना काम सौंपा गया था। एल्डरसन ने गहरी आवाज में चिल्लाकर कहा, यहाँ कौन सा शिष्य प्रभारी है? आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। पीले कपड़े पहने शिष्य जो प्रभारी था तेजी से आया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बिना रुके दंडवत करने लगा। एल्डरसन ने अधीरता से कहा, क्या आपके पास वांग लिन का पंजीकरण है? शिष्य लियू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि इतना अच्छा पदस्थ बुजुर्ग कभी उस कूड़े के टुकड़े वांग लिन के बारे में पूछने आएगा। उसने उस समय के बारे में सोचा जब उसने वांग लिन को धमकाया था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इस शिष्य के पास भाई वांग लिन का पंजीकरण है। भाई वांग को सीखना पसंद है और वह इस काम को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। इस शिष्य ने हमेशा उन्हें एक आदर्श के रूप में देखा है। एल्डरसन को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है, लेकिन अपने दिल में वह जानता था कि यह अच्छा था। जब कोई व्यक्ति उससे बात करता था तो वह जितना अधिक घबराता था, इसका मतलब था कि वे उसका उतना ही अधिक सम्मान करते थे। हिंदू संप्रदाय में बुजुर्ग उपाधि वास्तव में एक बेकार उपाधि है। लगभग सभी दूसरी पीढ़ी के शिष्यों को मानद शिष्यों द्वारा बुजुर्ग कहा जाता है, लेकिन सभी अंतरिक्ष शिष्य उन्हें अंकल मास्टर कहते हैं। यद्यपि मानद शिष्यों की दृष्टि में वे आदरणीय थे, परंतु दूसरी पीढ़ी में उनके पास शक्ति नहीं थी। यहाँ तक कि तीसरी पीढ़ी भी उनका उतना सम्मान नहीं करती थी। अन्यथा उन्हें घर आने के इच्छुक मानद शिष्यों के अनुरोधों को प्रबंधित करने का व्यर्थ काम नहीं सौंपा जाता। एल्डरसन ने पूछा, वांग लिन किस याद में रहता है?
उत्तरी पृथ्वी प्रभाग के प्रांगण में उसके खत्म होने का इंतजार किए बिना एल्डरसन एक इंद्रधनुष पर सवार होकर उत्तर की ओर उड़ गया और पलक झपकते ही गायब हो गया। शिष्य लियू और भी अधिक घबरा गया। उसकी आंखें लगभग हरी हो गईं। उसने कसम खाई कि जब वह वांग लिन को दोबारा देखेगा तो उसे उसका उपहास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसके साथ अपने दादा की तरह व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में एक बुजुर्ग ने व्यक्तिगत रूप से पूछा था। एल्डरसन अर्थ डिवीजन के यार्ड में पहुंचे और उन्होंने वांग लिन को नहीं देखा। वह वांग लिन के कमरे का नंबर खोजने के लिए रजिस्ट्री में गया, फिर वांग लिन के कमरे में पहुंचा जहां वो अभी भी सो रहा था। वह जोर जोर से खर्राटे ले रहा था और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि एल्डरसन वहां था। बुजुर्ग सन ने कमरे की सावधानीपूर्वक जांच की। उसने भौहें चढ़ा ली और बुदबुदाया, वह बहुत जल्दी चला गया। हम उसके वापस आने पर मैं उसका निरीक्षण करूंगा। वांग लिन अपने पैर में ताबीज लेकर पहाड़ पर चल रहा था। ताबीज सचमुच अद्भुत था। इसे अपने पैर पर रखने के बाद उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में गर्मी की एक धारा भर गई है। उसके पैरों पर चमकदार सफेद रोशनी इकट्ठी हो गई थी, जिससे वह अमर जैसा लग रहा था। जब पहाड़ के सभी प्राणियों ने सफेद रोशनी देखी तो वे सभी दूर रह गए। किसी की भी नजदीक आने की हिम्मत नहीं हुई। वांग लिन के चेहरे पर ताजा पहाड़ी हवा चली। वह अच्छे मूड में था क्योंकि वह अपनी याददाश्त के रास्ते पर चलते हुए जल्दी से घर चला गया। एक रात बीत चुकी थी और अगले दिन की सुबह थी। उसने लोकी से एक और पानी लिया और फिर से ऊर्जा से भर गया। उसने देखा कि वह पहले ही पहाड़ छोड़ चुका था। एक बार जब वह गांव पहुंच जाता तो उसे घर वापस जाने के लिए बस छोटी सड़क का अनुसरण करना पड़ता। वह बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गया। वह एक शहर में दाखिल हुआ जब सूरज उज्जवल था और भीड़ में हलचल थी। वांग लिन कुछ देर इधर उधर घूमा, अपने माता पिता के लिए उपहार खरीदे, फिर जल्दी से चला गया। जब देर हो गई तो वांग लिन अंततः गांव पहुंच गए। उसने दूर से अपने घर के सामने एक लाल झंडा देखा जिस पर जीवन लिखा हुआ था। बाहर बहुत सारी गाड़ियां थीं। वहां हलचल भरी भीड़ थी। वांग लिन अपने घर के सामने पहुंचकर स्तब्ध रह गया। उनका आगमन बहुत ही तड़क भड़क वाला था। उनके रिश्तेदार जो उनके पिता के जन्मदिन के लिए यहाँ आए थे, उन्होंने वांग लिन के प्रकट होते ही सफेद रोशनी की एक चमक देखी। जब उन्होंने अपनी प्रशंसा शुरू की तो हर किसी के चेहरे पर ईर्ष्या की भावना थी। दूसरा भाई वांग लिन वापस आ गया। जरा देखो ये बच्चा कितना सुंदर है। वह बिल्कुल अमर जैसा दिखता है। क्या ये सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ तक कि मोटर्स ने भी गड़बड़ कर दी और अपने फैसले पर पछतावा किया और वांग लिन को अपने शिष्य के रूप में ले लिया। भविष्य में हमारा वांग परिवार इन 3 बच्चों पर निर्भर रहेगा। यह मेरी बुरी आंखों के कारण था कि मैं इस बच्चे के अच्छे गुण नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब उसे देखकर उसका कौन सा हिस्सा वांग जुओ और वांग हाओ से तुलना नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से पुरुषों के बीच एक ड्रैगन। अच्छा। वांग परिवार के तीसरे सबसे बड़े चाचा ने चिल्लाते हुए कहा, मानो वह पहले कही गई सभी गंदी बातें भूल गए हों। ये बच्चा वांग लिन बचपन से ही होशियार रहा है। मुझे कहना होगा, यहाँ तक कि पिछली बार अमर लोगों ने भी गलती की थी, तो हम इंसान कैसे गलती नहीं कर सकते। वांग लिन, मुझे आशा है कि आप अपने 5वें चाचा से नफरत नहीं करते हैं। आपके 5वें चाचा आपसे माफी मांगते हैं। सभी रिश्तेदारों ने अपने भाव बदल दिए और दयालु और मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाने लगे। वांग लिन ने ठंडे स्वर में खुद को सूंघा। उसी समय उसके पिता प्रकट हुए और वांग लिन की बांह खींचते ही आश्चर्यचकित रह गए। ताइजू, तुम वापस क्यों आए? क्या मैंने तुम्हें हेंग्यू संप्रदाय में रहने के लिए नहीं कहा था? हमेशा घर के बारे में चिंता मत करो। वांग लिन ने अपने पिता की ओर देखा और देखा कि उनके पिता की झुर्रियां बहुत कम हो गई थीं। वो इन दिनों जाहिर तौर पर बहुत खुश थे। पिताजी, आप चिंता न करें। संप्रदाय के सभी शिष्यों को साल में 3 बार घर आने का मौका मिलता है। एक बार आपका जन्मदिन समाप्त हो जाए तो मैं जल्दी से वापस आऊंगा। वांग लिन के पिता ने गर्व से अपने आसपास के रिश्तेदारों को देखा और वांग लिन को दरवाजे तक खींचते हुए चिल्लाया, पत्नी देखो कौन वापस आया है। वांग लिन की मां महिला रिश्तेदारों के एक समूह से घिरी हुई थी। जब उसने अपने पति की आवाज सुनी तो उसने उसकी ओर देखा और वांग लिन को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह दौड़कर आई और पूछने लगी कि वह कैसा था। अध्याय 14 अप्रत्याशित परिवर्तन। वांग लिन को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। पिछले 1 महीने से उसे लोगों द्वारा उसका उपहास करने की आदत डालनी पड़ी थी। अब जब वह घर वापस आ गया तो उसे अपने माता पिता की गर्मजोशी महसूस हुई। दूसरा भाई वांग लिन वास्तव में एक अमर शिष्य है। आपका छठा भाई अंधा है और उसने कुछ कठोर शब्द कहे हैं। मुझे आशा है कि भाई इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेगा। आप मुझे जानते हैं, मेरी जबान तेज है लेकिन दिल नर्म है। ये सब वांग लिन की भलाई के लिए था। दूसरी भाभी, जब मैंने अपनी बेटी को बताया कि मैंने उससे सगाई नहीं की है तो वह घबरा गई और बोली कि उसे निश्चित रूप से आपके परिवार की ताइजू से शादी करनी होगी। चलो हम यह शादी तय कर लेते हैं। लाओएर, आपके 5वें चाचा बूढ़े हैं। भविष्य में वांग परिवार आप लोगों पर निर्भर रहेगा। आपके 5वें चाचा की हमेशा आपके बेटे पर नजर रही है। मेरी नजर में वह आपके बड़े भाई के बेटे से भी अधिक होनहार है। वांग लिन के माता पिता के चेहरे चमक रहे थे। जन्मदिन की पार्टी शुरू होने के बाद सभी रिश्तेदारों ने वांग लिन की लगातार प्रशंसा की। यहाँ तक कि बहुत अधिक शराब पीने वाले कुछ लोगों ने वांग लिन के पिता की विरासत को वापस पाने के लिए एक साथ मिलकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वांग लिन के पिता इसे गंभीरता से न लेते हुए केवल मुस्कुराए। वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये रिश्तेदार कैसे हैं। वांग लिन के पिता को अब अतीत की बातों की परवाह नहीं थी। वह बस यही चाहता था कि वांग लिन बेहतर से बेहतर बने और कुछ नहीं। एक व्यस्त दिन के बाद जब शाम हो गई तो सभी रिश्तेदार चले गए। वांग लिन आंगन में उपहार देख रहे थे। उसका हृदय भावना से भर गया। उन्हें एक किताब में ये कहते हुए पढ़ना याद आया कि जब कोई सफलता हासिल करता है तो उसके आसपास के लोगों को भी फायदा होता है। आखिरकार उसे ये शब्द समझ में आ गए। उस रात वांग लिन के माता पिता ने उनसे पूछा कि संप्रदाय में उनका जीवन कैसा था। अपने माता पिता की आंखों में आशा देखकर उसने पहली बार उनसे झूठ बोला। उसने उन्हें बताया कि वह कितना लोकप्रिय था और वह कैसे अमर तकनीकों का अभ्यास करता था। उसके माता पिता आश्चर्य से सुनते रहे। अपने माता पिता के लिए एक मानद शिष्य होना कितना भी कठोर क्यों न हो, चाहे लोग उसका कितना भी उपहास करें, वो इसे सहन करेगा, क्योंकि जब से वह छोटा था उसने उन्हें कभी इतना खुश नहीं देखा था। ये केवल 10 साल है, मैं सह लूंगा। वांग लिन ने गुप्त रूप से अपने दिल में निर्णय लिया। वांग लिन घर पर रहे और 2 दिनों तक अपने माता पिता के साथ समय बिताया। तीसरे दिन उसके माता पिता और गाँव के सभी लोगों ने उसे विदा किया। उसने अमर ताबीज अपने पैर पर रखा और चला गया। दूर होने पर भी उसे गाँव वालों की आवाजें सुनाई देती थीं। अंधेरा हो चला था। आकाश काले बादलों से भर गया। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और उच्च आर्द्रता के कारण धुंध दिखाई दी। वांग लिन मदद नहीं कर सके लेकिन गति बढ़ा दी। वह आधी रात को हेंग्यू संप्रदाय में पहुंचे, फिर अपने बिस्तर पर लेट गए। जहां वो अभी भी खर्राटे ले रहा था। वांग लिन करवटें बदलता रहा लेकिन सो नहीं सका। आधी रात में बाहर गड़गड़ाहट हुई और बिजली की चमक से कमरा जगमगा उठा। वांग लिन ने अपनी छाती के बगल के मोती को छुआ। जब वो घर गया तो उसने अपनी मां से उसकी शर्ट में एक भीतरी जेब बनवाई। वांग लिन ने पत्थर का मनका निकाला और तेल के दीपक की रोशनी में उसका अध्ययन किया। उसने मनके पर बादलों के पैटर्न को करीब से देखते हुए अपनी आंखें मली। ये सही नहीं है। मुझे याद है कि पिछली बार 5 बादल थे लेकिन अब 6 हैं। वांग लिन आश्चर्यचकित था। वह बैठ गया और गिनती करने लगा।
दरअसल 6 बादल थे। वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ और कोई कारण नहीं सोच सका। इससे पत्थर के मनके के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने उसे वापस अपनी जेब में रख लिया, तेल का दीपक बंद कर दिया और सो गया। बाहर तेज हवा चल रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और आसमान से बारिश हो रही थी। बारिश खिड़की से टकराए, ठंडी हवा के झोंके से वांग लिन अचानक जाग गया। उसने अपनी आंखें खोली और अवाक रह गया। लगातार बिजली की चमक से कमरा जगमगा उठा। कमरा घनी धुंध से भरा हुआ था। मेज, जमीन और यहाँ तक कि बिस्तर भी गीले थे। हालांकि एक नम स्थान को छोड़कर जहाँ उसने मन का संग्रहित किया था, वांग लिन पूरी तरह से सूखा था। उसने झांकू की ओर देखा और देखा कि उसका शरीर सफेद धुंध से घिरा हुआ था। उसके कपड़े गीले थे, उसका शरीर पाले से ढका हुआ था और उसके दांत भींचे हुए थे। झांकू, वांग लिन आश्चर्यचकित हो गया और जल्दी से उठा और झांकू को हिलाया। हालांकि झांकू ने जागने का कोई संकेत नहीं दिखाया और उसकी सांसें कमजोर थीं। वांग लिन बहुत चिंतित थे। वह मदद के लिए अन्य शिष्यों की तलाश में बाहर जाने वाला था जब वह अचानक रुका और अपने कपड़ों को छुआ। उसके मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। ऐसा क्यों है कि भले ही हम एक ही कमरे में हैं और दोनों बिस्तर भीगे हुए हैं, मेरे शरीर का हर हिस्सा इस नम जगह को छोड़कर सूखा है। वांग लिन ने विचार किया, फिर अचानक अपनी छाती की जेब से पत्थर का मनका निकाला। उस क्षण सभी पानी की बूंदें कांपने लगी और धीरे धीरे तैरने लगी। यहाँ तक कि झांकू पर सफेद धुंध से पानी की बूंदें बनने लगी। बिजली फिर से चमकी और वांग लिन ने देखा कि सभी पानी की बूंदें क्रिस्टल की तरह दिख रही थी और उसके हाथ में मौजूद पत्थर के मनके की ओर बढ़ी। पानी की बूंदों से बचने के लिए वांग लिन ने तुरंत पत्थर का मनका फेंका और फर्श पर गिरा दिया। रहस्यमय मोती एक चाप में गिर गया और जमीन से टकराने के बाद कोने में लुढ़क गया। सभी पानी की बूंदें तेजी से मनके की ओर बढ़ी और उसमें गायब हो गईं। एक क्षण बाद कमरे का सारा पानी गायब हो गया। बिस्तर भी अब सूखे थे। झांकू की सांसें सामान्य हो गईं। काफी समय के बाद बाहर अभी भी आंधी चल रही थी, लेकिन आसमान अब गहरा काला नहीं था और चांदनी की किरणें फूट पड़ी। वांग लिन खड़े हुए और झिझकते हुए पत्थर के मनके को उठाया। करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने देखा कि यह बदल गया था। उस पर बादलों की संख्या 7 हो गई थी। पहले के दृश्य ने मनके के प्रति उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी थी, लेकिन साथ ही उसमें थोड़ा डर भी पैदा हो गया था। यदि वो समय पर नहीं जागा होता तो झांकू को मौत के घाट उतार दिया गया होता। इस बारे में कि वह स्वयं प्रभावित क्यों नहीं हुआ, वांग लिन केवल यह अनुमान लगा सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने बहुत सारा पानी पिया था जिसमें मनके की ओस मिली हुई थी। हालांकि वांग लिन इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि पत्थर के मनके पर बादल क्या करते हैं, लेकिन उन्होंने बाहर जाने और मनके को अधिक पानी सोखने देने के विचार को खत्म कर दिया। उसे डर था कि ये दृश्य हर किसी की नजर में आ जाएगा। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने ध्यान से मनका वापस अपनी जेब में रख लिया। कुछ ही समय बाद सुबह हो गई और जैसे ही वांग लिन अपना काम करने के लिए जाने वाला था तभी झांकू चिल्लाते हुए बिस्तर से बाहर कूद गया। पानी, प्यास मुझे मार रही है। अध्याय 15 संदेह। झांकू अचंभित होकर मेज की ओर भागा। वह काफी देर तक बर्तन से 1 कप पानी डालने की कोशिश करता रहा, लेकिन एक भी बूंद बाहर नहीं आई। उसने अपनी आंखें मिली और देखा कि बिस्तर एक गेंद की तरह बिखर गया था। फिर उसने वांग लिन की ओर देखा और कहा, वांग लिन, तुम कब वापस आए? यह क्या किसी भूत ने ऐसा किया? वांग लिन मुस्कुराए, फिर उन्होंने दरवाजा खोला और कहा, मुझे नहीं पता। जब मैं वापस आया तो ये पहले से ही ऐसा था। आप अन्य शिष्यों से पूछने की कोशिश क्यों नहीं करते? हालांकि अगर ये बात बड़ों तक पहुंच जाती है तो आपको इसे समझाने की परेशानी से गुजरना होगा और संभवतः उनसे पूछताछ करनी होगी। झांकू ने अपना सिर हिलाया और कहा, भूल जाओ, मैं नहीं पूछूंगा। अगर मुझसे बड़ों ने पूछताछ की तो सजा से बचना मुश्किल होगा। वांग लिन ने उस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और दरवाजे से बाहर चला गया। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, इसलिए उसने अपनी गति तेज कर दी। उसे डर था कि मनका बारिश में कुछ व्यवधान उत्पन्न करेगा। उसने पूर्वी द्वार की ओर एक सुनसान रास्ता अपनाया। उस पर गिरा सारा पानी मोती द्वारा सोख लिया गया और उसे डर था कि कोई देख लेगा। पहले तो वह इसे अपने कमरे में छिपाना चाहता था, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि इसे बाहर छिपाना ज्यादा सुरक्षित है। वांग लिन उन स्थानों में से एक पर गया जहां उसने पहले उस वाली लोकी छिपाई थी। सुबह बहुत हो चुकी थी और अभी भी बहुत से लोग नहीं जगे थे। उसने ये सुनिश्चित किया कि वहां पत्थर का मनका गाड़ने से पहले कोई उसका पीछा न करे। इसके बाद उसकी आंख निकल गई। उसका इरादा बारिश रुकने का इंतजार करने का था, फिर वापस आकर अपना खजाना वापस लेने का। वांग लिन बहुत सावधानी से चला गया, ये सुनिश्चित करते हुए कि आसपास कोई नहीं था, और काम के घर की ओर चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो वह बाल्टी उठाने ही वाला था कि नेवले के मुंह वाला पीला वस्त्रधारी शिष्य बाहर आया। जब शिष्य लियू ने वांग लिन को देखा तो वह थोड़ा चौंका, लेकिन तुरंत ही उसकी अभिव्यक्ति उत्साह से भरी हो गई और वह वांग लिन की पकड़ से बाल्टी छीनने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, अगर यह भाई वांग नहीं है, आपकी घर यात्रा कैसी रही? क्या आपके माता पिता ठीक है? आपके जाने के दिनों में आपके वरिष्ठ ने आपको याद किया है? वांग लिन दंग रह गए। वह उस चेहरे से बहुत परिचित थे। ये बिल्कुल वैसा ही चेहरा था जैसा उसके रिश्तेदारों का पार्टी में था, लेकिन वांग लिन को यकीन नहीं था कि शिष्य लियू क्या करने की कोशिश कर रहा था। भाई लियू, मेरे माता पिता अच्छा कर रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वांग लिन ने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया, क्योंकि वह निश्चित नहीं था कि लियू क्या कर रहा था। शिष्य लियू ने अपना सीना फुलाते हुए गर्मजोशी से कहा, भाई, आपसे आपको इतनी जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। आपका बड़ा भाई आपसे मजाक कर रहा था, आपको एक दिन में 10 बर्तन भरने के लिए कह रहा था, लेकिन आप गए और गंभीरता से मेरी बात पर विश्वास किया। अब से आपको दिन में केवल 1 बर्तन भरने की जरूरत है। भले ही आप समय पर खाना खत्म न करें, लेकिन खाना परोसे जाने पर आप खाना खा सकते हैं। अगर कोई आपको कोई परेशानी देता है तो बस अपने बड़े भाई को बताएं। वांग लिन के चेहरे का रंग बदल गया। उसने झिझकते हुए पूछा, बड़े भाई, क्या कोई ऐसा मामला है जिसमें आप मुझे शामिल करना चाहते हैं? शिष्य लियू का चेहरा असंतोष से भरा था और क्रोधित होने का नाटक कर रहा था। छोटे भाई, आप अपने बड़े भाई के साथ इतने ठंडे कैसे हो सकते हैं? आप मेरे छोटे भाई हैं, स्वाभाविक रूप से मुझे आपकी परवाह करनी चाहिए। भविष्य में आपके मुद्दे मेरे मुद्दे हैं। जहाँ तक इन कामों की बात है, बस ये कहने के लिए कुछ काम करके आपने काम किया। अंत में यदि आप अच्छा या बुरा करते हैं तो ये सिर्फ मेरी राय है। चूंकि आज बारिश हो रही है, इसलिए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ये सही है कि एल्डरसन कुछ दिन पहले आपकी तलाश में आए थे। अब जब आप वापस आ गए हैं तो बेहतर होगा कि आप उनके पास जाएं। उन्होंने बोलना समाप्त किया और वांग लिन की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखा। वांग लिन ने मन ही मन बुदबुदाया और जोर से हंसने से बच गया। शिष्य लियू की बात सुनने के बाद उसने अपने दिल में आधी से ज्यादा कहानी का अनुमान लगा लिया था। उसके जाने के बाद एल्डरसन उसकी तलाश में आया होगा और शिष्य लियू को उनके बीच किसी भी तरह की शिकायत का डर होगा, इसलिए वह जितना मिलनसार है। उन्होंने गलतफहमी को इंगित करने की जहमत नहीं उठाई और शिष्य लियू ने जो किया उसका अनुकरण किया जब वे पहली बार मिले और छींटाकशी की। वांग लिन की अभिव्यक्ति देखकर शिष्य लियू का दिल पसीज गया। इससे उसके अपने संदेह की पुष्टि हो गई। ये कचरा वास्तव में सपना जी रहा था, किसी बुजुर्ग का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होना। अन्यथा वो इतना अहंकारी नहीं होता। ये बच्चा ऐसा लग रहा था जैसे कोई द्वेष रखता हो। उसने मन ही मन सोचा, वह बाद में मुझसे अवश्य बदला लेगा। शिष्य लियू 13 वर्षों तक मानद शिष्य रहे थे और उन्होंने 6 वर्ष घर के काम काज में बिताए थे। उन्होंने पहले कभी किसी बुजुर्ग को व्यक्तिगत रूप से मानद शिष्य की तलाश करते नहीं देखा था। किसी आंतरिक शिष्य के लिए किसी बुजुर्ग द्वारा भेजा जाना पहले से ही एक दुर्लभ घटना थी।
ऐसा नहीं था कि उन्होंने इस तथ्य पर विचार नहीं किया था कि वांगलिन ने बुजुर्ग को नाराज किया था, लेकिन ये केवल उनकी अटकलें थीं। हालांकि वो निश्चित नहीं था। अगर वो सही होता तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन मुझे डर है कि अगर वो गलत हुआ तो क्या होगा। वो कई वर्षों से हिंदू संप्रदाय में था और जानता था कि वो कितना महत्वहीन था। ये सोचते हुए उसने अपने दांत पीस लिए और पीले कागज का एक टुकड़ा निकाला, फिर उसे वांगलिन को सौंप दिया। छोटे भाई, जब बड़े भाई ने पिछले महीने तुम्हें देखा था तो मैंने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया था। ये सिर्फ एक छोटा सा उपहार है जिसका कोई मूल्य नहीं है। तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। यदि तुम नहीं करते, इससे पहले के लिए अपनी बात खत्म कर सके, वांगलिन ने पहले ही पीला पेपर ले लिया था। जब उन्होंने इसे पहले देखा तो उन्होंने देखा कि यह अमर ताबीज था जिसका उपयोग मानद शिशुओं के घर जाने पर किया जाता था। वरिष्ठ भाई को धन्यवाद। ये छोटा भाई घमंडी नहीं होना चाहता, लेकिन बड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। हमें अगली बार मिलना होगा, वांगलिन ने हंसते हुए कहा। भाई लियू को थोड़ा ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि उसने सिर हिलाया। बड़े का महत्व ज्यादा है, छोटे भाई को जल्दी जाना चाहिए। वांगलिन सतह पर शांत थे, लेकिन अंदर से उन्हें एल्डरसन के बारे में कई संदेह थे। वह स्वयं उसकी तलाश में क्यों आए? वांगलिन अपने दिमाग में इन सवालों के साथ इत्मीनान से आंगन की ओर चला गया। उन्होंने स्थिति का गहन विश्लेषण किया, लेकिन अंत में वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। क्या उसे पत्थर के मनके के बारे में पता चल सकता था? वांगलिन ने सोचा। उसने इस प्रश्न पर कुछ देर तक विचार किया। उसके पास बड़े को रिश्वत देने की क्षमता नहीं थी, और यदि वो नहीं जाता तो वो बड़े को नाराज कर देता, इसलिए वह ये दिखावा भी कर सकता था कि उसे कुछ भी पता नहीं था। चूंकि मन का उसके ऊपर नहीं था, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और आगे चल दिया। कुछ ही समय बाद जब वह आंगन में पहुंचा और अपनी उपस्थिति की घोषणा की, वही सफेद लिबास में युवक प्रकट हुआ और आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, क्या तुम्हें दोबारा घर जाना है? वांगलिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। इससे ठीक पहले कि वो बोलना शुरू करता, आंगन के भीतर से एल्डरसन की आवाज आई। जल्दी उसे यहाँ लाओ। बिना देर किए गोरे के मुंह में शिष्य चिकोटी काट गया। उसने वांगलिन पर विचारपूर्वक नजर डाली, फिर वापस आंगन में चला गया। वांगलिन ने चुपचाप पीछा किया। एल्डरसन के आवाज पर पहुंचने के बाद सफेद पोशाक वाला युवक चला गया। जाने से पहले उन्होंने वांगलिन पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। वांगलिन थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसने धक्का देकर गेट खोला और अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही वह अंदर गया, उसने बगीचे के एक कमरे से एक बूढ़े आदमी को बाहर आते देखा। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, उसकी आंखें चमकीली थीं और उसने शांत दृष्टि से वांगलिन को देखा। अध्याय 16 शिष्य। बुजुर्ग की आंखों के नीचे वांगलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पारदर्शी था और बुजुर्ग सब कुछ देख सकता था। बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली। उन्हें वांगलिन के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं मिला। फिर पूछा, वांगलिन तुम कब वापस आए? उस एक नजर से वांगलिन का दिल अभी भी धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, ये शिष्य कल देर रात वापस आया। आज सुबह जब मैं अपना दैनिक काम करने गया तो भाई लियू ने मुझे बताया कि अगर मुझे ढूंढ रहा था। बुजुर्ग सूरज का चेहरा उदास था। बिना कुछ कहे उसने वांगलिन को पकड़ लिया। एक कदम के साथ वे वांगलिन के कमरे की ओर इंद्रधनुषी रंग के बादल में गायब हो गए। गति बहुत तेज थी। वांगलिन को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा है, लेकिन सौभाग्य से यात्रा बहुत छोटी थी। जब वे वांगलिन के कमरे में पहुंचे तो एल्डरसन ने वांगलिन को एक तरफ फेंक दिया और अपने दिव्य ज्ञान से कमरे को स्कैन किया। यह क्या है? बुजुर्ग सन वांगलिन के बिस्तर के बगल में चले गए और उन्हें वह लौकी मिली जिसका इस्तेमाल वांगलिन झरने के पानी को संग्रहित करने के लिए करते थे। वांगलिन ऊपर से शांत दिख रहे थे, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और उन्होंने तुरंत कहने के लिए सही शब्द ढूंढने की कोशिश की। एल्डरसन ने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया, फिर वो वांगलिन की ओर मुड़े और पूछा, वांगलिन आपने इस लौकी में क्या रखा है? वांगलिन ने मूर्ख बनने की कोशिश की और कहा, बुजुर्ग ये लौकी पहाड़ के झरने के पानी से भरी हुई है। ये झरने का पानी वास्तव में अद्भुत है। हर बार जब मैं थक जाता हूँ तो मुझे बस कुछ पीना होता है और मैं तुरंत तरोताजा महसूस करता हूँ। जब मैं छोटा था मैंने एक किताब पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि अमरों द्वारा उपयोग की जाने वाली हर चीज अच्छी होती है। मैंने यहाँ तक कि झरने के पानी के इतने अद्भुत होने की उम्मीद भी नहीं की थी। बुजुर्ग यदि आप इस झरने का पानी चाहते हैं तो आपूर्ति घर में 10 बर्तन भरे हुए हैं। उनमें से प्रत्येक वध से एक घर के आकार के हैं। वह पानी मेरे द्वारा लाया गया था। बड़े सूरज ने लौकी को खोला और उसे सूंघा। अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने उत्सुकता से कहा, तुमसे झरने के पानी के बारे में किसने पूछा? जल्दी से बताओ, तुम्हें ये लौकी कहाँ मिली? वांगलिन स्तब्ध रह गए। उसने मासूमियत से पूछा, बुजुर्ग लौकी में क्या खराबी है? जब मैं पानी लेने गया तो मैंने इसे नदी में तैरते हुए देखा। मुझे लगा कि यह बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसे पानी से बाहर निकाला। बुजुर्ग सन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और वांगलिन को गहरी नजर से देखा। उसने लौकी को छुआ और सोचा, इस लौकी के भीतर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा है। यदि कोई प्राणी इस लौकी में संग्रहित पानी पीता है, हालांकि वे आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक अवशोषित नहीं कर पाएंगे, फिर भी ये उन्हें ताज़ा कर देगा। ऐसा लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। ये लौकी उसके लिए पूरी तरह से बेकार है। यदि इसका उपयोग अमर गोलियां बनाने के लिए किया जाता है तो प्रभाव अच्छा होना चाहिए। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि नीली घास और बैंगनी रात के फूल की मृत्यु का लौकी से कुछ लेना देना था। शायद वे स्वाभाविक शत्रु थे। बिना अतिरिक्त परीक्षण के यह मामला निश्चित नहीं हो सकता। अपने विचारों को वहीं रोककर उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और ध्यान से लौकी की ओर देखने लगे। उसने भौहें चढ़ा ली और वांगलिन को ठंडे भाव से घूरने लगा। वांगलिन आप निश्चित रूप से सासे हैं। आपने किसी बुजुर्ग से झूठ बोलने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि आप अब हिंदू संप्रदाय में नहीं रहना चाहते हैं। वांगलिन ने हैरान चेहरा दिखाया। उसने तुरंत उत्तर दिया, बुजुर्ग मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपूर्ति घर में वास्तव में झरने के पानी से भरे 10 कुंड हैं। वांगलिन को अपनी बात खत्म किए बिना एल्डरसन ने गुस्से में हंसते हुए कहा, आप अभी भी मेरे साथ निर्दोष व्यवहार कर रहे हैं। मैं आपसे लौकी के बारे में पूछ रहा था। ये लौकी ऐसी दिखती है जैसे हाल ही में इसकी बेल टूट गई हो। वांगलिन मैं तुम्हें ये बताने का एक आखिरी मौका दूंगा कि तुम्हें ये लौकी कहाँ से मिली, या मैं आज तुम्हें हिंदू संप्रदाय से बाहर निकाल दूंगा। वांगलिन के चेहरे पर गुस्से का भाव प्रकट हुआ। उसकी अभिव्यक्ति में लड़ने की इच्छा दिख रही थी और उसने रोते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मुझे बाहर निकाल दिया गया? यहाँ हिंदू संप्रदाय में मैंने केवल उन 10 बर्तनों को भरने के लिए पानी लाया है। कई बार मैं खाने से पहले 1 सप्ताह से अधिक समय तक रुकता था। अगर मेरी माँ ने मुझे शकरकंद नहीं दिए होते तो मैं पहले ही भूख से मर गया होता। ये खेती नहीं है, ये सिर्फ यातना है। मैंने उस लौकी को नदी से बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत की। यदि आप इसे चाहते हैं तो बस इसे ले लें। मैं आपसे झूठ क्यों बोल रहा हूँ? लौकी की अभी भी बेल होने का मुझसे क्या लेना देना है? हो सकता है कि किसी ने इसकी बेल तोड़कर पानी में फेंक दी हो। आप मुझसे सवाल करते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में किससे पूछने जा रहा हूँ? बड़े सूरज ने बचे हुए शकरकंद को देखा, फिर लौकी को देखा। उसने थोड़ा सोचा और सोचा, हालांकि मुझे ये लौकी चाहिए। एक मानव शिष्य का खजाना चुराना और फिर उसे भगा देना बहुत अपमानजनक होगा। अगर इसकी खबर फैल गई तो ये बुरा होगा। मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी और अगर संप्रदाय के अन्य लोगों को इस लौकी के बारे में पता चला तो मैं उन्हें इसे लेने से नहीं रोक पाऊंगा। ये बच्चा अभी भी मुझसे झूठ बोल रहा है। इस तरह की और भी लौकी होनी चाहिए। अगर मैं उन सभी को प्राप्त कर सका तो मेरी गोली बनाने की क्षमता बढ़ जाएगी।
दूसरे स्तर से ये सोचते हुए वह अचानक आश्चर्यचकित भाव में बदल गया और बोला, तुम्हारे साथ यह निश्चित रूप से कठिन था बच्चे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पूरे 1 सप्ताह तक खाने को नहीं मिला। अब जब मुझे इस मुद्दे के बारे में पता चला है तो मैं इससे निपटूंगा। यहाँ तक कि मानद शिष्य अभी भी हिंग संप्रदाय के शिष्य हैं। बात खत्म करने के बाद उन्होंने देखा कि वांगलिन अभी भी गुस्से में थे। वो खुद पर ठंडे स्वर में हंसा लेकिन दयालुता से कहा, वांगलिन मुझे ये लौकी चाहिए लेकिन मैं तुम्हारे साथ उचित व्यवहार करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी सहायक बनना चाहती हो? वांगलिन बुदबुदाया, मैं नहीं चाहता। मददगार एक नौकर के समान है। अगर मेरे पिता को पता चला कि मैं नौकर बन गया हूँ तो वो मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे। बुजुर्ग सन ने लगभग अपना आपा खो दिया। वह वांगलिन के पिता के सामने उसे पीट पीट कर मार डालना चाहता था। हालांकि वह दूसरी पीढ़ी में सबसे निचले पायदान पर थे। अगर उन्होंने कहा कि वह संप्रदाय में एक सहायक की तलाश में है तो सभी मानद शिष्य इस पद के लिए दौड़ पड़ेंगे। अपने क्रोध को निगलते हुए वह चिल्लाया, ठीक है, मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। मैं अभी जाकर कुलपिता को बताने जा रहा हूँ। तुम अपना सामान पैक करो, फिर मेरे बगीचे में मेरी प्रतीक्षा करने आओ। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह वांगलिन के कमरे से बाहर चले गए। एक कदम के साथ एक बादल दिखाई दिया जैसे ही वह सीधे पितृसत्ता की ओर बढ़ा। जब वह चला गया तो वांगलिन की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। उसने मन ही मन व्यंग्य किया, इस बुरे आदमी के कुछ गुप्त उद्देश्य हैं। सतह पर उसने मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया लेकिन वास्तव में वो और अधिक लौकी चाहता है। वांगलिन ने कुछ देर तक इस पर विचार किया, फिर हंसे। वह केवल कुछ लौकी चाहता था। पहाड़ में लौकियां बहुत थीं। उसे बस मनके के साथ कुछ पानी में भिगोना था। अब चूंकि एक आंतरिक शिष्य बनने का अवसर था इसलिए उन्हें इस अवसर का उपयोग ठीक से विकसित करने के लिए करना था। ये सोचकर वह बहुत उत्साहित हो गया। उसने अपना सामान पैक किया और झाड़ू के लिए बहुत सारे शकरकंद छोड़े। फिर वह हेडरसन के आंगन की ओर चलने लगा। इस बार उन्होंने अपने आगमन की घोषणा नहीं की और सीधे आंगन में चले गए। सफेद कपड़े पहने युवक जो एक पेड़ के ऊपर बैठा था ने उसे नहीं रोका। उन्हें पहले ही खबर मिल गई थी कि हेडरसन ने वांगलिन को शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। युवक हंसा। उसने अपने आप से कहा, एक कचरा गुरु ने एक कचरा शिष्य को स्वीकार कर लिया। ये बहुत उपयुक्त है। अध्याय 17 खेती। बगीचे में कुछ देर इंतजार करने के बाद बुजुर्ग सन गहरे भाव के साथ वापस आए। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। इससे पहले जब उन्होंने इस विषय पर कुलपति से बात की तो उनके कुछ प्रशिक्षु भाइयों ने उनका उपहास किया। उसने सोचा, जब तक मैं सारी लौकी इकट्ठा नहीं कर लेता और एक अमर गोली नहीं बना लेता जिससे मेरी खेती बहुत बढ़ जाएगी। देखते हैं तब कौन हंसेगा। बगीचे में प्रवेश करने के बाद एल्डरसन ने वांगलिन को देखा और गुस्से से कहा, वांगलिन, आज से तुम मेरे संदाजू के शिष्य हो। तुम्हें अपने गुरु के नाम को अपमानित न करने के लिए ठीक से खेती करनी होगी। उन्होंने एक छोटी सी थैली बाहर फेंकी और कहा, यह आंतरिक शिष्य की पहचान है। ये रखने की थैली के रूप में भी काम करता है। इसमें बहुत सी चीजें रखी जा सकती हैं। आपके कपड़े और आपकी साधना पद्धति के निर्देश इसके अंदर संग्रहित हैं। इसे स्वयं जांचें। वांगलिन ने तुरंत इसे उठा लिया। वह बहुत उत्साहित था और उसका मन अपने माता पिता की अपेक्षाओं के विचारों से भर गया था। इस बार उन्होंने पूरे दिल से सुनदाजू को मास्टर कहा। सुनदाजू ने गुरगुराहट के साथ उत्तर दिया। उसने नजरें घुमाई और कहा, अब से तुम पीछे वाले कमरे में रहोगे। तुम मेरी इजाजत के बिना नहीं जा सकते। ये कहकर उसने एक कंकड़ उठाया और अपने पीछे बगीचे के गेट पर फेंक दिया। जब कंकड़ गेट से टकराया तो वहाँ केवल बैंगनी रंग का प्रकाश था और वह बारीक पाउडर में बिखर गया। इस प्रदर्शन के बाद सुनदाजू ने वांगलिन को ठंडी नजर से देखा और अपने कमरे में चले गए। वांगलिन के शिष्य सिकुड़ गए। वह घबरा गया। उसने अपना थैला उठाया और अपने कमरे में प्रवेश किया। कमरा छोटा था और उसमें केवल एक बिस्तर था। वांगलिन को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने बिस्तर पर बैठकर हाथ में रखे बैग की जांच की। छोटा ग्रे बैग उतना खास नहीं लग रहा था। वांगलिन ने बैग को जमीन पर उल्टा कर दिया और कई चीजें बाहर गिर गईं। वहाँ लाल कपड़ों का एक सेट और एक छोटी सी पुस्तिका थी। वांगलिन का चेहरा खिल उठा। उसने छोटी पुस्तिका उठाई और उत्साह से उसे खोला। पहले पृष्ठ पर लिखा था, क्यूई संघनन के 3 चरण। वह आधी रात तक तेल के दीपक की रोशनी में पड़ता रहा। उन्होंने किताब बंद कर दी और महसूस किया कि उन्हें खेती की कुछ अधिक समझ है। इस पुस्तिका में क्यूई को केंद्रित करने के 3 चरण थे जिन्हें सबसे बुनियादी चरण माना जाता था। पुस्तिका में बताया गया कि क्यूई संघनन के कुल 15 चरण थे। तीसरे चरण तक पहुंचने के बाद ही कोई बाद के चरणों के लिए विधि तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। तथाकथित क्यूई संघनन शरीर को बदलने और भविष्य के लिए नींव बनाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना था। यह इस बात की भी परीक्षा थी कि किसी की स्वाभाविक प्रतिभा कितनी अच्छी है। जो जितना अधिक प्रतिभाशाली था वह उतनी ही तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित कर सकता था। स्वाभाविक रूप से उनकी साधना की गति तेज होगी। हालांकि यदि किसी की प्रतिभा औसत है तो शायद वे अपने जीवनकाल में कभी भी तीसरी परत तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ तो पहली परत तक भी नहीं पहुंच सके। क्यूई संघनन पुस्तिका के 3 चरण वांगलिन का खजाना बन गए। उन्होंने तुरंत पहली 3 परतों की विधि अपने दिमाग में याद कर ली। वह अपनी आंखें बंद करके पलटी मारकर बैठ गया और पुस्तिका में बताई गई एक लंबी 3 छोटी विधि से सांस लेना शुरू कर दिया। एक लंबे का मतलब गहरी सांस लेना है, जबकि 3 छोटे का मतलब 3 छोटी सांस लेना है जो सामान्य सांस की लंबाई का 1/3 थी। इस असामान्य श्वास पद्धति का उपयोग करने से व्यक्ति अपने शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा को शीघ्रता से अवशोषित कर सकता है। पुस्तिका में संकेत दिया गया है कि जब कोई पहली बार सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करता है तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसके शरीर के अंदर चींटियां रेंग रही हों। ऐसा शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवेश के कारण हुआ। पुस्तिका में कहा गया है कि घबराएं नहीं, बस आराम करें और कल्पना करें कि आप कुछ भी नहीं बन रहे हैं, फिर स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो जाएं। लंबे समय के बाद वांगलिन ने असहाय रूप से पाया कि न केवल उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ बल्कि इस असामान्य श्वास के कारण उसकी सांस फूल रही थी। वांगलिन ने आंख भरी। वह जानते थे कि यहाँ के अधिकांश शिष्यों में बहुत प्रतिभा है और यह पुस्तिका उन्हीं के लिए लिखी गई है। उनकी प्रतिभा औसत ही थी। वह उनका मुकाबला कैसे कर सकता था, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ। कुछ सांसें लेने के बाद उन्होंने सांस लेने की तकनीक जारी रखी। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह होने तक वांगलिन को अभी भी यह महसूस नहीं हो पाया था कि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा इस शरीर में प्रवेश कर रही है। रात भर नींद न आने के कारण उसका सिर चकरा रहा था और वह उठा और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी जिसमें दवा की खुशबू आ रही थी। उसने कुछ गहरी सांसें ली लेकिन अपनी थकावट से छुटकारा नहीं पा सका। उसे झरने के पानी से भरी लौकी की याद आई। यदि वो उस झरने का कुछ पानी पी सके तो वह इतना नहीं थकेगा। लेकिन अभी जल्दबाजी से कदम उठाने का समय नहीं है। वो इस बात को लेकर बहुत आश्वस्त था कि उसने पत्थर के मनके और लौकी को कहाँ छिपाया है। एकांत स्थान खोजने के लिए उसने लगभग आधे पहाड़ की खोज की। यदि वे उस स्थान पर आ भी गए तो भी उन्हें उसका खजाना नहीं मिलेगा। वह जड़ी बूटियों के बगीचे में टहलता रहा जब तक कि उसे एक चट्टान नहीं मिली। वांगलिन चट्टान पर बैठ गए और खेती करने लगे। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर में चींटियां रेंग रही हों। वह स्तब्ध रह गया। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था उसके शिक्षक चिल्लाए, वांगलिन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से वहाँ से बाहर आओ। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, कभी भी जड़ी बूटियों के बगीचे में खेती मत करो। वांगलिन ने अपनी आंखें खोली और देखा कि सुनदाजू उदास होकर उसे घूर रहा था। वह चुपचाप उठा और जड़ी बूटी के बगीचे से बाहर चला गया।
सुनदाजू ने ठंडे स्वर में कहा, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि एक अच्छा स्थान कैसे खोजना है। मैं अपनी जड़ी बूटियां यहाँ उगा रहा हूँ क्योंकि इसमें बगीचे में सबसे अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा है और आप आते हैं और इसे चूस लेते हैं। यदि इनमें से कोई भी जड़ी बूटी इस वजह से मर जाती है तो हमारा जीवन भी उनकी भरपाई नहीं कर सकता। वांगलिन ने सुनदाजू की ओर देखा और सम्मानपूर्वक कहा, शिष्य को इससे बेहतर कुछ नहीं पता था। शिष्य यहाँ फिर कभी खेती नहीं करेगा। सुनदाजू की अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। फिर उन्होंने कहा, हालांकि यदि आप मुझे एक और लोकी ढूंढ सकते हैं जबकि मैं आपको जड़ी बूटियों के बगीचे में खेती नहीं करने दे सकता तो मैं आपको निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन दे सकता हूँ। इसके साथ आपका क्यूरी संक्षेपण बहुत आसान हो जाएगा। वांगलिन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उनके चेहरे पर उपहास के भाव उभर आए। फिर उन्होंने कहा, शिष्य फिर से पहाड़ों में वसंत देखने जा सकता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी रही तो मैं शायद दूसरा वसंत ढूंढ पाऊंगा। सुनदाजू ने थोड़ा सोचा और कहा, तुम जाकर देखो। याद रखना, अगर तुम मेरे लिए एक और लोकी लेकर आओगे तो मैं तुम्हें एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन इनाम में दूंगा। वांगलिन ने सुनदाजू की ओर देखा और पूछा, क्या गुरु जो कह रहे हैं वह सच है? अगर मैं एक लोकी वापस लाऊंगा तो आप मुझे एक स्पिरिट स्टोन देंगे? सुनदाजू के चेहरे पर खुशी के भाव थे और उन्होंने कहा, हाँ, जब तक मुझे एक लोकी मिलती है मैं तुम्हें एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन दूंगा। वांगलिन ने गुप्त रूप से उपहास किया, लेकिन सती तौर पर उसने जवाब में सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। सुनदाजू के दाहिने हाथ पर मुहर लग गई और उसने कुछ शब्द बुदबुदाए। फिर उसने अपना हाथ फेंका और गेट खुल गया। उसने अपनी दाढ़ी रगड़ी और कहा, आगे बढ़ो, अभी जाओ और जल्दी वापस आओ। अध्याय 18 लोकी। वांगलिन बिना एक शब्द कहे बगीचे से चले गए। उनकी लाल वर्दी ने मानद शिष्यों का बहुत ध्यान आकर्षित किया। उनके चेहरे ईर्ष्या से भरे हुए थे। हालांकि जब उन्होंने करीब से देखा और देखा कि इसे किसने पहना है तो उनके भाव तुरंत अजीब हो गए और भी अधिक ईर्ष्यालु हो गए। तो ये पता चला कि जो व्यक्ति अंतरिक्ष शिष्य बन गया वही था। वह आत्महत्या करने की कोशिश करके मानद शिष्य बन गया। इस बार उसने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया होगा, क्या पूछने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कि उसने बड़ी का पक्ष पाने के लिए कुछ बुरे काम किए होंगे। उस प्रकार का व्यक्ति पूरी तरह से बेशर्म है। हाँ, बस उस मूर्ख चेहरे को देखो। भले ही वह एक आंतरिक शिष्य बन गया हो फिर भी वह सबसे निचले पायदान पर रहेगा। साधना इतनी आसान कैसे हो सकती है? वह कूड़े का टुकड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह एक आंतरिक शिष्य बन जाता है। हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कूड़ा तो कूड़ा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ जाते हैं। उन्हें यह दृष्टि से देखा जाएगा। धिक्कार है, मैं 4 साल से मानद शिष्य हूँ और मैंने उसके जैसा बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा। बड़े ने उसे क्यों चुना? मैं हर तरह से उससे बेहतर हूँ। आप यहाँ केवल 4 साल से हैं, मैं यहाँ 12 साल से हूँ, लेकिन मैंने अपने कौशल पर भरोसा किया। देखो वो कितना अहंकारी है। हम आंतरिक शिष्य लगातार एक दूसरे से लड़ते हैं, तो आइए इंतजार करें और शो देखें। वे सभी शब्द वांगलिन ने सुने थे। उसने आंखों में ठंडी नजर डालकर सभी को देखा। वह अभी उतना मजबूत नहीं था, लेकिन उसने भविष्य में निश्चित रूप से बदला लेने की कसम खाई थी। थोड़ी देर बाद वो पूर्वी द्वार पर पहुंचे। वह छोटी सड़क पर तब तक दौड़ता रहा जब तक कि वह झरने तक नहीं पहुंच गया। उसने खुद को तरोताजा करने के लिए ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, फिर बैठने और सोचने से पहले कुछ पिया। बुजुर्ग सन पास के एक पेड़ पर बैठ गए और कोसते हुए कहा, ये छोटा हरामी है। उसने कहा कि वह एक लोकी ढूंढने जा रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वह वास्तव में यहाँ एक लोकी के तैरने का इंतजार कर रहा है। वांगलिन के जाने के बाद एल्डरसन ने तुरंत ये देखने के लिए उसका पीछा करना शुरू कर दिया कि क्या वह देख सकता है कि वांगलिन को वो लोकी कहाँ मिली थी। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांगलिन बैठेंगे और खेती शुरू करेंगे। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा उनके कमरे की तुलना में अधिक घनी थी, लेकिन जड़ी बूटियों के बगीचे जितनी घनी नहीं थी। उनकी समझ के आधार पर ये क्यूरी संक्षेपण सिर्फ ये था कि किसी के शरीर में कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। हालांकि अभी वह एक समय में केवल थोड़ा सा ही ग्रहण कर सकता था। ये कुछ ऐसा था जिसे समय के साथ ठीक किया जा सकता था। वांगलिन ने जो अनुमान लगाया वह सही था। क्यूरी संक्षेपण भविष्य के लिए एक अच्छी नींव बनाने के लिए शरीर में प्रवेश करने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा थी। वांगलिन ने दोपहर तक सांस लेने की तकनीक जारी रखी, फिर उठे और शरीर को स्ट्रेच किया। उसे अभी भी अपने पूरे शरीर पर चींटियों के रेंगने का एहसास नहीं हुआ था। वह झरने के पास खड़ा हो गया और सोचा कि एल्डरसन ने उसे बिना किसी कारण के बाहर नहीं जाने दिया होगा। बुजुर्ग आसपास जासूसी कर रहा होगा। उसने अपने पेट को छुआ और लापरवाही से संप्रदाय की ओर वापस चला गया। बुजुर्ग सन क्रोध से फूट पड़े। वह व्यर्थी पूरी सुबह किसी चीज का इंतजार करता रहा। वह बुदबुदाया, कमीने, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारा खेल खेलेगा। यदि तुम एक दिन में सफल नहीं हुए तो मैं 1 महीना इंतजार करूंगा। यदि 1 महीना पर्याप्त नहीं है तो मैं बस 1 साल इंतजार करूंगा। मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि तुम्हारे पास दूसरी लोकी नहीं है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह वांगलिन से पहले जड़ी बूटी के बगीचे में पहुंचे। थोड़ी देर के बाद वांगलिन लापरवाही से वापस अंदर चला गया। सुनदाजू ने उसकी दाढ़ी पर हाथ फेरा और पूछा, शिष्य, क्या तुम्हें आज सुबह लोकी मिली? वांगलिन ने आंख भरी और अपना सिर हिलाया। गुरु, शिष्य पूरे समय वसंत ऋतु में इंतजार करते रहे, लेकिन कोई लोकी नहीं मिली। मैं दोपहर में इंतजार करूंगा, तब शायद मेरी किस्मत चमक जाएगी। सुनदाजू ने सोचा, आपने आज पूरी सुबह ध्यान में अपनी आंखें बंद रखी। अगर एक लोकी भी तैरती हुई आती तो भी आप उसे नहीं देख पाते। लेकिन इसके बजाय उन्होंने कहा, बहुत अच्छा वांगलिन, तुम पहले खाना खाओ, फिर दोपहर में जाकर देखोगे। वांगलिन ने आवाज के साथ जवाब दिया। वह अपने कमरे में चला गया और देखा कि वहाँ एक मेज पर मांस और सब्जियों के 4 व्यंजन और यहाँ तक कि सूप भी रखा हुआ था, जिससे किसी को भी भूख लग सकती थी। उसने यह नहीं पूछा कि खाना कौन लाया है, लेकिन जल्दी से कुछ खा लिया और एक छोटी सी झपकी लेने के लिए अपने बिस्तर पर लेटने से पहले सारा सूप भी पी लिया। सुनदाजू का शरीर भूख जैसा लग रहा था। उसका चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने सोचा, ये बूढ़ा व्यक्ति संप्रदाय के नियमों का पालन करता है, इसलिए मैं आपके भोजन में जहर नहीं डालूंगा, लेकिन मैं ऐसी दवाएं डाल सकता हूँ जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और शोषण में बाधा उत्पन्न करेगी। आपकी औसत क्षमता और मेरी दवाओं के साथ आप कभी भी क्यूरी संघनन की तीसरी परत से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप हमेशा मेरे नियंत्रण में रहेंगे। 1 घंटे के बाद वांगलिन जाग गए। उसने अपने कपड़े ठीक किए और वापस झरने की ओर चल दिया, फिर खेती करना शुरू कर दिया। वह उठने से पहले अंधेरा होने तक खेती करता रहा और बिना एक शब्द कहे पहाड़ के जंगल में चला गया। सुनदाजू, जो पास के पेड़ पर बैठा था, चुपचाप वांगलिन के पीछे चला गया। वांगलिन ने धीरे धीरे पहाड़ में दाएं और बाएं मोड़ लिए और रास्ते में बाएं और दाएं देखा। जब वह लोकी से भरी एक बेल के पास पहुंचा तो अचानक उसकी अभिव्यक्ति प्रसन्न हो गई। उसने एक छोटी लोकी उठाई जो अच्छी लग रही थी, फिर जल्दी से चला गया। उनके जाने के बाद सूर्यदाजू बहुत भ्रमित थे। चाहे वह कैसा भी दिखता हो, लोकी बिल्कुल सामान्य दिखती थी। वह अपने साथ कुछ लोकी ले गया और गायब हो गया। वांगलिन ने पहाड़ी रास्ते का अनुसरण किया और कुछ ही समय में संप्रदाय में वापस लौट आए। उन्होंने बाकी सभी शिष्यों की बातों को नजरअंदाज कर दिया। जड़ी बूटी के बगीचे में प्रवेश करने के बाद उसने देखा कि सुनदाजू का उदास चेहरा उसकी ओर घूर रहा था। वांगलिन ने तुरंत आदरपूर्वक लोकी को बुजुर्ग को सौंप दिया और कहा, शिक्षक, आज दोपहर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। हालांकि वसंत ऋतु में मुझे कोई लोकी नहीं मिली, मैं पहाड़ के चारों ओर घूमता रहा और बहुत सारी लोकियां मिली। ये बिल्कुल वैसी ही दिख रही है जैसी मेरे पास पहले थी। शिक्षक, ये कैसी है? सुनदाजू ने लगभग अपना आपा खो दिया, लेकिन उसे निगल लिया और बमुश्किल मुस्कुराहट बिखेरने में कामयाब रहे।
उसने लोकी ली और बिना देखे एक तरफ फेंक दी। फिर वांग लिन से एक एक शब्द करके कहा, मुझे जो लोकी चाहिए वो वही है जो पहले की तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है। मैं एक साधारण लोकी क्यों चाहूंगा। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका, इसलिए उसने आखिरी कुछ शब्द चिल्लाकर कहे। उसने इस बच्चे के पीछे पूरा दिन बर्बाद कर दिया और कुछ सामान्य लोकी चुनने और उनका परीक्षण करने के लिए उसे धोखा दिया गया। अध्याय 19 पीछा किया गया। जब उसने उन लोकी के बारे में सोचा तो वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। लौटते समय उसने लोकी को चाहे जिस भी दृष्टि से देखा हो वे सामान्य लग रहे थे। उसने झरने का पानी भरने के लिए उन्हें खोखला भी कर दिया। साथ ही प्रशिक्षु भाई ने उसे देखा और उसका मजाक उड़ाया। वांग लिन ने अपने दिल में उपहास किया, लेकिन ऊपर से उसने मासूम चेहरा दिखाते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है। मैंने अभी अभी आपको ये कहते हुए सुना है कि अगर मैं आपके लिए एक लोकी लाऊं तो आप मुझे एक स्पिरिट स्टोन देंगे। आप मुझे कैसे समझाएंगे कि आध्यात्मिक ऊर्जा क्या है। सुन दाजू को चक्कर आ गया। उन्होंने काफी देर तक वांग लिन को गंभीरता से देखा। उसे संदेह होने लगा कि लोकी वास्तव में अकेली थी और किस्मत के झटके में इस गूंगे बच्चे ने उठा ली थी। थोड़ा विचार करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वांग लिन ने जो कहा था वह उचित था। क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने के बाद ही कोई आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का पता लगा पाएगा। इसके बारे में सोचने के बाद उसे अपने भोजन में नशीली दवा मिलाने पर पछतावा हुआ। इस बच्चे की प्रतिभा पहले से ही खराब थी और अब दवा के साथ उसे क्यूई संक्षेपण की पहली परत तक पहुंचने में कम से कम 30 से 50 साल लगेंगे। सुन दाजू ने आह भरी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है। उसने झिझकते हुए एक निम्न गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन निकाला और वांग लिन की ओर फेंक दिया। ये वादा किया गया निम्न गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन है। इसे खेती के लिए लें और जल्दी से क्यूई संक्षेपण की पहली परत तक खेती करें। वांग लिन ने तुरंत इसे ले लिया और आभार व्यक्त करने के बाद अपने कमरे में लौट आए। सुन दाजू काफी देर तक वहीं खड़ा रहा और आहें भरने लगा और खुद से बुदबुदाया, ये देखने का एकमात्र तरीका है कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। आत्मा खोज एक सरल अमर तकनीक थी। जिस व्यक्ति पर इसका प्रयोग किया गया उसके लिए सबसे खराब संभावित परिणाम उनकी आत्मा के चकनाचूर हो जाने के कारण मृत्यु होगी। सबसे अच्छा होगा मंदबुद्धि बन जाना। लेकिन इस सोल तकनीक में कमियां भी थी। कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचने से पहले यदि किसी नश्वर पर उपयोग किया जाता है तो उपयोगकर्ता को लक्ष्य के समान ही नुकसान होगा। यदि कोई कोर फॉर्मेशन चरण में था तो यह कोई मुद्दा नहीं था। हालांकि इसका उपयोग किसी के जीवनकाल में केवल 3 बार किया जा सकता था और हर बार इसका उपयोग करने पर उपयोगकर्ता को साधना का एक स्तर खोना पड़ता था। वांग लिन अपने कमरे में पालथी मारकर बैठे थे। चाहे उसने पत्थर को कैसे भी देखा वह बिल्कुल भी खास नहीं लगा। हालांकि जब वह इसे पकड़ रहा था तो उसे लगा कि उसका दिमाग बहुत स्पष्ट हो गया है। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। रात बीत गई। वांग लिन ने आह भरी। उसे अभी भी अपने शरीर में चींटियां रेंगने का एहसास नहीं हुआ। उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई चिन्ह नहीं। वह फूट फूट कर मुस्कुराया। उसी समय किसी ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। सुन दाजू गहरे भाव के साथ काले तरल का कटोरा लेकर अंदर आया। ये पी लो। वांग लिन स्तब्ध रह गए। उसने ध्यान से इसे देखा। लेने से पहले उसने पूछा, गुरुजी यह क्या है। सुन दाजू ने वांग लिन की अभिव्यक्ति देखी और क्रोधित हो गए। वह चिल्लाया, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। यदि ये तुम्हें क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचने में मदद नहीं करता तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस दवा को बनाने के लिए पूरी रात बिताऊंगा और कीमती जड़ी बूटियों को बर्बाद कर दूंगा। वांग लिन झिझके और सुन दाजू की निर्दयी निगाह को देखा। उसने कटोरा लिया और दवा गटक ली। इसे पीने के बाद उसे अपने पेट से जलन महसूस हुई। यह उसके पूरे शरीर में फैल गया जिससे उसे प्यास लगने लगी। ऐसा लग रहा था मानो उसे आग में पकाया जा रहा हो। उसकी दृष्टि काली पड़ गई। उसने कटोरा गिरा दिया और ऐसा लगा जैसे वह सो जाने वाला है। जल्दी से खेती करो, मैं तुम्हें आत्मसात करने में मदद करूंगा। सुन दाजू ने अनिच्छा से वांग लिन की छाती पर अपना हाथ रखा। वांग लिन के दिमाग में एक शांत भावना घर कर गई जिससे उसका दिमाग साफ हो गया। उसने जल्दी से खेती करना शुरू कर दिया। सुन दाजू ने उदास होकर फर्श पर रखे कटोरे की ओर देखा। उसने कुछ शब्द बुदबुदाए, फिर कुछ निम्न गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर निकाले और उन्हें वांग लिन के चारों ओर रख दिए। उसने सोचा, लड़के इस बार मैं तुम पर बहुत अधिक निवेश कर रहा हूँ। भविष्य में बेहतर होगा कि तुम मुझे इन सब का बदला चुकाओ। थोड़ी देर बाद उसके शरीर में चींटियां रेंगने का एहसास हुआ। सुन दाजू स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि वांग लिन का शरीर दवा से आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित कर रहा है। उनके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। ठीक उसी समय वांग लिन के शरीर के भीतर एक गंदी क्यूई प्रकट हुई और उसने संघनित क्यूई को तुरंत नष्ट कर दिया। सुन दाजू का चेहरा कड़वा था। वह जानता था कि बेईमानी क्यूई का स्रोत वो क्यूई बिखरने वाली घास थी जो उसने कल वांग लिन के भोजन में रखी थी। दवा की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो जाने के बाद भी वांग लिन के शरीर में कोई क्यूई संघनित नहीं थी। सुन दाजू ने आह भरी। उन्होंने मिश्रित भावनाओं से वांग लिन को देखा। वांग लिन ने अपनी आंखें खोली। उसका शरीर हल्का और बहुत आरामदायक महसूस हुआ। वह सुन दाजू को धन्यवाद देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर बुजुर्ग के कड़वे चेहरे पर पड़ी। सुन दाजू बिना एक शब्द कहे चला गया। वांग लिन स्तब्ध रह गए। वह नहीं जानता था कि सुन दाजू के साथ क्या हो रहा था। वह बाहर चला गया और चिल्लाया, शिक्षक मैं झरने पर जाऊंगा और देखूंगा कि आज मेरी किस्मत कैसी है। सुन दाजू ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन बगीचे का द्वार चुपचाप खुल गया। जैसे ही वह बाहर निकला सुन दाजू फिर भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। हार मानने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते एक महीना बीत गया। उस महीने में वांग लिन हर दिन खेती करने के लिए वसंत ऋतु में जाते थे और सूर्य दाजू हर दिन उनका पीछा करते थे। वह हर दिन और अधिक निराश होता गया। पूरे महीने में उन्होंने वांग लिन को उसकी क्यूई को गाढ़ा करने में मदद करने के लिए हर दिन दवाई दी, लेकिन वे सभी विफल रहीं। सुन दाजू का गुस्सा और भी बदतर होता गया। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सूर्य दाजू ने देखी वह ये थी कि लोकी में आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो गई। केवल एक महीने के बाद लोकी में भरने वाला झरने का पानी सिर्फ झरने के पानी के रूप में बाहर आया। अंततः लोकी सामान्य लोकी जैसी ही हो गई। सुन दाजू निराश थे। इसका विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि यह एक सामान्य लोकी थी, लेकिन किसी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर थी। ये बच्चा निश्चित रूप से शुद्ध भाग्य से ही इस तक पहुंचा होगा। इस बात की संभावना बहुत कम थी कि उसके पास इस तरह की और लोकियां होंगी। वह और भी अधिक आश्वस्त हो गया कि यह सही था, जिससे उसका दिल दुखने लगा। इस महीने उसने वांग लिन की जासूसी करने और उसके लिए दवा बनाने के अलावा कुछ नहीं किया। अब वो सारा प्रयास बर्बाद हो गया था। उन्होंने गुस्से में वांग लिन को बुलाया। उसने उसे डांटा और आस्तीन लहराकर आंगन से बाहर फेंक दिया। जब भी वह वांग लिन को देखता तो क्रोधित हो जाता। अब वो नजरों से और दिमाग से बाहर हो गया था। कुछ देर बाद वह उस शिष्य के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उसने फिर सोचा, भले ही वांग लिन पूरे महीने दवा ले रहा था, फिर भी वांग लिन को क्यूई कंडेंसेशन की पहली परत तक पहुंचने में 8 से 10 साल लगेंगे, जब तक कि वह दवा लेना जारी नहीं रखता। अध्याय 20 9 बादल। वांग लिन भी बहुत खुश थे। हालांकि उन्हें आंगन से बाहर निकाल दिया गया था और पूरे महीने कई मानद शिष्यों ने उनका उपहास किया था, लेकिन उन्होंने खेती के बारे में बहुत कुछ सीखा था। उन्होंने सीखा कि 5 चरण थे, क्यूई संक्षेपण, नींव स्थापना, कोर गठन, नवजात आत्मा और आत्मा का गठन। पूरे हिंदू संप्रदाय में केवल 2 कोर फॉर्मेशन चरण विशेषज्ञ थे। वे दोनों पर्वत शिखर पर रहते थे, वह स्थान जहां आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक थी। वे हमेशा बंद दरवाजों के पीछे रहते थे, प्रशिक्षण लेते थे और संप्रदाय के मामलों की कभी परवाह नहीं करते थे।
संप्रदाय में केवल 10 लोग थे जो फाउंडेशन स्थापना चरण तक पहुंचे थे। वे दूसरे सर्वोच्च पद पर थे और उन्हें विशेष अधिकारों का आनंद मिला, जैसे कि वे अपनी इच्छानुसार किसी भी जादुई खजाने का उपयोग कर सकते थे। उन लोगों के अलावा बाकी सभी लोग क्यूई संक्षेपण चरण में फंस गए थे। यहाँ तक कि संदाजू भी क्यूई संघनन की केवल 5वीं परत में था। खेती न केवल बहुत कठिन थी, बल्कि इसमें बहुत समय भी लगता था। यदि किसी के पास अपर्याप्त प्रतिभा है तो उसके पास विकसित करने के लिए अपने जीवनकाल में पर्याप्त वर्ष नहीं होंगे। फाउंडेशन की स्थापना क्यूई कंडेंसेशन से भी कठिन थी, क्योंकि सफल होने के लिए न केवल पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, बल्कि भाग्य और धारणा की भी आवश्यकता थी। वांग लिन आध्यात्मिक ऊर्जा के महत्व को जानते थे। वह जल्दी से पत्थर का मनका वापस पाना चाहता था। हो सकता है कि उनके शरीर में अभी भी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा न रही हो, लेकिन उनका मानना था कि जब तक वे भी द्वारा बढ़ाया गया पानी पीते रहेंगे, प्रक्रिया तेज हो जाएगी। तथाकथित क्यूई संघनन केवल आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र कर रहा था। सूर्य दाजू की प्रतिक्रिया से पत्थर के मनके को जिस पानी में भिगोया गया था उसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। इस बारे में सोचकर वांग लिन बहुत उत्साहित हो गया और उस झरने के पानी के बारे में भूल गया जहाँ उसने पत्थर का मनका छिपाया था। वहाँ 3 लोकियां उससे भरी हुई थी। उनमें और भी अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। यदि उसने उन्हें पी लिया तो यह उस पूरे महीने की दवा से बदतर नहीं होगा जो वो ले रहा था, संभवतः इससे भी बेहतर। इसलिए उन्हें बाहर निकाले जाने का बुरा नहीं लगा। दरअसल उसे उत्तेजना महसूस हुई। वह एक आंतरिक शिष्य थे, इसलिए उन्हें मुख्य प्रांगण में नहीं रहना पड़ता था। वह 5 अन्य प्रांगणों में से किसी में भी रह सकता था। उसने आंगन के पूर्वी द्वार के निकट एक सुदूर घर चुना। आंतरिक शिष्यों को उनके कपड़ों के रंग के आधार पर अलग अलग उपचार मिला। उन्होंने पिछले महीने में सुनदाजू से सीखा कि हर महीने की 10 तारीख को प्रत्येक आंतरिक शिष्य जा सकता है और निम्न श्रेणी की स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा और एक क्यूई गैदरिंग पिल उठा सकता है। 10 स्पिरिट पत्थर के टुकड़ों को सहेजने के बाद कोई भी व्यक्ति उन्हें पूरे निम्न गुणवत्ता वाले स्पिरिट पत्थर के बदले में लेने के लिए किसी भी बुजुर्ग के पास जा सकता है। वांग लिन ने अपने घर की सफाई करने के बाद तुरंत पत्थर के मनके को खोजने के लिए नहीं निकला। उसे डर था कि सुनदाजू अभी भी उस पर जासूसी कर रहा था। उन्होंने दिन के दौरान वसंत ऋतु में खेती करने की अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी और रात में अपने घर में खेती करना जारी रखा। दरअसल सुनदाजू हार मानने को तैयार नहीं थे। आखिरकार हार मानने से पहले उसने 10 दिनों तक उसकी जासूसी की। 1 महीने बाद वांग लिन आधी रात में चुपचाप बाहर निकल गया। पहाड़ में कई बाएं और दाएं मोड़ लेने के बाद उसने बिना किसी को ध्यान दिए पत्थर के मनके और लोकी को पुनः प्राप्त कर लिया। कुछ दिनों तक सावधान रहने के बाद उसने देखा कि कोई असामान्यता नहीं थी और अंततः आराम करने में सक्षम हो गया। वह अब झरने पर नहीं जाता था, बल्कि पूरे दिन पत्थर की माला का अध्ययन करने के लिए घर पर रहता था। वांग लिन ने मनके को छुआ और तुरंत देखा कि बादलों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। ऐसा पहाड़ में उच्च आर्द्रता के कारण हुआ होगा, जिससे मनका बहुत सारा पानी सोख सकेगा। जहाँ तक 3 लोकी की बात है, जैसे ही वांग लिन ने उन्हें खोला, उन्होंने पाया कि उनके अंदर की ओस चिपचिपी हो गई थी, खासकर वो लोकी जिसमें सुबह की ओस थी। ये लगभग जेली जैसा हो गया था। वांग लिन ने पत्थर के मनके को देखा, फिर 3 लोकी को। वह उत्तेजित होने लगा। यदि पत्थर के मनके को पानी सोखने की आवश्यकता है तो क्या होगा यदि 3 लोकी के पानी का उपयोग किया जाए? क्या इससे 10वां बादल प्रकट होगा? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मनका पहले से ही बहुत छोटा था। वर्तमान में 9 बादलों ने लगभग पूरे मनके को ढक लिया है। मनके पर केवल नाखून के बराबर जगह बची थी। वांग लिन ने अनुमान लगाया कि यही 10वां बादल होगा। हमने थोड़ा विचार किया। अपने दिल में वह वास्तव में जानना चाहता था कि 10 बादल होने पर क्या होगा। 11वें बादल के लिए अब कोई जगह नहीं थी, इसलिए 10वां अंतिम होना चाहिए। लेकिन आज स्पिरिट स्टोन का टुकड़ा लेने का दिन था। वांग लिन ने देखा कि बाहर अंधेरा हो रहा था। कमरे से बाहर निकलने से पहले उसने पत्थर के मनके और लोकी को अपने थैले में रख लिया। वह अब संप्रदाय को अच्छी तरह से जानता था। कुछ देर बाद वह मुख्य प्रांगण में पहुंचे। अंधेरा होने से पहले वह तेजी से गोली घर की ओर भागा। इससे पहले कि वह वहां पहुंचा, उसे दूर से एक परिचित आवाज सुनाई दी। प्रशिक्षु बहन जो, मास्टर ने मुझे क्यूई संक्षेपण की पहली परत के लिए चार्ज करने के लिए 3 महीने के लिए बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में जाने की अनुमति दी, लेकिन मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं पूरे समय अपने दिल को शांत नहीं कर सका। मैं जल्दी से क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंचना चाहता था ताकि मैं आपको देख सकूं। कल रात मैं आखिरकार क्यूई संघनन की पहली परत तक पहुंच गया, इसलिए मैं पहाड़ों में आपके लिए इस फूल को इकट्ठा करने के लिए दौड़ा। देखो कितना सुंदर फूल है। वहाँ एक विशाल सांप फूल की रखवाली कर रहा था, इसलिए मैंने उसे प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसकी वजह से मेरी कोहनी भी घायल हो गई। वांग लिन भौचक्के रह गए और रुक गए। उसने मन ही मन उपहास किया और चलता रहा। फिर एक कर्कश महिला आवाज आई, प्रशिक्षु भाई वांग, मेरा परिवार डॉक्टरों का परिवार है। ये फूल स्पष्ट रूप से असुका नामक एक बहुत ही सामान्य फूल है। जब मैं पहाड़ पर चढ़ता हूँ तो मैं उनमें से कई को देखता हूँ। ये पहली बार है कि मैंने सुना है कि एक सांप इसकी रक्षा करेगा। यदि यह सच है तो हमारा हेंग्यू संप्रदाय सांपों से भर जाएगा। प्रशिक्षु बहन जो, उस पर विश्वास मत करो। उसी समय वांग लिन पिल हाउस के आंगन में चला गया। वहाँ 4 अन्य लोग थे, 2 पुरुष और 2 महिलाएं। सभी ने लाल कपड़े पहने हुए थे। उनमें से एक पुरुष बहुत सुंदर और अच्छी तरह से तैयार दिख रहा था। वह बहुत शर्मिंदा था और जवाब देने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर वांग लिन पर पड़ी। अचानक उसने अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ दरवाजे की ओर देखा और कहा, वांग लिन, आप यहाँ क्यों हैं? आपको घर पर अपने पिता के साथ बढ़ाई का काम करना चाहिए। बगल की लड़कियों में से एक ने कहा, वांग लिन, तो आप वही हैं जो आत्महत्या करने की कोशिश करके एक मानद शिष्य बन गई, फिर एल्डरसन को अपनाकर एक आंतरिक शिष्य बन गई। उसकी चमकदार काले बाल पोनीटेल में थे। उसकी घनी भौहें और बड़ी काली आंखें थीं। वह बहुत सुंदर थी। अन्य 2 के चेहरे सदमे से भरे हुए थे, घूरकर वांग लिन पर टिके हुए थे। लड़कियों में से एक की बड़ी बच्चों जैसी आंखें थीं, जो सुंदर पलकों से सजी हुई थीं। उसकी आंखें 2 क्रिस्टल गेंदों की तरह थीं और उनमें रुचि दिखाई दे रही थी। जब वांग लिन अपने सामने लोगों को देख रहे थे तो उनका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने लड़की की आवाज सुनी, उसे एहसास हुआ कि यह वही लड़की थी जो वांग झो का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन देखने पर वह बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वांग लिन ने ध्यान से सोचा और याद आया कि वह वही थी जिसे कुछ महीने पहले शिष्य चयन के दौरान चुना गया था। उसे पहचानने के बाद उसने अनुमान लगाया कि दूसरी प्रशिक्षु बहन जो हो रही होगी, जिसे वांग झो फूल देने की कोशिश कर रहा था।